चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 3, तीसरा चौथा 2 क्वेश्चंस में आपको इस टाइप के करवाऊंगा। बताओ, एक आदमी ने 10,500 रुपए एक्स % ब्याज की दर से और 13,500 रुपए एक्स + 2% ब्याज की दर से निवेश की। यदि दोनों निवेश पर 3 सालों में कुल ब्याज 7,650 है, दोनों निवेश पर 3 साल में कितना ब्याज है? 7,650 रुपए ब्याज है 3 साल में। तो पहले निवेश पर ब्याज की दर बताओ, यानी कि आपसे एक्स का मान पूछा है। देखो 3 साल का ब्याज 7,650 रुपए, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 1 साल का ब्याज आएगा मेरे दोस्तों, ये किससे जाएगा? 3 से, 3 दूनी 6, एकम 3 पंजे 15, 2,550 रुपए। ये 1 साल का ब्याज आएगा, 1 साल का ब्याज। अब सुनो, एक आदमी ने 10,500 रुपए इन्वेस्ट किए x% ब्याज की दर पे, सिंपल इंटरेस्ट पे। तो 10,500 रुपए पर x% के हिसाब से 1 साल में कितना ब्याज होगा भाई? ये ब्याज होगा प्लस 13,500 रुपए इन्वेस्ट किए x + 2% ब्याज की दर से। 13,500 रुपए इन्वेस्ट किए उसने x + 2% ब्याज की दर से। तो 13,500 रुपए पर x + 2% ब्याज की दर से 1 साल में कितना ब्याज होगा बच्चों? x + 2% ब्याज की दर से 1 साल में कितना ब्याज होगा? ये टोटल 1 साल में कितना ब्याज लगा? टोटल 3 साल का ब्याज 750 है, 1 साल का ब्याज है 2,550 रुपए। इक्वल होना चाहिए, आप इसको इक्वल कर दीजिए। तो मेरे दोस्तों क्या बन गया? अभी एक लाइन का सवाल बन गया। अब थोड़ा सा जरा दिमाग में सोचो, ये 10,500 का x% है, ये 13,500 का x% है। क्या आएगा? 10,500 का x%, ये 13,500 का x%। 10,500 और 13,500 24,000 होता है। 24,000 रुपए का x% होता है 240x। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, दिमाग में सोचना पड़ेगा। 10,500 रुपए का x% प्लस 13,500 का x%। 10,500 13,500 24,000 रुपए हो गया। 24,000 रुपए का x% निकालेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा परसेंटेज से। प्लस, बच्चों मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं ना, प्लस 13,500 रुपए का 2%, 13,500 रुपए का 2% भी लेना है। 13,500 रुपए का 2% कितना आएगा? 270। 13,500 रुपए का 2% कितना आएगा? 270। बराबर कितना है मेरे दोस्तों? बराबर है 2,550। देखो, अगर कोई बालक समझदार होगा, आप तो थोड़ा खटारा लोग हो इसलिए मुझे लाइन लिख के बतानी पड़ी। समझदार जो बालक होगा वो ये ना करके डायरेक्ट इस स्टेप पे छलांग मारेगा। 3 कहां से आया? 3 बुड़वक, ए बुड़वक 3 यहां से आया। दोनों निवेशों पर 3 साल का ब्याज 750 है। कम से कम कुछ और बस की ना हो तो सवाल तो ढंग से पढ़ लिया करो कचरा लोग, ठीक है? सवाल भी ढंग से नहीं पढ़ते हो। एक्स का मान निकालना है। देखो जीरो तो कट गया मेरे दोस्तों, जीरो तो कट गया। एक्स की वैल्यू आएगी 255 से उधर चला जाएगा 27। 255 माइनस 27 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा जी 228। 228, 24 नीचे बटे 24। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से। 12 दूनी 24, 12 कम 12 10, 12 108, 19 बटे 2 9.5। तो एक्स का मान 9.5 आ गया, यानी कि पहले निवेश पर ब्याज की दर पूछा, एक्स का मान 9.5 आ गया। 9.5% ब्याज की दर, पहले निवेश पर ब्याज की दर है 9.5। समझ में आया मेरे प्यारे भाइयों? कितना बेसिक सरल सवाल था, ठीक है जी। चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूं ऐसा ही है बच्चे, एक सवाल हम आपसे और पूछेंगे ऐसा ही, जो कि है सवाल नंबर 4। बताओ, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन और ज्यादा है, बनाओ। 13,500 रुपए का 2% निकाला बेटा, ब्रेक कर दिया कैलकुलेशन को। इजी है, बहुत इजी है देवेंद्र जी, बिल्कुल सही। ये क्या है? 13,500 का x% प्लस 2%, x% अलग निकाला, 2% अलग निकाला है। एक और बिल्कुल ऐसा ही है, डाटा चेंज है। यस मोनू, एक आदमी ने 18,600 रुपए को x% की दर से निवेश किया और पहली धनराशि से डबल धनराशि को x + 2% की दर से निवेश किया। दोनों निवेशों पर 3.5 साल में कुल ब्याज 23,110.5 रुपए है, दोनों इन्वेस्टमेंट पर। तो आपसे पूछा दूसरे इन्वेस्टमेंट पर ब्याज की वार्षिक दर क्या है। चलिए देखो, एक आदमी ने, सवाल को ढंग से पढ़ो, जब तक आप सवाल को ढंग से नहीं पढ़ेंगे सॉल्यूशन नहीं समझ पाओगे। एक आदमी ने 18,600 रुपए को इन्वेस्ट किया x% की दर से और पहली इन्वेस्टमेंट का डबल इन्वेस्टमेंट, यानी कि मेरे दोस्तों 18,600 रुपए का डबल, 2 गुना 18,600 रुपए इन्वेस्ट किया है। 2 गुना 18,600 रुपए इन्वेस्ट किया x + 2% ब्याज की दर से। 18,600 रुपए इन्वेस्ट किया x% ब्याज की दर से। दोनों इन्वेस्टमेंट पर कुल मिलाकर 3.5 साल का ब्याज 23,110.5 है। अब बताओ, 3.5 साल का ब्याज अगर 23,110.5 है तो 1 साल का ब्याज क्या होगा? बटे 3.5, ये 1 साल का ब्याज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 3.5 का मतलब 3.5 होता है। 3.5 साल का ब्याज 23,110.5 है, तो 1 साल का ब्याज क्या होगा? अब ये कैलकुलेशन मुश्किल है, ऊपर नीचे मेरे दोस्तों किससे गुणा कर देंगे? 2 से, तो इजी आ जाएगी, हो जाएगा 46,221 और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा 7। अगर मैं पॉइंट से पॉइंट हटाता तो कितनी कैलकुलेशन बढ़ती कि नहीं? 2 से गुणा करके दशमलव का चक्कर ही हटा दिया मैंने ऊपर नीचे। देखो ये आ गया 7 4 2 7 0 7 1 6603 रुपए। तो 1 साल का जो ब्याज है वो 6603 रुपए आ गया। 6603 रुपए, ये 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया, 1 ईयर का। बोलो, आप बोलोगे बच्चों हाँ जी सर। अब बताओ, मैं 1 साल के ब्याज को बराबर कर देता हूं। 18,600 का x% प्लस 2 गुना 18,600 का x + 2% आपको मिला है। तो दिमाग में सोचो, अब लिखने का काम खत्म। हर किसी बालक के लिए नहीं है सवाल, बढ़िया मेहनती टैलेंटेड खतरनाक बच्चों के लिए। बट 1 साल 3.5 साल का ब्याज, ये 1 साल का ब्याज मैंने निकाल लिया। अब 18,600 का x% ब्याज मिला है और 18,600 की डबल धनराशि पर x + 2%, जब मैं इनको जोड़ूंगा तो 18,600 का x% और 2 गुना 18,600 का x%, तो क्या हो जाएगा? 3 गुना 18,600 का x% नहीं हो जाएगा? ये 3 गुना 18,600 का x% नहीं हो जाएगा? बोलो, अरे बेटे 2 गुना 18,600 का x% प्लस 2%, ये नहीं कर सकते दिमाग में भाई? कभी तो दिमाग इस्तेमाल कर लिया करो, हर वक्त गधे की तरह लिखते थोड़ा रहेंगे। 18,600 का x% प्लस 2 गुना 18,600 का x%, तो 3 गुना 18,600 का x% हो जाएगा। परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, परसेंटेज से 2 जीरो कट गया। प्लस ये क्या है? ये क्या होगा? 2 गुना 18,600 का 2% और लेना है। 2 गुना 18,600 का 2% और परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा। 4 गुना 186, 4 गुना 186 बराबर होना चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस यहाँ पे 1 साल का ब्याज बराबर कर दिया है। ये मेरी कैलकुलेशन है, यहां से मुझे सॉल्व करके एक्स का मान निकालना है। अगर आप समझ गए तो ठीक है, और नहीं समझे तो छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं समझने की, ठीक है भाई। अब बताओ मेरे दोस्तों, किससे भाग हो रहा है? देखो 3 से तो कट ही रहा है, 3 से कटे तो कट ही रहा है, 3 कट गया, 3 चिंग 18 है, 3 दूनी 6 और ये मेरे दोस्तों 2201, 2201। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं।
31 से कट रहा है तो 31 से भी काट लेते हैं। 31 से जा रहा है 6 बार, 31 से जा रहा है 2 बार, 31 से जाएगा मेरे दोस्त 31 7 2 17 3 31 से कम 31, तो ये बच गया 6x बराबर होगा 71, ये होगा 4 दूनी 8। 71 में से 8 घटाएंगे, 71 में से 8 घटाएंगे तो 63। x का मान आ गया 63/6, 63/6 क्या आ गया 10.5, तो x का मान 10.5 आ गया। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में सवाल का आंसर 10.5 लगा देंगे। 10.5 x का मान आया है। एक्चुअली में इस सवाल में जो पूछा गया है, इस सवाल में ये पूछा गया है सेकंड इन्वेस्टमेंट पर ब्याज की दर। पहली इन्वेस्टमेंट में नहीं, सेकंड दूसरे निवेश पर ब्याज की वार्षिक दर आपसे पूछिए। सेकंड इन्वेस्टमेंट पर ब्याज की दर, सेकंड इन्वेस्टमेंट पे जो ब्याज की दर है वो x + 2% है। x का मान 10.5 आया तो 10.5 + 2 12.5% सेकंड इन्वेस्टमेंट पे ब्याज की दर है। तो इसका आंसर मेरे प्यारे भाई डी ऑप्शन है, ना कि बी ऑप्शन। यहां पिछले सवाल में पहले इन्वेस्टमेंट पर ब्याज की दर पूछा था, यहां सेकंड इन्वेस्टमेंट पे ब्याज की दर पूछा है। दूसरी धनराशि पे ब्याज की जो दर है वो x + 2%, x का मान 10.5 है, 10.5 जमा 2 12.5% आंसर। थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल ये बनता है मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो जल्दी होगी। 31 से कैसे कटेगा, 31 से ही क्यों कटेगा सर, 2 × 18 कैसे है? सवाल में बोला है, सवाल बोला पहली धनराशि से डबल धनराशि को x + 2% की दर से निवेश किया, बोला डबल धनराशि। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछने की बजाय अगर आप सवाल ढंग से पढ़ लो तो आपके आधे डाउट वहीं खत्म हो जाएं। आधे डाउट तो ऐसे हैं जो सवाल में ऑलरेडी दी हुई है बात। इसको करने में 25-30 सेकंड तो लग जाएगा ना? नहीं, 25-30 सेकंड का नहीं बेटे, सवाल आपका 50-60 सेकंड ले सकता है। एक एवरेज वाला इस सवाल को करने में 50 सेकंड से 60 सेकंड ले लेगा। ठीक है, चलो मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए इस टाइप के, तीसरा चौथा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला जी मेरे प्यारे भाई, अगला टाइप है हमारे पास, और इस टाइप के भी शायद मैंने 3 सवाल डाले हैं, 5वां, 6ठा और मेरे प्यारे भाई ये नहीं, 2 ही टाइप है इस टाइप के। अगला टाइप आएगा मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन डाले, 5वां 6ठा। ये जो वैरायटी है बहुत फेमस नहीं है, सीपीओ 2020 का जो पेपर हुआ था उसमें कई सारे सवाल इस पर आए थे। ठीक है ना, कई शिफ्टों में उसी के सवाल हैं, बताओ। और मैं आपको इसको करने की ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे ये सवाल सेकंडों में हो जाएंगे, सेकंड्स में। ध्यान सुनिए, पहले सवाल पढ़ते हैं, सवाल नंबर 5। 2 equal sums are lent at 10% per annum and 8% per annum simple interest respectively। 2 बराबर धनराशियों को 10% और 8% की दर पर एक ही टाइम पर उधार दिया जाता है। The first sum is received 2 years earlier than the second one। पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 2 साल पहले ही रिकवर कर ली जाती है, प्राप्त कर ली जाती है। अमाउंट रिसीव्ड इन ईच केस was 36,900। प्रत्येक मामले में जो प्राप्त धनराशि है, जो अमाउंट रिसीव हुआ है हमको प्रत्येक मामले में बराबर है 36,900 रुपए। तो आपसे पूछा है प्रत्येक धनराशि क्या है, ईच सम क्या है, ईच प्रिंसिपल क्या है। पहले सवाल का मतलब समझें फिर क्वेश्चन करना। देखो, 2 बंदों को बुलाया, आ जाओ आजा, ब्याज पे पैसा देंगे। 2 आदमियों को बुलाया, दोनों आदमियों को बराबर पैसा उधार दिया, दोनों ही आदमियों को बराबर पैसा उधार दिया मेरे प्यारे भाई। ठीक है, बराबर पैसा उधार दिया। पहले आदमी को पैसा उधार दिया 10% की दर से, दूसरे आदमी को पैसा उधार दिया बच्चों 8% ब्याज की दर से। कितने की दर से? 8% ब्याज की दर से। साल के अनुसार पहले आदमी से आपने 2 साल पहले ही पैसा वापस ले लिया, 2 साल पहले ही कर्जा वापस ले लिया पहले आदमी से। पहले आदमी से पहली जो धनराशि है वो दूसरी धनराशि से 2 साल पहले ही मेरे दोस्तों आपने रिकवर कर लिया। आप 2 आदमी बुलाए, दोनों को बराबर पैसा उधार दिया, ये ले पैसा भाग यहां से, दोनों को पैसा दे दिया। पहले को 10% ब्याज की दर से, दूसरे को 8% ब्याज की दर से इक्वल बराबर धनराशि उधार दी। पहले आदमी से आपने 2 साल पहले ही पैसा वापस ले लिया, अमाउंट पहले ही वापस ले लिया। शॉर्ट में मतलब है कि पहले आदमी ने अपना कर्जा दूसरे आदमी से 2 साल पहले ही चुका दिया और दोनों ने बराबर अमाउंट चुकाया। प्रत्येक मामले में प्राप्त धनराशि 36,900 है। दोनों ने इक्वल अमाउंट जो है दिया है, इक्वल अमाउंट रिसीव हुआ दोनों केसों से 36,900। पहले आदमी ने भी 36,900 दिया है, दूसरे आदमी ने भी 36,900 बराबर अमाउंट दिया है। अब आप सोचो, आपने 2 आदमियों को बराबर पैसा उधार दिया, दोनों से आपको बराबर अमाउंट मिला 36,900। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि दोनों ही आदमी आपको सेम सिंपल इंटरेस्ट दे रहे हैं, सेम सिंपल इंटरेस्ट दे रहे हैं दोनों ही आदमी। ये मतलब हुआ इस बात का, 2 लोगों को बराबर पैसा उधार दिया और दोनों से में बराबर अमाउंट मिला 36,900 रुपए। तो डिफरेंस, अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल का डिफरेंस ही सिंपल इंटरेस्ट होता है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ये जानते हो कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, अगर मुझे सवाल में आपसे पूछा गया प्रिंसिपल, अगर मुझे सवाल में टाइम पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, यही होता है, ये होता है मेरे प्यारे भाई। दोनों केसेस से आपको समान ब्याज मिला, सिंपल इंटरेस्ट सेम है मेरे प्यारे, प्रिंसिपल सेम है, दोनों आदमियों को बराबर पैसा उधार दिया, प्रिंसिपल सेम है। दोनों ही केस में दोनों आदमियों को बराबर पैसा उधार दिया, प्रिंसिपल सेम है। अब मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया है कि 2 संख्याओं का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी उसके रिवर्स रेशियो में होगी। परसेंटेज में पढ़ाया, जिसने पढ़ाई नहीं वो सीख नहीं पाएगा मेरे प्यारे भाई इस कांसेप्ट को। चलिए, अगर हम ब्याज की दर की बात करें, अगर हम ब्याज की दर की बात करें मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा, अगर हम ब्याज की दर की बात करें तो पहले आदमी को पैसा उधार दिया 10% ब्याज की दर से, दूसरे आदमी को पैसा उधार दिया 8% ब्याज की दर से। तो ब्याज की दर का रेशियो क्या है? 10 और 8 का रेशियो क्या है? 5:4, 5:4 मेरे प्यारे दोस्तों। तो समय का जो रेशियो होगा, टाइम का जो रेशियो होगा वो उल्टा होना चाहिए, 4:5। टाइम का रेशियो उल्टा होना चाहिए, 4:5 होना चाहिए कि नहीं उल्टा? भाई 2 संख्याओं का प्रोडक्ट अगर सेम है, एक संख्या जिस रेशियो में होगी, जो ब्याज की दर का अनुपात होगा, समय का अनुपात उसका उल्टा होगा। यानी कि पहले आदमी ने अगर 4 यूनिट टाइम के लिए पैसा उधार लिया तो दूसरे ने 5 यूनिट समय को उधार लिया है। सवाल में बोला गया कि पहले आदमी ने दूसरे आदमी से पहली जो धनराशि है दूसरी धनराशि से 2 साल पहले ही वापस कर दी गई, यानी कि इन दोनों का गैप ही 2 साल है। अगर 1 यूनिट का मतलब 2 साल है, 1 यूनिट का मतलब 2 साल है, तो 4 यूनिट का मतलब क्या होगा? 8 साल, और 5 यूनिट का मतलब क्या आएगा? 10 साल, यानी कि 8 और 10 हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा? 8 साल और 10 साल। वैसे भी मेरे दोस्तों आपको समझना चाहिए कि ब्याज का रेशियो 10-8 है तो समय का रेशियो उल्टा होगा 8-10। 8-10 के बीच में गैप भी 2 साल का है। पहली जो धनराशि दूसरी धनराशि से 2 साल पहले ही जो है वापस कर दी गई है। देखो,
अगर आप गौर से देखोगे, चाहे आप पहले केस से करो चाहे दूसरे केस से करो, दोनों से ही सेम आएगा। अगर पहले आदमी ने 10% की दर से उधार लिया है 8 साल के लिए, तो पहले आदमी को कितना ब्याज देना पड़ेगा? 80%। एक साल में 10% ब्याज है तो 8 साल में कितना? 80%। दूसरे आदमी ने 8% की दर से पैसा उधार लिया है, कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। दूसरे आदमी को कितना पैसा वापस करना पड़ा होगा, कितना ब्याज देना पड़ा होगा? 80%। देखो दोनों ही केसों से जो ब्याज आ रहा है वो 80% आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो हाँ। 80% आ रहा है कि नहीं? प्रिंसिपल सेम है, ब्याज सेम है, तभी तो अमाउंट सेम होगा, चाहे पहले केस से करो चाहे दूसरे केस से करो। यहां भी 80% ब्याज है, देखो यहां भी 80% ब्याज है, दिखाई दे रहा है? सवाल में आपको क्या दे रखा? अमाउंट दे रखा है। 100% के प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल 100% होता है, अगर 80% ब्याज है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 180% आपका अमाउंट हो जाएगा। दोनों आदमियों ने कितना अमाउंट दिया है? 36,900 रुपए। कितनी धनराशि वापस लौटाई गई है? कितनी धनराशि रिसीव की है? 36,900 रुपए। 180% की वैल्यू 36,900 है, 100% प्रिंसिपल पर 80% ब्याज है, 100 में 80 जोड़ेंगे 180%। तो धनराशि कितनी? 100% की वैल्यू आपसे पूछी है, बताओ 180 की वैल्यू कितने गुना? 18 दूनी 36, 0 18 पंजे 90, 205 गुना। 100% की वैल्यू कितने की? 20,500 रुपए। तो प्रत्येक आदमी को 20,500 रुपए उधार दिए गए थे। ये सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। सवाल मात्र 30 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, 30 सेकंड में, लेकिन आपको समझाने के लिए 10 मिनट लगे। दो आदमियों को बराबर पैसा उधार दिया गया, दोनों ने 36,900 रुपए 36,900 रुपए, दोनों ने बराबर अमाउंट लौटाया, बराबर पैसा उधार दिया, बराबर अमाउंट लौटाया, तो ब्याज भी सेम ही होगा ना। ब्याज क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट सेम है, प्रिंसिपल सेम है, तो उनका डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट भी सेम ही होगा। ठीक है जी, ये सवाल था। आप शब्दों पर ध्यान नहीं देते, आप नोट्स नहीं बनाते, आप रिवीजन नहीं करते, तो कैसे काम चलेगा? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक और सवाल आदमी, एक और सवाल बिल्कुल ऐसा ही करके बता। एक और सवाल, A man lent out to equal sum in two parts at the rate of 12% and 11% per annum on simple interest respectively. एक आदमी ने दो बराबर धनराशि 12% और 11% की दर से उधार दिए। एक आदमी ने पैसा उधार दिया बराबर बराबर, एक आदमी ने बराबर पैसा उधार दिया 12% और 11% साधारण ब्याज की दर से। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। एक आदमी ने बुलाया दो आदमी को, दोनों को बराबर पैसा उधार दिया। साफ साफ बोला सवाल में, दो आदमी को बराबर धन उधार दिया। पहले आदमी को 12% की दर से, दूसरे को 11% की दर से। पैसा उधार देने का मतलब ये थोड़ा ना कि वापस नहीं लिया जाएगा, पैसा वापस भी लिया जाएगा। पहले वाले आदमी से जो पैसा है, पहला वाला धन दूसरे धन से 3 महीने पहले चुका दिया गया। आपने पहले आदमी से 3 महीने पहले ही कर्जा जो है रिकवर कर लिया। दो आदमी को आपने पैसा उधार दिया, पहले को 12% की दर से उधार दिया, दूसरे को 11% की दर से उधार दिया। पहले आदमी से आपने 3 महीने पहले ही वापस ले लिया पैसा। पैसा जब वापस लोगे तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट सूद समेत वापस लोगे, और उसे प्रत्येक से 15,960 रुपए प्राप्त। दोनों ने सेम अमाउंट लौटाया है, दोनों ने सेम अमाउंट लौटाया। पहले आदमी ने 15,960 रुपए लौटाया है, दूसरे आदमी ने भी 15,960 रुपए लौटाया। तो प्रिंसिपल भी सेम है, अमाउंट भी सेम है, तो इन दोनों का डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट भी सेम होगा। अगर प्रिंसिपल भी सेम है, दोनों ने बराबर अमाउंट भी लौटाया, तो सिंपल इंटरेस्ट भी सेम होगा। और अगर सिंपल इंटरेस्ट सेम है तो मेरे दोस्तों जो ब्याज का रेशियो है उसका उल्टा टाइम का रेशियो होगा। अगर ब्याज की दर 12% और 11% है, ब्याज की दर का रेशियो 12:11 है, तो समय का अनुपात उल्टा होगा 11:12। यानी कि पहले आदमी ने अगर 11 महीने में पैसा लौटाया तो दूसरे ने 12 में लौटाया है। सवाल में बोला गया कि पहले आदमी ने दूसरे से 3 महीने पहले ही पैसा लौटा दिया। पहले आदमी ने दूसरे से कितने समय पहले पैसा लौटाया? 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 3 महीने है, 1 यूनिट की वैल्यू 3 महीने आपको दी है। चाहे आप पहले केस से करो चाहे दूसरे केस से, दोनों से ही हो जाएगा। पर आसान कहां रहेगा? 11 की वैल्यू आएगी 33 महीना, 12 की वैल्यू आएगी 36 महीना। ये आसान पड़ेगा। वो टाइम देखा करो जो इंटीजर में आए। अगर एक की आंसर दोनों से ही आ जाएगा, दोनों में ही सेम ब्याज है, लेकिन कैलकुलेशन कहां कम पड़ेगी? दूसरे केस में। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 महीना है तो 12 यूनिट की वैल्यू है 36 महीना, और 36 महीने का मतलब होता है 3 साल, 3 इयर्स। यानी कि मैं कह सकता हूं दूसरे आदमी को 11% की दर से पैसा उधार दिया गया 3 साल के लिए। दूसरे आदमी को 11% की दर से पैसा उधार दिया गया 3 साल के लिए। यानी कि कितना ब्याज दिया? 33%। यानी कि चाहे यहां से निकालना चाहे यहां से निकालना, दोनों से ही 33% ब्याज आएगा। अगर ब्याज 33% दोनों आदमियों ने लौटाया है तो अमाउंट कितना दिया होगा? 100% प्रिंसिपल पे 33% ब्याज है, तो अमाउंट आपने कितना लिया होगा? 133%। और 133% अमाउंट ही 15,960 रुपए दिया हुआ है। आपसे पूछा प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन 100%, 100% की वैल्यू आपसे पूछी गई है, 100% की वैल्यू। बताओ कितने गुना है? 133 एकम 133, बचेगा कितना? 6 2 266। 133 दूनी 64, 266, 120 गुना। 120 गुना तो 100% की वैल्यू 120 गुना होगा 12,000 रुपए। यानी कि दोनों में से प्रत्येक आदमी को 12,000 रुपए उधार दिया गया है। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है 12,000। समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो अपने मन को शांति दे दो कि हमें चीज समझने लायक है ही नहीं। वैसे भी मेरे अलावा आप कहीं और जाके पढ़ोगे तो मास्टर आपको ये वाला सवाल करवाएगा ही नहीं, कि मास्टर को अच्छी तरीके से पता है कि हमारे बैच में जो बालक एडमिशन ले रहे हैं 100 बालकों में से 90 बालक ऐसे हैं जो इन बालकों को समझने की योग्यता नहीं रखते। तो अच्छा है खोपड़ी खराब करने से बालकों को ना पढ़ाया जाए। तो सिंपल सा वो क्या करते हैं, बैच में स्किप कर देते हैं। बच्चे भी इससे खुश रहते हैं क्योंकि उन्हें कभी पता ही नहीं चल पाता कि ऐसा सवाल होता भी है। बस उन्हें पता चलता है जब वो पेपर में आता है, पेपर में जब उनकी लंका लगती है तो उनको पता लगता है। ठीक है ना? पर मैं ऐसा मास्टर नहीं हूं, बालक के तेल लेना, मुझे उनकी खुशी से कोई लेना देना नहीं, मुझे पूरा पढ़ाना है, पूरा। ठीक है? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वाकई में समझदार, टैलेंटेड होते हैं। एक बार फिर से जाके इसको रिपीट करके देखिएगा, फिर से रिपीट करके देखो, 1-1.5 घंटे तक दोबारा देखना। सर रेट और इन्वर्सिटी कंडीशन, बेटा श्रेया दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक संख्या जिस अनुपात में होगी दूसरी उसकी उल्टे अनुपात में होगी। परसेंटेज में पढ़ा है a गुणा b बराबर कांस्टेंट नियम। भूल गए हो तो मेरे दोस्तों जाके दोबारा पढ़ लो। 2 क्वेश्चन कराएं, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 7 बनाएं। तीन मंथ टाइम का डिफरेंस है बेटे, टाइम नहीं है। दोनों लोगों ने जितने समय में पैसा लौटाया है उस समय का अंतर 3 साल है।
समय नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि पहले आदमी ने कितने समय में पैसा लौटाया, दूसरे आदमी ने कितने समय में पैसा लौटाया। इसका इस्तेमाल करके हमने पता लगा दिया कि पहले आदमी ने या दूसरे आदमी ने कितने समय में पैसा लौटाया। मुझे ब्याज की दर पता है, समय में निकाल लूंगा तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम आपको निकालना पड़ेगा। तो सारी मेहनत जो हुई है वो टाइम निकालने के लिए बोली है। आगे चलते नेक्स्ट 3130। एक राशि पर 10 साल का साधारण ब्याज 3130 रुपए है। यदि 5 साल बाद प्रिंसिपल 5 गुना हो जाता है तो 10 साल के बाद कुल ब्याज कितना प्राप्त होगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, एक राशि पर 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3130 रुपए है। इसी धनराशि पर 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3130 रुपए। 5 साल बाद प्रिंसिपल 5 गुना हो जाता है, यानी कि 5 साल तक कोई चेंज नहीं किया। आप ऐसे सोचो मेरे दोस्तों, एक धनराशि पर 10 साल का ब्याज 3130 रुपए 10 साल का। अगर 10 साल का ब्याज 3130 रुपए है तो 5 साल का ब्याज क्या होगा ये बताओ मुझे। 5 साल का ब्याज होगा 3130 का आधा। अगले 5 साल का ब्याज कितना होना चाहिए? 3130 का आधा। देखो 5 साल तक कोई चेंज नहीं किया गया। सवाल को पढ़ा करो कृपया, सॉल्यूशन से कहीं ज्यादा जरूरी है सवाल पढ़ना। 5 साल बाद प्रिंसिपल 5 गुना हो जाता है तो 10 साल के एंड में कुल ब्याज क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल के। अगर प्रिंसिपल 5 गुना कर दोगे तो सिंपल इंटरेस्ट भी 5 गुना हो जाएगा। भाई 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3130 रुपए, तो 5 साल का क्या होगा? आधा होगा, समय आधा ब्याज आधा। 5 साल का 3130 बटे 2। 5 साल बाद हमने प्रिंसिपल 5 गुना कर दिया। अगर 5 साल के बाद हमने प्रिंसिपल 5 गुना कर दिया है तो मुझे ब्याज भी 5 गुना मिलना चाहिए। ये ब्याज 3130 बटे 2 ना मिलेगा, ब्याज भी 5 गुना मिलेगा। तो 10 साल में कुल कितना ब्याज होगा? ये 10 साल में कुल कितना ब्याज होगा जोड़ देंगे, ये आएगा मेरे प्यारे भाई। तो 3130 तो है ही, और 1 बटे 2 और 5 बटे 2 6 बटे 2 3 हो जाएगा। 3130 का 3 गुना 9390 रुपए। सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। कुछ भी सवाल में मुश्किल नहीं है, वो बता दिया अभिषेक जी सवाल मैंने ऑलरेडी। ये प्री के पेपर का सवाल है। इस सवाल में कोई कैलकुलेशन है, केवल लॉजिक है, केवल लॉजिक। दिमाग का इस्तेमाल करना है, और दिमाग होता ही तो इस्तेमाल करें। दिमाग तो बेच खाया 2 रुपए किराए पे है। नेक्स्ट अगला सवाल। दिस सवाल आर मिसलेनियस। करो जी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, एक क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्तों ऐसा ही, बहुत ही भयंकर सवाल है। ये बहुत प्यारा सवाल है, देखते हैं कौन कर पाएगा। एक ही सवाल कराऊंगा। ए पर्सन हैज इन्वेस्टेड सम अमाउंट फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक आदमी ने कुछ पैसा एक निश्चित समय के लिए निवेश किया। यदि ब्याज की दर 15% है तो अमाउंट 44,000 रुपए है। यदि ब्याज की दर 6% है तो अमाउंट 22,400 रुपए है। तो आपसे पूछा है धनराशि ज्ञात करें। आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा है प्रिंसिपल ज्ञात करें। प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है, देखते हैं कौन करेगा जल्दी से। आपके सामने यहां पर 2 अलग अलग केस हैं, 2 अलग अलग केस। यहां से 2 सवाल बनते हैं। प्रिंसिपल का भी आपसे प्रिंसिपल भी पूछ सकता है, समय भी पूछ सकता है। एक आदमी ने कुछ पैसा एक निश्चित समय के लिए निवेश किया। कुछ पैसा इन्वेस्ट किया एक आदमी ने एक निश्चित समय के लिए। हमें नहीं पता कितना पैसा इन्वेस्ट किया, कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया। अगर ब्याज की दर, सुनना प्यारे दोस्तों, अगर ब्याज की दर 15% पर एनम है तो अमाउंट होगा 44,000 रुपए, और अगर ब्याज की दर 6% पर एनम है तो अमाउंट होगा 22,400 रुपए। तो धनराशि ज्ञात कीजिए मेरे दोस्तों, धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे प्यारे भाई, जैसे सपोज दोनों सवाल बन सकते हैं। आपसे भी पूछ सकता है कि प्रिंसिपल क्या है, आपसे भी पूछ सकता है कि बताओ पैसा कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया गया। ध्यान सुनिएगा, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये होता है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। चलिए अब दिमाग लगाना पड़ेगा मेरे दोस्तों, दिमाग लगाना पड़ेगा। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। आपके सामने यहां पर 2 अलग अलग केस दिए हुए हैं। जैसे ध्यान से आप समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। मैंने मान लिया कि सपोज पी रुपए उधार दिया गया टी समय के लिए। अगर ब्याज की दर 15% है तो अमाउंट होगा 44,000, और ब्याज की दर 6% है तो अमाउंट होगा 22,400। अमाउंट में कितना डिफरेंस है? 44,000 और 22,400 में कितना डिफरेंस है? अमाउंट में डिफरेंस कितना है? 2 अलग अलग केस है, दोनों का डिफरेंस आपको लेना है। 44,000 और 22,400 कितना डिफरेंस है? तो आप कहोगे सर ये आएगा कितना आएगा? 600, और 4 में से 600 आ जाएगा, और 3 में से 2 21,600 रुपए। 21,600 रुपए का डिफरेंस। ये डिफरेंस क्यों है? व्हाई दिस डिफरेंस? पहले ब्याज की दर 15% थी, अब ब्याज की दर 6% है, तो 1 साल में कितना अंतर आएगा? ब्याज में 9% का। तो टी साल में कितना डिफरेंस आएगा? हमने टी साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, टी साल में कितना डिफरेंस आएगा? 21,600 रुपए। यानी कि प्रिंसिपल पे 9% ब्याज की दर से टी साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है 21,600 रुपए है। नहीं समझे होंगे ना? जो समझदार बात है वो समझ गए। जो कचरा है, कचरा एकदम भरा हुआ, उसके बस की नहीं समझना, उसको डिटेल में लिख के बताना पड़ेगा। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है पी, अगर ब्याज की दर 15% है तो टी साल का ब्याज क्या होगा? ये होगा मेरे दोस्तों टी साल का ब्याज। टी साल का ब्याज होगा प्रिंसिपल प्लस टी साल का ब्याज ऐड कर देंगे, ये अमाउंट आ गया 44,000 रुपए। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 44,000 रुपए। ब्याज की दर 6% है तो अमाउंट हो जाता है 22,400। प्रिंसिपल है पी, ब्याज कितना होगा? 6% ब्याज की दर से माइनस पैसा टी समय के लिए इन्वेस्ट किया गया, टी साल का ब्याज क्या होगा? ये होगा प्रिंसिपल गुना 8% गुना टाइम, प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ देंगे, आ जाएगा अमाउंट। ये अमाउंट है 22,400 रुपए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से। 2 इक्वेशन आपको दी, यही तो दिया हुआ है सवाल में, गौर से देखो घोंचो तो यही तो दिया हुआ है। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल गुना 8% गुना टाइम। आपको प्रिंसिपल पता है, आपको टाइम पता है। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, सॉल्व करना है। सॉल्व करके निकालना है, तो मैं लोग क्या लूंगा बेटा? यहां से डिफरेंस लूंगा। तो जब मैं डिफरेंस लूंगा, डिफरेंस, तो आपको समझ नहीं आता कि वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, पी से पी कट जाएगा। प्रिंसिपल के 9% का
15 माइनस 6 हो गया। टी साल का ब्याज कितना आएगा मेरे दोस्तों? 21,600 रुपए। 21,600 आएगा मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है ना? ये तो मैंने डायरेक्ट लिखा, ये तो मैंने डायरेक्ट लिखा मेरे दोस्तों। प्रिंसिपल पर 9% ब्याज की दर से 30 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है 21,600 रुपए, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। देखो चाहे आप पहले केस से कर लो चाहे आप दूसरे केस से कर लो, इस छाप के दोनों से ही सेम आंसर आएगा। चाहे आप पहले से सॉल्व कर लो चाहे आप दूसरे केस से सॉल्व कर लो, छाप के दोनों से सेम आंसर आएगा। मेरे को 9% की वैल्यू पता है, चाहे मैं 6% की वैल्यू निकाल लूं चाहे मैं 15% की वैल्यू निकाल लूं, दोनों से सेम आंसर आएगा। चाहे मैं 6 की निकालूं चाहे मैं 15 की वैल्यू निकालूं। जैसे 9 है, अगर मुझे 9 को 6 बनाना है तो दोनों तरफ किससे गुणा करनी पड़ेगी? 2/3 से। अगर मैं दोनों तरफ 2/3 से गुणा कर दूं 2/3 से, तो क्या होगा? मैं क्यों गुणा कर रहा हूं? पागल कुत्ते ने काटा है। 9 का 2/3 का आएगा 6%, 9 की 2/3 में गुणा करेंगे 6%, 21,600 का 2/3 आएगा 14,400 रुपए। 14,400 रुपए बोलो, 14,400 रुपए। तो मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली डायरेक्ट की, इसकी जो वैल्यू है प्रिंसिपल पर 6% ब्याज की दर से 30 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 14,400 रुपए। 14,400 रुपए मैंने वैल्यू निकाल ली डायरेक्ट। आगे 14,400, तो प्रिंसिपल क्या आएगा? प्रिंसिपल आएगा 22,400 में से 14,400 उधर जाके घट जाएगा तो प्रिंसिपल आएगा 8,000 रुपए, 8,000 रुपीज। ये आपका बी ऑप्शन सवाल का आंसर है। ये है पूरा लेंदी तरीका, लेंदी तरीका। लेकिन क्या इतना लिखने की जरूरत है? नहीं, इतना लिखने की जरूरत है नहीं। ये तो कचरा लोगों का काम है, ये तो किताबों में मिलता है। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, मेरे पास दो अलग अलग केस है। 15% अगर ब्याज की दर 15% है तो अमाउंट 40,000, ब्याज की दर 6% है तो अमाउंट 22,400। अमाउंट में डिफरेंस कितना है? अमाउंट में डिफरेंस 21,600। भाई अगर पहले 15% ब्याज था 6% ब्याज है तो एक साल में ब्याज में कितना अंतर आएगा? 9%। एक साल में 9% अंतर आएगा। 30 साल में कितना अंतर आएगा? ये मुझे निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो होता है वो अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल बराबर अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। चाहे मैं पहले केस से सॉल्व कर लूं चाहे मैं दूसरे केस से सॉल्व कर लूं, छाप की है। दूसरा केस मुझे दूसरा केस आसान लग रहा है, कम कैलकुलेटिव बोला है। अगर साधारण ब्याज की दर 6% है तो अमाउंट 22,400 है। अगर ब्याज की दर मेरे दोस्तों 6% है तो अमाउंट 22,400 है। ब्याज की दर 6% है 30 साल के लिए। ये 9% की दर से 30 साल का ब्याज है। 9% की दर से 30 साल का ब्याज। अगर ब्याज की दर 6% है तो कितना ब्याज मिलेगा? दोनों तरफ 2/3 से गुणा कर दो। इतना लिखने की जरूरत थोड़ी ना थी, दोनों तरफ 2/3 से गुणा कर दो। ये कितना आएगा? यानी कि 6% ब्याज की दर से 30 साल का जो ब्याज होगा वो 14,400 होगा। 14,400। अब अमाउंट में से मैं ब्याज 14,400 रुपए घटा दूंगा तो प्रिंसिपल आ जाएगा सीधा सीधा 8,000 रुपए। एग्जाम अप्रोच ये है लेकिन इसमें थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। 8,000 रुपए बहुत बेहतरीन और सिंपल जबरदस्त तरीका है। दूसरा सवाल ये बनता है, ध्यान सुनिए। दूसरा सवाल ये बनता है कि आपसे टाइम पूछा गया तो कैसे निकालोगे, कि पैसा कितने समय के लिए। ये चीज आपसे पूछी ना जाती, आपसे धनराशि पूछी जाती, आपसे पूछा जाता सीधा कि बताओ पैसा कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया गया, कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया गया, बताओ कितने समय के लिए पैसा इन्वेस्ट किया गया, जल्दी से। ये सब क्या है? ब्याज है। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मैंने निकाल लिया 8,000 रुपए। क्या 8,000 रुपए पर 6% की दर से 30 साल का ब्याज 14,400 रुपए है। ये परसेंटेज में लिखा है, रुपए में लिखा है। 8,000 रुपए पर 6% की दर से 30 साल का ब्याज 14,400 है। 8,000 रुपए मूलधन पर 6% ब्याज की दर से 30 साल का ब्याज 14,400 है। तो 8,000 रुपए पर 6% की दर से एक साल का ब्याज कितना होता है? 8,000 रुपए पर 6% के हिसाब से एक साल में कितना ब्याज मिलता है? 480 रुपए। अगर आपका मूलधन 8,000 है तो 6% के हिसाब से एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? 480 रुपए ब्याज मिलेगा एक साल में, 480 रुपए। तो 30 साल में ब्याज कितना मिला है? 30 साल में जो ब्याज है 14,400 रुपए। तो समय कितना होगा? 48 144, जीरो से जीरो जाएगा। समय है 30 साल। 30 साल जो है आपका समय है, ये आंसर है, बात खत्म। 24 नहीं 30 साल, 30 ईयर्स। ठीक है, अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 9। ये बताएंगे जल्दी से। सब एक से एक भयंकर सवाल है, आत्मा हिला देने वाले। बताइए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल बनाओ जी। अगला सवाल, 9 को 6% बनाना है तो क्या होगा? 9 को 2/3 से गुणा करेंगे तो ही तो छाएगा। 9/3 3 3 दूनी 6। मैंने सोचा अपने आप, आया नहीं, कहीं से कुछ आता नहीं है, हमको खुद सोचना पड़ता है, खुद सोच के लाना पड़ता है। अगला, दिस सवाल इज वेरी वेरी भयानक। सवाल वो है जो लंका लगा दे। एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा इस टाइप का, देखते हैं कौन कौन बच्चा कर पाता है। कोई धन 6% की दर पर उधार लिया गया, एक साल के बाद 8400 रुपए वापस कर दिए गए। अब ब्याज की दर 5% कर दी, तो अब जो धनराशि बची है उस पर 5% के हिसाब से ब्याज देना होगा। दूसरे साल का जो ब्याज है वो पहले साल के ब्याज का 13/20 है। कितना पैसा उधार लिया गया था? यह सवाल SBI PO 2019 के पेपर का है। जो बच्चे छोटे मोटे पेपर की तैयारी कर रहे हैं उस सवाल को देखना बिल्कुल बंद कर दें, उनके काम की चीज नहीं है ना उनको पढ़ना है। जिनको हाई लेवल ऊंचे ऊंचे एग्जाम देने हैं तगड़े तगड़े, वही सवाल को देखें, बाकी सब बच्चे बंद कर सकते हैं लेक्चर को, कोई जरूरत नहीं है देखने की। मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली कह रहा हूं। सुनिए, पहला होगा बेसिक तरीका, दोनों तरीके बताऊंगा मैं, रेशियो वाला भी बेसिक वाला भी। कोई पैसा 6% की दर से उधार लिया गया, हमने पैसा उधार लिया 6% की दर से, ठीक है। एक साल के बाद 8400 रुपए वापस कर दिए। एक साल के बाद हमने 8400 रुपए क्या कर दिया? वापस कर दिया। अब ब्याज की जो दर है 5% हो गई, ठीक है। अब जो पैसा बचा है, अब जो धनराशि बची है उस पर हमें 5% के हिसाब से क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। दूसरे साल का जो ब्याज है पहले साल के ब्याज का 13/20 है। तो आपसे पूछा कितना पैसा उधार लिया गया था। तो पहला तरीका, माना P रुपए उधार लिया गया था। माना कितना रुपए उधार लिया गया था? P रुपए उधार लिया गया था। P रुपए, आपने P रुपए उधार लिए मेरे दोस्तों, P रुपए उधार लिए 6% ब्याज की दर से, 6% ब्याज की दर से। तो आप मुझे बताओ एक साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? अगर आपने P रुपए उधार लिए हैं 6% ब्याज की दर से, तो एक साल बाद ये अमाउंट हो जाएगा। आपने फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज दिया?
अगर आपने पीर को उधार लिए 6% ब्याज की दर से, तो पहले साल में कितना ब्याज दिया? पहले साल में आपने प्रिंसिपल पर 6% ब्याज दिया पहले साल में। अगर आपने 6% ब्याज दिया है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा एक साल बाद? ये अमाउंट हो जाएगा 100% में 6% ब्याज लगे प्रिंसिपल का 106%। फिर आपने एक साल के बाद 8400 रुपए वापस कर दिए, इसमें से आपने 8400 रुपए वापस कर दिए, तो यानी कि अब आपका ये कर्जा बचा है, ये कर्जा बचा आपके खाते में, ये बचा है मेरे दोस्तों। अब ये पैसा बचा है, अब ये धनराशि बची है कि नहीं? ये धनराशि बची है। एक साल बाद अमाउंट ये हो गया मेरे दोस्तों, पीर को डाल लेते, 6% ब्याज लगे, 106% अमाउंट हो गया, 8400 रुपए लौटा दी। अब धनराशि बची, अब जो धनराशि बची है उसमें ब्याज की दर 5%। इस पे कितना ब्याज लगेगा दोस्तों? अब ये जो धनराशि बची है, दूसरे साल में इस पे 5% ब्याज लगेगा। दूसरे साल में इस पे कितना ब्याज लगा? 5%। दूसरे साल में इस पे 5% ब्याज लगा। कितना ब्याज लगा दूसरे साल में? इस पे 5% ब्याज लगा। सवाल में बोला गया कि दूसरे साल का जो ब्याज है, सेकंड ईयर का ब्याज, ये लिखा हुआ है सेकंड ईयर का ब्याज। सेकंड ईयर का जो ब्याज है वो पहले साल के ब्याज का 13/20 है। पहले साल में कितना ब्याज है? पहले साल में कितना ब्याज है? पहले साल में ब्याज है प्रिंसिपल का 6%, पहले साल का ब्याज है। तो सेकंड ईयर का जो ब्याज है वो पहले साल के ब्याज का 13/20 है। 13/20, तो दिस शुड बी इक्वल, बराबर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं इक्वल? सेकंड ईयर का जो ब्याज है पहले साल के ब्याज का प्रिंसिपल के 6% का 13/20 है, मैंने इक्वल कर दिया। यह बेसिक तरीका। अब कैलकुलेशन करनी है, केवल परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। 20 की यहां गुणा हो जाएगी 5 में, तो हो जाएगा 20 पंजे 100, 20 पंजे 100। ठीक है। अब 100 की जब अंदर गुणा करेंगे, तो 100 की जब 106% में गुणा होगी, तो परसेंटेज से 100 कट जाता है, 100% बन जाएगा 1, हो जाएगा 106p माइनस 84, और इसके आगे हो जाएगा 84, 100 की जब उसमें गुणा होगी 40, और आ जाएगा 13×78p। इधर आएगा मेरे दोस्तों 106 माइनस 78 कितना आ जाएगा? 28। 28p बराबर ये उधर चला जाएगा 84 के आगे 40, पी से 28 काटेंगे, 28 से 84, तो 30,000 रुपए इस सवाल का आंसर आ गया। यानी कि 30,000 रुपए हमने उधार लिया था, सी ऑप्शन करेक्ट है। यह है बेसिक तरीका, पी मान के। 28,000 रुपए नहीं है, सवाल का आंसर है 30,000 रुपए। खतरनाक सवाल है, भयंकर क्वेश्चन है। आगे चलते हैं ना, मेरी बात को गौर से सुनेगा। अब इस सवाल को जो है हम रेशियो से करने की कोशिश करते हैं। मुकेश जी छोड़ दीजिए, जब 100% पे 6% ब्याज लगेगा तो अमाउंट हो जाएगा 106%। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ही आप चीजों को पकड़ पाओगे। इस सवाल में आपको क्या पूछा गया? कितना पैसा उधार लिया गया? इस सवाल में आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है। क्या पूछा गया? प्रिंसिपल। एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम। रेट परसेंटेज को ही R/100 कहते हैं, R% को ही R/100 लिखते हैं। मुझे यहां से निकालना क्या है? मुझे यहां से प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल, मुझे प्रिंसिपल निकालना है। तो बेटा ये उधर चला जाएगा, अगर मुझे प्रिंसिपल निकालने नीचे चला जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट बटे रेट परसेंट गुणा टाइम। यानी कि अगर मुझे प्रिंसिपल का रेशियो चाहिए, तो सिंपल इंटरेस्ट को ब्याज की दर और समय के रेशियो से गुणा करना पड़ेगा। ये हो गया। तो यहां पे 2 साल की कहानी दिखाई गई, 2 साल की, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल और सेकंड ईयर के प्रिंसिपल का रेशियो निकालूंगा मैं। फर्स्ट ईयर में जो हमारा मूलधन है और सेकंड ईयर में जो मूलधन है उसका अनुपात निकालूंगा। आप ये बताओ, एक आदमी ने पैसा डाला 6% की दर से, एक साल के बाद 8400 रुपए वापस कर दिए। अब ब्याज की दर 5% हो गई। अब जो पैसा बचा है उस पैसे पर 5% ब्याज देना होगा। दूसरे साल का जो ब्याज है पहले साल के ब्याज का 13/20 है। सिंपल इंटरेस्ट का क्या रेशियो है? दूसरे साल का जो ब्याज है पहले साल का 13/20 है। अगर पहले साल में ब्याज 20 रुपए है तो दूसरे साल में ब्याज 13 रुपए है। ये ब्याज का रेशियो बटे, ध्यान से सुनिएगा, पहले साल में ब्याज की दर कितनी है? 6%। दूसरे साल में ब्याज की दर कितनी? 5%। पहले साल का समय कितना? 1 साल। दूसरे साल का समय कितना? 1 साल। ये आ गया। आप बोलोगे हाँ सर ये आ गया, सिंपल इंटरेस्ट बटे रेट परसेंट गुणा टाइम। कैंची गुणा कर देंगे, कैंची गुणा कर देंगे तो 20 पंजे 100 और 13×78 हो गया 100/78। यानी कि हम ये कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर आपने 100 यूनिट उधार लिया था, अगर आपने 100 यूनिट उधार लिया था, 100 यूनिट पहले साल में, अगर प्रिंसिपल 100 यूनिट है, अगर आपने 100 यूनिट उधार लिया था तो सेकंड ईयर की स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल है वो 78 है। अगर आपने 100 यूनिट उधार लिया था तो सेकंड ईयर की स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल है वो 78 है, 78। इसका मतलब क्या हुआ? देखो आपने 100 यूनिट उधार लिया, 100 यूनिट, पहले साल पे उस पर 6% ब्याज लगा, तो अमाउंट कितना हो गया? 106 आपका अमाउंट हो गया, अमाउंट 106। इस अमाउंट में से आपने 8400 रुपए वापस कर दिए, इसमें से आपने 8400 रुपए वापस करे अमाउंट में से। एक साल बाद 100 रुपए अगर आपने उधार लिए थे, पहले साल 6% ब्याज लगा, अमाउंट हो गया 106। ठीक है ना? 106 में से आपने 8400 रुपए वापस किए, तब जाके जो पैसा बचा है वो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल है और उस पर 5% ब्याज लगा है। यानी कि सेकंड ईयर का प्रिंसिपल कितना है? 78। बोलो हाँ। 106 में से 78 घटाएंगे तो 28, 28 यूनिट की वैल्यू 84,000 है, यानी कि 3,000 गुना 28 से 84, 3,000। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, सॉरी 28 किलो 84 300 गुना, 300 गुना, पहले साल पे उधार दी राशि 100 यूनिट, 100 यूनिट की वैल्यू भी 300 गुना होगी, 30,000 रुपए। 30,000 रुपए सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन। ठीक है जी, नहीं आएगा इस समझ में, छोड़ दीजिए आप इस सवाल को। ठीक है ना, जस्ट स्किप दिस क्वेश्चन, आपके टेस्ट की चीज नहीं है। अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने 10। ठीक है जी, बैंकिंग वाले बच्चों के लिए था, बाकी एग्जाम वाले इस सवाल को छोड़ सकते हैं। अगला सवाल नंबर 10, एक और क्वेश्चन है। कभी बैंकिंग का सवाल सॉल्व करोगे ना, ब्याज का, बैंकिंग का एक सवाल और एसएससी के पूरे साल के सवाल बराबर हैं। गौर सुनना, बैंकिंग का एक सवाल और एसएससी का साल भर में जितना पेपर होता है उसके ब्याज के सारे सवाल बराबर हैं। इस लेवल का क्वेश्चन बैंकिंग में आता है, कैलकुलेशन वाइज भी और लॉजिक वाइज भी। एक और सवाल, सवाल नंबर है 10 आपके सामने, क्योंकि कुछ बच्चे बैंकिंग की भी तैयारी करते हैं और ये ब्याज ही एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव बनाया जाता है, कैलकुलेटिव भी और लॉजिकल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका क्लर्क के पेपर का है 2020 का। एक और क्वेश्चन ऐसा, ये थोड़ा आसान है, करके बताएं।
ए पार्ट ऑफ इंडियन रुपी 44,500 लेंट आउट एट 15% सिंपल इंटरेस्ट पर 6 मंथ। 44,500 का एक भाग 15% सिंपल इंटरेस्ट पर 6 मंथ के हिसाब से उधार दिया गया। देखो यहां खेल कर दिया। 44,500 रुपए आपके पास है, आपने इसका 44,500 रुपए का एक हिस्सा आपने उधार दिया है 15% ब्याज की दर से, लेकिन ब्याज 15% ईयरली नहीं है, अर्धवार्षिक है। 15% सिंपल इंटरेस्ट पर 6 मंथ में है, यानी कि 6 महीने में 15% ब्याज है। 6 महीने में 15% ब्याज है तो एक साल में कितना ब्याज होगा? 30% पर एनम। आपको यहां पर भी परेशान करा गया। ब्याज की दर प्रति वर्ष क्या होगी? 30%। भाई अगर ब्याज 6 महीने में 15% है सिंपल इंटरेस्ट, तो ब्याज एक साल में कितना होगा? 15 का दोगुना 30%। तो 44,500 रुपए का एक हिस्सा उधार दिया गया 30% ब्याज की दर से। बाकी पैसा उधार दिया गया है, रेस्ट अमाउंट उधार दिया गया है 18% सिंपल इंटरेस्ट है आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया? 44,500 रुपए मेरे पास है, मेरे पास 44,500 रुपए, कुछ पैसा मैंने उधार दिया 30% ब्याज की दर से। फिर जो बचा पैसा है, वो बचा पैसा मैंने एक साल बाद उधार दिया है। इतने की दर से एक साल बाद उधार दिया 18% की दर से। आगे पढ़ेंगे। द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर फ्रॉम द टाइम व्हेन द फर्स्ट अमाउंट वाज लेंट आउट इज 10:3। ब्याज का जो रेशियो है 4 साल के बाद, कौन सा 4 साल का समय लेना है? जब पहला पैसा उधार दिया गया था, जब पहला भाग उधार दिया गया था, पहला भाग उधार देने के समय के 4 साल के बाद दोनों भागों पर जो हमें ब्याज मिला है, पहले भाग पर और दूसरे भाग पर जो हमें ब्याज मिला है, उस ब्याज का रेशियो 10:3 है। तो आपसे पूछा है फाइंड द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कितना है? जो 18% की दर पर उधार दिया गया था। आपसे सेकंड हिस्सा पूछा है प्रिंसिपल। सवाल में आपको ब्याज की दर दी है, समय दिया है मेरे दोस्तों, ब्याज का रेशियो दिया है, सब कुछ दिया है। आपसे पूछा क्या? प्रिंसिपल। अभी पिछले सवाल में समझाया था कि प्रिंसिपल बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट बटे रेट परसेंट गुना टाइम। अगर मुझे प्रिंसिपल का रेशियो पता लग जाए तो सब सॉल्व हो जाएगा। सवाल में ब्याज का रेशियो दिया है, ब्याज की दर दी है, समय दिया, निकल जाएगा। 44,500 रुपए के आपने दो हिस्से करें, फर्स्ट और सेकंड। 44,500 रुपए के आपने दो हिस्से करें, आपसे सेकंड हिस्सा पूछा है। पहले हिस्से पर और दूसरे हिस्से पर जो सिंपल इंटरेस्ट है, पहले हिस्से पर दूसरे हिस्से पर जो ब्याज है, उस ब्याज का रेशियो 10:3 है। पहला हिस्सा उधार दिया गया 30% ब्याज पर एनम की दर से, दूसरा हिस्सा उधार दिया गया है 18% पर एनम ब्याज की दर से, 18% प्रति वर्ष ब्याज की दर से। पहला हिस्सा उधार देने के 4 साल बाद, रेशियो 10:3 है। पहला हिस्सा उधार दिया गया 4 साल के लिए, दूसरा हिस्सा कितने साल के लिए उधार दिया गया है? 3 साल के लिए। आप कहोगे सर कैसे आया ये? जब पहला हिस्सा उधार दिया गया था उसके 1 साल के बाद दूसरा हिस्सा उधार दिया गया है। अगर पहला हिस्सा 4 साल के लिए उधार दिया गया है तो दूसरा हिस्सा 1 साल बाद उधार दिया गया है, कि दूसरा हिस्सा उधार केवल 4 से 3 साल के लिए दिया गया। ये पढ़ो, शेष भाग जो वो 1 साल बाद उधार दिया गया है। पहला हिस्सा 4 साल के लिए उधार दिया गया है ना, पहले भाग को उधार देने के 4 साल बाद ब्याज का रेशियो 10:3 है। पहला हिस्सा 4 साल के लिए उधार दिया गया, दूसरा हिस्सा 3 साल के लिए उधार दिया गया है। ये मैं ऊपर सिंपल इंटरेस्ट, नीचे रेट परसेंट गुना टाइम आ गया मेरे दोस्तों। पहले हिस्से और दूसरे हिस्से के प्रिंसिपल का रेशियो कट जाएगा 3:3, परसेंटेज कटी जाएगा। 18 की गुणाई आएगी 18 2 180 और 40 3 120, 18 2 180 और 4 गुणा 30 120। कितना आ गया मेरे दोस्तों? ये चला जाएगा 60 से। 60 थी 180, 60 दूनी 120, 3:2। तो पहले हिस्से का और दूसरे हिस्से का अनुपात 3:2 है। ठीक है बच्चे। आपसे पूछा 18% की ब्याज दर पर कितना पैसा उधार दिया। टोटल कितना है? टोटल है 44,500। टोटल है 3 + 2 5, 5 की वैल्यू 44,500 रुपए है। कितने गुना? 5 × 8 40 और 5 × 9 45, 8900 गुना। दूसरा हिस्सा 2 यूनिट, 2 की वैल्यू भी 8900 गुना आएगी मेरे दोस्तों, 178, 160 और 18, 17,800 रुपए। तो सेकंड जो हिस्सा है मेरे प्यारे भाई वो 17,800 रुपए है। ये सवाल का आंसर है। INR है, इंडियन रुपीज। INR मतलब इंडियन रुपीज। ओके, ये थोड़ा आसान था, पिछला वाला मुश्किल था कुछ। ऑब्वियसली बैंक पीओ की, SBI पीओ का है मेरे दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छे से धीरे धीरे करके मैंने समझाने की कोशिश करी है, आपको वैसे समझ में आया होगा। एक और सवाल लेंगे ऐसा। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई 11। ये भी बहुत भयंकर क्वेश्चन है, चलो देखते हैं कौन करेगा। सवाल नंबर 11, बताओ बच्चों। ना ना सीएचएसएल में नहीं आएगा भैया। करो, यस। सवाल नंबर 11, ये भी बैंकिंग का ही पुराना सवाल है। IBPS में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन IBPS के ही पेपर का है। जी बताओ। 14,000 रुपए की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग पर 5% की दर से और दूसरे भाग पर 8% की ब्याज दर से ब्याज मिलता है। 1 साल के बाद 5% की दर वाले भाग पर प्राप्त ब्याज 8% की दर वाले भाग पर प्राप्त ब्याज से 92.25 रुपए ज्यादा है। पूछा गया 8% वार्षिक दर वाला भाग कितना है? 8% पर एनम की दर से जो पैसा उधार दिया गया वो कितना है? ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों। 14,000 रुपए के आपने 2 टुकड़े किए। एक हिस्सा आपने उधार दिया 5% की दर से, दूसरा आपने 8% की दर से उधार दिया। मैंने मान लिया A और B। यहां पे मेरे दोस्तों रेशियो तो दिया नहीं है कि हम रेशियो बना लें, यहां तो आपको डिफरेंस दिया है। लाइन पढ़ो ना कि 1 साल के एंड में 5% वाले हिस्से पर जो ब्याज मिला है, 8% की दर वाले हिस्से पर प्राप्त ब्याज से 92.25 रुपए अधिक है। ब्याज का डिफरेंस दिया है यहां पर। तो भैया मैंने मान लिया, ये तरीका कई जगह इस्तेमाल कर पाओगे आप। बेसिकली सवाल सिखाना पर्पज नहीं है, इस सवाल को सॉल्व करने का जो तरीका है, जो इसकी कैलकुलेशन मेथड है वो सिखाना है। सवाल तो नहीं कोई फर्जी है, सवाल कैलकुलेशन मेथड समझना जरूरी है। कि सपोज मेरे दोस्तों पहला भाग जो 5% की दर पर उधार दिया वो A है, दूसरा भाग जो 8% की दर से उधार दिया गया वो B है। तो बच्चों एक आदमी ने 14,000 रुपए उधार दिए हैं, यानी कि A + B जो 14,000 रुपए के बराबर है।
ए प्लस बी बराबर कितना है 14,000 रुपए, 14,000 रुपीज, ठीक है ना। एक आदमी के पास 14,000 रुपए हैं, पहला भाग मैंने ए मान लिया, दूसरा भाग हमने बी मान लिया। पहला भाग उधार दिया गया 5% की दर से, दूसरा भाग उधार दिया 8% की दर से, यानी कि दोनों भाग टोटल मिला के 14,000 है। बोला है सिंपल इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ है 5% दर वाले हिस्से पर वो 92.25 रुपए ज्यादा है जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला है 8% पे एक साल में। तो आप मुझे बताओ, पहला हिस्सा है ए रुपए, 5% के हिसाब से एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? एक साल में ब्याज ये होगा ए रुपए पर 5% के हिसाब से एक साल का ब्याज। दूसरे हिस्से पर ब्याज की दर 8% है, दूसरे हिस्से पर एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? ये दूसरे हिस्से पर एक साल का ब्याज होगा। आप बोलोगे सर बोला है पहले हिस्से पर जो ब्याज है मेरे प्यारे भाई 5% पे जो ब्याज मिला है वो 8% वाले हिस्से के ब्याज से 92.25 रुपए ज्यादा है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 92.25 रुपए दिया है। तो मेरे पास दो इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन बन गई। आपसे पूछा है बी का मान, यहां से पूछा है 8% पर कितना पैसा निवेश किया, बी का मान पूछा है। मेरे पास दो इक्वेशन बन गई, मुझे यहां से सोल्व करके बी का मान निकालना है, यानी कि ए को गायब करना है। साम दाम दंड भेद जो करना पड़ेगा मैं वो करूंगा। यहाँ ए का 5% है, यहाँ ए है, ए गायब करना है क्योंकि मुझे बी निकालना है। दो इक्वेशन सोल्व करने का तरीका है, या 5% है तो ऊपर भी 5% से गुणा कर दो, सेम चीज हो जाएगी ना, ऊपर भी 5% से गुणा कर दो। अब 14,000 रुपए का 5% क्या आ जाएगा? 700 रुपए। 14 पंजे 70, 14,000 रुपए का 5% क्या आएगा? 700 रुपए। बस सिंपल से घटा दो। अब सिंपल से घटा दो, ये घटाएंगे माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब घटाओगे तो देखो ये सेम चीजें कट जाएगी, कट जाएगी, बचेगा क्या? 5-8-13% ऑफ बी, यानी कि सेकंड हिस्से का 5-8-13% जो है ना, सेकंड हिस्सा जो आपसे पूछा गया उसका 13% किसके बराबर है? 700 में से 92.25 घटाएंगे तो कितना आएगा? 607.75 रुपए। ठीक है भाई, 7 2 9 और ये 1 हो जाएगा, ये आएगा 607.75 रुपए। सेकंड हिस्से का 13% ही 607.75 रुपए। तो सेकंड हिस्से का जो 8% की दर से उधार देगा उसका 1% कितना है? 13 से जाएगा मेरे दोस्तों, तो जाएगा ये 13 चौका 52, 8 7 13 चिंग 78, बचेगा 9, 13 7 91, 6 13 पंजे 65, 1% की वैल्यू आ गई। 100% कितना है? सेकंड हिस्से का 100%, 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, 4675 रुपए। सवाल का आंसर है ए ऑप्शन 4675। बात खत्म। आपने कभी देखा कि सवालों में इस तरीके से भी कैलकुलेशन हो जाती है? दो इक्वेशन को सॉल्व करने का इससे आसान तरीका नहीं है। बोलो, सुनते नहीं है? ठीक है, चलो बस आज ओवरलोड हो गया मामला, आज इतना ही छोड़ते हैं। आपका दिमाग भी भन्न हो गया होगा ऐसे सवालों को करके, ठीक है ना, क्योंकि सवाल वो जो लंका लगा दें। ठीक है बच्चे, थोड़ी मुश्किल बातें हैं। मैं पहली बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो बच्चे एमटीएस सीपीओ सीएसएल ऐसे पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं वो इन मुश्किल सवालों को स्किप कर सकते हैं। जो बच्चे बैंकिंग आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क आरआरबी, ठीक है ना, और इन एग्जाम की सीडीएस की और इंटेलिजेंस ब्यूरो ऐसे पेपर्स की तैयारी करते हैं वो इन क्वेश्चंस को पढ़ें, क्योंकि मैं मेरा पर्पस केवल ये है कि पेपर में कभी 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 ज्यादातर इन एग्जाम से बहुत ही ज्यादा कठिन, बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल आते हैं। आप ऐसे सवालों को देख के पेपर में घबराए ना, पहले से मजबूत कठोर हृदय लेके जाएं कि पेपर में सवाल जो है बहुत ही भयानक आने वाला है ब्याज का। ठीक है, बाकी सवाल बाकी एग्जाम जो होते हैं बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, समय कम होता है। ठीक है बच्चों, चलेगा, तो आज इतना ही छोड़ते हैं, आगे के सवाल आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा। ठीक है, इनको आगे मैं सवाल सोल्व कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में बच्चों। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? स्टूडेंट्स कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बढ़िया महसूस कर रहे हैं भाई? चलिए बहुत जबरदस्त। चलो, हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट के मिसलेनियस सवाल। टाइप 1 आते हैं, ज्यादा नहीं आते पर कभी कभी आते हैं। जी ध्यान सुनिएगा, सवाल नंबर 12। ये जो क्वेश्चन है ये सीजीएल या सीटीएसएल के पेपर में पूछा गया है 2022 में। इस सवाल को करने का तरीका है शिफ्टिंग मेथड। शिफ्टिंग मेथड से हम ये सवाल को सॉल्व करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, मैं 2 सवाल करवाऊंगा तब जाके आपको पूरी चीज क्लियर होगी। सुनो, सवाल पढ़ते हैं। ए पर्सन इन्वेस्टेड ए सर्टेन अमाउंट एट ए रेट ऑफ 12% सिंपल इंटरेस्ट एंड अनदर एट ए रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट। ही रिसीव्ड एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 130 रुपए। बोला है सवाल में, ये बोला गया है कि एक आदमी ने कुछ पैसा 12% की दर से और कुछ पैसा 10% की दर से इन्वेस्ट किया और उसे एक साल में 130 रुपए ब्याज मिला। हाउएवर इफ ही इंटरचेंज द अमाउंट इन्वेस्टेड, यदि वो निवेश की गई धनराशि को आपस में बदल देता तो उसे 4 रुपए ज्यादा इंटरेस्ट मिलता, 4 रुपए ज्यादा ब्याज मिलता। तो आपसे पूछा गया कि 12% सिंपल इंटरेस्ट की दर से कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है ओरिजिनली। तो बहुत प्यार से सुनिएगा, समझिएगा, तब जाके बताइएगा। आप ऐसे समझो, आप ऐसे समझो मेरे प्यारे भाई कि आपने ए रुपए इन्वेस्ट किया 12% की दर से और आपने बी रुपए इन्वेस्ट किया 10% ब्याज की दर से, 10% ब्याज की दर से, और आपको एक साल में ब्याज मिला कितना है? 130 रुपए आपको ब्याज मिला। 130 रुपए क्या मिला मेरे दोस्तों? आपको ब्याज मिला, सिंपल इंटरेस्ट मिला, सिंपल इंटरेस्ट। सुनना आप मेरी बात को, मैं आपको समझाने, बेटा थोड़ा सा पेशेंस होकर चुपचाप मुर्दे की तरह सुनते रहो। कोई कुछ नहीं पूछेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलना, केवल सुनना है। ये शिफ्टिंग का ऐसा कंसेप्ट है जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में भी लगता है, प्रॉफिट लॉस में भी लगता है, और ये कंसेप्ट जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट में भी लगता है। बच्चे इसको समझ नहीं पाते, इससे बहुत काम आसान होता है। एक आदमी ने माना ए रुपए इन्वेस्ट किया 12% की दर से, बी रुपए इन्वेस्ट किया 10% की दर से, और एक साल में कितना ब्याज मिला? 130 रुपए ब्याज मिला। आगे क्या बोला? आगे बोला गया कि अगर उसने इन्वेस्टेड अमाउंट को इंटरचेंज कर देता तो 4 रुपए ज्यादा ब्याज मिलता। इन्वेस्टेड अमाउंट को आपस में बदलने का क्या मतलब है कि पहले ए रुपए 12% की दर से इन्वेस्ट कर रहा था, अब ए रुपए इन्वेस्ट करेगा 10% की दर से। ये मतलब हुआ पहले बी रुपए पे 10% ब्याज मिल रहा था, अब बी रुपए इन्वेस्ट करेगा 12% ब्याज की दर से मेरे दोस्तों। ठीक है ना, यानी कि आपने अमाउंट को आपस में बदल दिया। पहले ए पर 12% ब्याज मिल रहा था, उसी ए पर 10% ब्याज मिलेगा। पहले ए पर बी पर 10% ब्याज था, कितना ब्याज मिलेगा? 12% ब्याज मिलेगा। अब उसे ब्याज के रूप में 4 रुपए ज्यादा मिलते। पहले जितना ब्याज मिलता था अब उससे 4 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज उसको मिलता है, 4 रुपए अधिक ब्याज मिलता है। तो आपसे पूछा है ओरिजिनली
ओरिजिनली उसने 12% की दर से कितना पैसा निवेश किया। ओरिजिनली उसने 12% की दर से कितना पैसा निवेश किया, यानी कि सवाल में आपसे ए का मान पूछा गया है। ए का मान, सवाल में ए का मान भी पूछ सकता है, सवाल में बी का मान भी पूछ सकता है, आपसे दोनों ही चीजें पूछ सकता है। देखिए जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि टोटल सेम हो, टोटल, वहां ये तरीका आप लगा सकते हैं जो मैं तरीका आपको सिखाने वाला हूं, शिफ्टिंग, वहां आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, शिफ्टिंग, मेरे प्यारे भाई। लॉजिकली सुनिएगा प्यारे दोस्तों, देखिए जहां टोटल सेम हो, देखो यहाँ पे ए पर 12% ब्याज है, बी पर 10%, तो 12 जमा 10 22, 22 हो रहा है। यहाँ भी देखो 10 जमा 12, यहाँ भी 22 हो रहा है, या फिर इंटरचेंज हो रहा है, या फिर टोटल सेम होना चाहिए। देखो टोटल सेम है, 12 10 22, 10 12 22। अब चलो ए का मान बाद में निकालना, पहले मैं आसान चीज आपको निकालना सिखाता हूं, बी का मान, कि 10% के ब्याज दर पे कितना पैसा निवेश किया गया था। पहले आप मुझे बी की वैल्यू निकाल के बताओ। देखो प्यारे भाई, जैसे आपको यहां से बी का मान निकालना है, बी का मान, तो मेरा लॉजिक क्या है ऐसे सवालों को सॉल्व करने का, टोटल सेम है, 12 10 22%, 10 12 जोड़ेंगे 22 आ रहा है, आपसे बी का मान पूछा है। तो ऐसे सवालों का लॉजिक क्या है कि जो चीज आपसे पूछी गई है, अगर सारा का सारा बी में इन्वेस्ट किया जाए, अगर सारा का सारा जो है, ध्यान सुनिएगा, अगर आपको बी का मान निकालना है तो आपको ए की वैल्यू को जीरो करना पड़ेगा। अगर आपको बी का मान निकालना है तो आपको ए की वैल्यू को जीरो करना पड़ेगा, जीरो। ध्यान से सुनिएगा, एक बार लॉजिकली अगर आप समझ गए तो सवालों को डालेंगे, एक बार समझना मुश्किल है चीज को। देख, हमेशा बढ़ती डायरेक्शन में काम करना है, हमेशा क्या करना है, बढ़ती डायरेक्शन में आपको काम करना है, बढ़ती डायरेक्शन में। मैं सवाल हटा दूं कि सवाल का अब इसमें कोई लेना देना नहीं है, यहां तक बस में कृपया मुर्दे की तरह सुनते रहें। हमेशा बढ़ती डायरेक्शन में आपको क्या काम करना है, बढ़ती डायरेक्शन में। सुनो, पहले बी पर कितना ब्याज था, 10%, अब बी पर कितना ब्याज हो गया, 12%, तो देखो ब्याज 2% बढ़ गया, ब्याज 2% बढ़ गया। ध्यान से अगर आप देखोगे यहां 2% बढ़ा है, तो यहां ऑटोमेटिकली 2% कम हो गया, यहां ऑटोमेटिकली 2% कम हो गया। मेरे प्यारे भी बोलो, बी, अगर ब्याज बी पे 2% बढ़ता है तो 4 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है, 2% बढ़ा है तो ऑटोमेटिकली 2% कम हो जाएगा। मुझे बी का मान निकालना है, बी का मान। देखो मेरे प्यारे, अगर आपको बी का मान निकालना है तो आपको ए की वैल्यू को जीरो करना पड़ेगा, जीरो। मैं यही कह रहा हूं कि अगर ए में ये पैसा 10% इन्वेस्ट ना करके, अगर ये 10% पैसा ए में इन्वेस्ट ना करके, अगर ये पैसा भी बी में ही इन्वेस्ट किया गया होता, तो आप मुझे बताओ कितना ब्याज आपको ज्यादा मिलता। जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्लियर है। अगर जो पैसा ए में इन्वेस्ट किया गया 10% ब्याज की दर पर, ये पैसा ए में ना इन्वेस्ट करके अगर ये पैसा भी बी में इन्वेस्ट किया गया होता, तो आपको कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलता। देखो अगर आप यहां पे 10% बढ़ाओगे तो यहां ऑटोमेटिकली मेरे प्यारे भाई देखो 10% कम हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 12 जमा 10 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 22%। लॉजिक सुनिएगा, देखो टोटल सेम रहेगा, 12 10 22, 10 12 22, 0 प्लस 22 22, टोटल सेम रहेगा, क्लियर है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ये जो पैसा ए में 10% इन्वेस्ट ना करके अगर ये पैसा भी बी में इन्वेस्ट किया गया होता, तो बी में कितना ब्याज मिलता, 12 10, 12 प्लस 10 22%। ए में कितना ब्याज होता, 0%, कितना ब्याज एक्स्ट्रा होता। ध्यान सुनिएगा, जब बी में 2% ब्याज बढ़ता है तो ब्याज कितना बढ़ता है, 4 रुपए। जब मेरे दोस्तों ब्याज की दर 2% बढ़ती है बी में, तो ब्याज कितना बढ़ता है, 4 रुपए। दुगना, 2 का दुगना है 4, 2% का दुगना है 4। लॉजिकली सोचो, 2% का डबल है 4। अगर बी में ब्याज की दर 10% बढ़ेगी मेरे दोस्तों, तो ब्याज भी कितना बढ़ेगा, दुगना, 20 रुपए बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। यहाँ तक किसी बच्चे को समस्या भाई, अगर यहाँ पे 2% ब्याज एक्स्ट्रा मिला तो ब्याज कितना एक्स्ट्रा मिला, 4 रुपए। अगर यहाँ हम 10% एक्स्ट्रा बढ़ेंगे तो ब्याज भी कितना एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, दुगना 20 रुपए। 2 का दुगना 4 होता है, 10 का दुगना 20। बताओ 130 जमा 4 134, 134 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 154 रुपए। आप बोलोगे हाँ सर 154 रुपए। यानी कि मेरे दोस्तों मैंने ये क्या किया, शिफ्टिंग का मेथड लगा के मैंने ये किया कि अगर ए में कुछ भी पैसा इन्वेस्ट ना करके अगर सारा का सारा पैसा बी में इन्वेस्ट किया गया होता 22% की दर से, तो आपको कितना ब्याज मिलता, 154 रुपए ब्याज मिलता। अगर ए में पैसा इन्वेस्ट ना करके, ए में ब्याज ना लेके अगर सारा का सारा पैसा बी में इन्वेस्ट किया गया होता 22% की दर से, तो कितना ब्याज मिलता, 154 रुपए। यानी कि बी की वैल्यू का 22% ही 154 है। 22% की वैल्यू 154 है, तो 1% की वैल्यू क्या है, 22 7 154 7 रुपए। तो बी की वैल्यू का 100% कितना है, 700 रुपए। तो बी का मान आ गया 700 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर ये बी का मान है 700 रुपीज। एक बार कमेंट करके बताओ कितने बालक इस बात को समझ पाए हैं। 22 की वैल्यू 154 है, बी की वैल्यू का 22% 154 है, तो बी की वैल्यू का 100% कितना है, 700 रुपए। एक बार कमेंट करके बताओ कि कितने बालक इस बात को समझ पाए हैं। अगर आप नहीं समझ पाए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे दोस्तों, मैं आपको उल्टी कहानी समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। शिफ्टिंग एक ऐसा तरीका है मेरे प्यारे भाई जिससे सवाल की कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है, बहुत कम सवाल की कैलकुलेशन हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। अब जैसे हम ये वाला सवाल ले लेते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन अपन लोग ले लेते हैं, ये वाला सवाल जी सुनिएगा। एक आदमी ने कुछ पैसा 12% की दर से और कुछ पैसा 10% की दर से निवेश किया, एक साल में कितना ब्याज मिला, 130 रुपए। यदि इन्वेस्ट की गई धनराशि को आपस में बदल दिया जाए, यानी कि जो पैसे पे पहले 12% ब्याज था अब उस पैसे पे 10% ब्याज है, जिस पैसे पर पहले 10% ब्याज था उस पे 12% ब्याज है, तो आपको क्या होगा, ब्याज के रूप में 4 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, आपको 4 रुपए ब्याज अधिक मिलेगा, 4 रुपए ब्याज आपको अधिक मिलेगा, 4 रुपए। तो पूछा 12% की दर से ओरिजिनली कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 12% की दर से ओरिजिनली कितना पैसा इन्वेस्ट किया, ए। तो आपसे सवाल में मेरे प्यारे बच्चों क्या पूछा गया, ए की वैल्यू पूछी गई है। 12% की दर से मेरे दोस्तों ओरिजिनली कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया, ए। तो प्यारे बच्चे आपसे यहां पर क्या पूछा गया है, आपसे यहां पर ए की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है जी। क्या पूछा गया, ए की वैल्यू। मैंने क्या बोला, हमेशा बढ़ती डायरेक्शन में काम करना है, हमेशा बढ़ती डायरेक्शन में, हमेशा बढ़ती डायरेक्शन में काम करना है, बढ़ती डायरेक्शन में हमेशा काम करना है। सुनिएगा, अगर आपको ए का मान निकालना है तो आपको बी को क्या करना पड़ेगा, जीरो। अगर आपको ए का मान निकालना है तो बी को क्या करना पड़ेगा, जीरो। बी को जीरो करना है, आपको ए का मान पूछा गया, ए का मान, तो बी को आपको जीरो करना पड़ेगा। आप सोचो मेरे दोस्तों, मैंने क्या बोला, हमेशा बढ़ती डायरेक्शन में। देखो ए ये 12 है, 10 ये तो घट रहा है, बढ़ती डायरेक्शन क्या, ये उल्टा ऊपर की तरफ। यानी कि अगर ए में पहले 10% ब्याज था तो ए में 12% ब्याज, ए पे पहले कितना ब्याज मिला था, 10%, कितना 12%, 2% एक्स्ट्रा। भाई 2% बढ़ेगा तो देखिए ऑटोमेटिकली 2% कम हो जाएगा, ये 2% बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली 2% कम हो जाएगा। देखिए जब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो 4 रुपए ब्याज एक्स्ट्रा है, जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे उल्टा सोचो ना भाई, जब नीचे की तरफ आएंगे तो 4 रुपए ब्याज एक्स्ट्रा है, जब ऊपर की तरफ जाएंगे मेरे दोस्तों तो 4 रुपए ब्याज कम है।
ऊपर की तरफ जाएंगे मेरे दोस्तों तो कितना 4 रुपए ब्याज कम है। आप बोलोगे हाँ जी सर, मुझे ए का मान निकालना है तो बी को जीरो करना है। देखो बच्चों, अगर ये 10% पैसा बी में इन्वेस्ट ना करके, अगर ये 10% पैसा बी में इन्वेस्ट ना करके इस सारा का सारा पैसा ए में ही इन्वेस्ट किया गया होता तो बताओ आपको कितना ब्याज मिलता। अगर ये पैसा बी में इन्वेस्ट ना करके सारा का सारा पैसा ए में ही इन्वेस्ट किया गया होता तो आपको कितना ब्याज मिलता। जब भाई 2% ब्याज, जब ए में 2% ब्याज बढ़ता है तो 4 रुपए कम ब्याज मिलता है। 4 रुपए कम ब्याज मिलता है दुगना। जब ए में 10% ब्याज की दर बढ़ेगी तो बेटा कितना होगा, कितना ब्याज कम मिलेगा, 20 रुपए। 2 का दुगना 4 है, 10 का दुगना 20 है, तो 20 रुपए आपको कम ब्याज मिलेगा। बोलो हाँ। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि मेरे दोस्तों अगर ए में ब्याज की दर 22% है तो आपको ब्याज कितना मिलेगा। देखो ए में 22% ब्याज, बी में ऑटोमेटिकली जीरो हो गया, 10 में से 10 घटाएंगे जीरो हो गया, बी का मान जीरो हो गया मेरे दोस्तों। 130 से 20 रुपए कम कितना आ गया, 110 रुपए। 130 से 20 रुपए कम करेंगे तो कितना आ गया, 110 रुपए। यानी कि मेरे दोस्तों ए में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया उसका 22% 110 रुपए के बराबर है। ए में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है उसका 22% 110 के बराबर है। ए की वैल्यू का 22% 110 रुपए के बराबर है। कितने गुना, 5 गुना। तो ए की वैल्यू का 100% कितना है, 100% 500 रुपए। तो ए में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया, 22 पंजे 110, तो ए की वैल्यू का 100% कितना है, 500 रुपए। यही सवाल का आंसर है, ए की वैल्यू आ गई। बहुत गजब का सवाल है और उससे भी ज्यादा गजब का तरीका है शिफ्टिंग मेथड। इसी तरीके से आपके सामने एक सवाल ये है और आपके सामने एक सवाल ये है। 3 क्वेश्चन मैंने डाले हैं। 13वां सवाल आप खुद से ट्राई करिएगा, 13वां सवाल। 14वां सवाल ये मैं आपको 13वां मैं बता रहा हूं, चलिए 13वां सवाल भी मैं आपको बता रहा हूं करके, 14वां सवाल आप खुद से ट्राई करेगा। 14 नंबर क्वेश्चन करो। 13वां मैं बताऊं कि 14वां, जो भी आप कहोगे मैं वो बता दूंगा। 14 नंबर क्वेश्चन बताता हूं। इक्वेशन से भी कर सकते हैं एक्स वाई मान के, इक्वेशन से भी कर सकते हैं एक्स वाई मान के कि भाई सपोज इस पे एक्स, इसमें एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया, इसमें वाई, एक्स वाई मान के इक्वेशन से भी कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका ज्यादा आसान है, ठीक है ना, ज्यादा आसान तरीका है। और ये तभी लगेगा जब टोटल सेम हो। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। जैसे सवाल देखो, एक आदमी 22% की दर से कुछ पैसा निवेश करता है, बाकी को भी 15% की दर से निवेश करता है, उसे 2445 रुपए वार्षिक ब्याज मिलता है। मैंने मान लिया कि एक आदमी ने ए रुपए इन्वेस्ट किया 22% ब्याज की दर से और बी रुपए इन्वेस्ट किया 15% ब्याज की दर से। कितना, 15% ब्याज की दर से। और उसे ब्याज कितना मिला मेरे दोस्तों, 2445 रुपए उसे ब्याज मिला। 2445 रुपीज जो है, 2445 रुपए उसको ब्याज मिला एक साल में। आगे का ये लाइन इंपॉर्टेंट है, समझ नहीं पाते, लेकिन वह अगर निवेश की धनराशि को आपस में बदल देता है तो 105 रुपए अधिक मिलते हैं। कितना, 105 रुपए अधिक मिलते हैं। अगर मेरे प्यारे भाई वो इन्वेस्टमेंट की राशि को आपस में बदल देता है तो 105 रुपए अधिक मिलते हैं। इन्वेस्टमेंट की राशि बदलने का क्या मतलब है कि पहले ए पे 22% ब्याज था, ए पे कितना, 15% ब्याज। पहले बी पर 15% ब्याज था, 22% ब्याज। पर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बदलेगा तो ब्याज की दर भी पलट जाएगी कि नहीं। अब मेरे दोस्तों से कितना ब्याज, 105 रुपए अधिक ब्याज मिलता है। जितना ब्याज पहले मिलता था उससे 105 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है। तो आपसे पूछा है 22% पर कितनी राशि निवेश की गई थी, 22% की दर से कितनी राशि इन्वेस्ट की गई थी। आपसे सवाल में ए का मान पूछा गया, 22% की दर पर कितनी राशि निवेश की थी। और जल्दी 22% की दर पर उसने ए रुपए इन्वेस्ट किए थे। आपसे ए का मान पूछा है, जल्दी से करके बताओ। मैंने क्या बोला कि हमेशा बढ़ती डायरेक्शन में काम करना है। अगर आपको ए का मान निकालना है तो बी को जीरो करना पड़ेगा। ए का मान निकालना है तो बी में जो है आपको इन्वेस्टमेंट, बी का जो ब्याज है वो जीरो करना पड़ेगा। बी में ब्याज की दर, सारा का सारा पैसा आपको ए में इन्वेस्ट करवाना पड़ेगा। बढ़ती डायरेक्शन में देखो, आपको ए का मान निकालना किस तरह बढ़ रहा है, ए यहां। जब ए में 7% ब्याज एक्स्ट्रा मिलता है तो देखो ऑटोमेटिकली बी में 7% कम हो जाएगा। जब ए में 7% ब्याज एक्स्ट्रा मिलता है तो आप देखो ऑटोमेटिकली 7% कम हो जाएगा। नीचे आ रहे तो 105 रुपए बढ़ रहा है। अगर उल्टा देखेंगे, अगर उल्टी डायरेक्शन में देखेंगे तो देखो 105 रुपए कम हो रहा होगा। आप बोलोगे हाँ सर उल्टी डायरेक्शन देखेंगे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सर। मुझे ए का मान निकालना है तो बी को जीरो करना है। बेटा ये 15% ब्याज अगर बी में ना मिलके, अगर ये 15% ब्याज भी आपको ए में मिलता, अगर ये 15% ब्याज भी आपको ए में मिलता तो बताओ कितना ब्याज कम होता। अगर 15% ब्याज आपको बी इन्वेस्टमेंट पे ना मिलके 15% ब्याज आपको इन्वेस्टमेंट ए पर ही मिलता तो कितना ब्याज कम मिलता। पहले जब 7% ब्याज एक्स्ट्रा है तो 105 रुपए कम हुआ। 7 गुणा 15 105, 7 की 15 में गुणा करेंगे 105। या 15% एक्स्ट्रा है तो 15 की 15 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 225 रुपए। 225 रुपए आपको ब्याज कम मिलेगा। 225 रुपए बोलो हाँ भाई। 7 का 15 गुना 105 है तो यहाँ 15 का 15 गुना 225 रुपए होगा। यानी कि ए में कितना ब्याज होगा, 22 प्लस 15 37%। ए में ब्याज हो गया 37% और ब्याज मिला कितना है, 2445 में से 225 घटाएंगे तो 2220 रुपए। कितना आ गया, 2220 रुपए। आप बोलोगे हाँ सर। यानी कि ए में जो भी पैसा इन्वेस्ट किया गया है उसका 37% 2220 के बराबर है। ए में जो भी पैसा इन्वेस्ट किया गया उसका 37% 2220 रुपए के बराबर है। कितने गुना भाई साहब, जल्दी से करके बताओ। 37 111, 37 छिक्का 222, 60 गुना। तो 1% की वैल्यू 60 है, 100% की वैल्यू कितनी है, 6000 रुपए। तो यानी कि मेरे प्यारे भाई ए का मान 6000 रुपए। ये सवाल का आंसर है, बात खत्म। अभिषेक समझ में आई भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। गुड इवनिंग निशा, ठीक है जी। मुझे लगता है मेरे सारे भाई इस सवाल को आसानी से कर पाएंगे। अच्छा बच्चों, अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे बी का मान पूछूं, अगर इसी सवाल में, सवाल को नहीं बदलना, इसी सवाल में बच्चों अगर हम आपसे यहां पे बी का मान पूछते हैं, बी का मान, तो आप बताओ बी का मान क्या है कि 15% की दर से कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया था। अगर आपसे बी का मान पूछे तो क्या होगा, जल्दी से बताएं। 15% की दर से कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया था, जल्दी से बताओ। हाँ जी बिल्कुल, एग्जाम का पूछ, 15% की दर से कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया था। बी की वैल्यू, अगर आपको बी की वैल्यू निकालनी है तो ए का मान जीरो करना है। बढ़ती डायरेक्शन में काम करो। देखो बढ़ती, कहां बढ़ रहा है बी की वैल्यू, 15% से 22% ब्याज। अगर बी में 7% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा, बी इन्वेस्टमेंट बी में 7% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा तो ऑटोमेटिकली ए में देखो 22 से 15 7% कम हो जाएगा।
7% कम हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। टोटल से मैं देखो 22 15 37 15 22 37, अगर ये 15% पैसा ए में इन्वेस्ट ना करके 15% भी अगर बी में ही इन्वेस्ट किया गया होता, बी में ही इन्वेस्ट किया गया होता, तो बताओ कितना ब्याज आपको एक्स्ट्रा मिलता, कितना ब्याज आपको एक्स्ट्रा मिलता। जब यहाँ 7% ब्याज बढ़ा है तो 105 रुपए बढ़े 15 गुना, 7 गुना 15 105, हमें 15% का 15 गुना, 15 का 15 गुना 225 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो इन्वेस्टमेंट बी पर कितना ब्याज हो गया 22 और 15 37%। ऑटोमेटिकली देखो ए में 0% हो चुका है, देखो टोटल सेम है 22 15 37 15 22 37 0 जमा 37 37। क्लियर है। आप बोलोगे हाँ सर बताओ अगर मैं बी में इन्वेस्टमेंट बी पर 37% ब्याज लेता हूं तो कितना ब्याज मिलेगा बताइएगा। 2445 में 105 और 225 330 जोड़ेंगे, 225 और 105 330 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2775 रुपए 2775 रुपीज 2775। 225 और 105 330 330 आप जोड़ दो, यानी कि इन्वेस्टमेंट बी का 37% 2775 है। बी की इन्वेस्टेड राशि का 37% 2775 है। बताओ कितने गुना। तो आप कहोगे सर 37 छिक्का हो गया जी 222, बच गया 55। 37 छिक्का हो गया जी 222, 222, 37 सत्ते चला जाएगा क्या, 210 और 49, हाँ ये तो 7 बार चला जाएगा, 7 बार चला जाएगा, 210 और 49 259। तो बचेगा कितना मेरे दोस्तों, ये बचेगा फिर आपका 18, तो 37 पंजे 185, 75 गुना 75, तो 1% के लिए 75 है, 100% के लिए 7500 रुपए। तो बी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया 7500 रुपए, सवाल का आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है सभी बच्चों को आसानी से समझ में आया है। मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं, एक आपके लिए, इसको खुद से ट्राई करना। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, यहां पे सारे ही मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन से बनाओ। अबे 15वां सवाल बहुत खतरनाक है भाई, बहुत खतरनाक सवाल है। ये सवाल 2015 के प्री में आया था सीजल में, उसके बाद ये शायद ही भारत में कोई पुलिस का पेपर ऐसा हो जिसमें सवाल ना आया हो। ठीक है भाई। अब देखो किसी टाइप को फॉलो नहीं करता, ये एक सड़क छाप सवाल है जिसका कोई सिर पैर नहीं, बस आपको सॉल्व करना है। बताओ, एक मनी लेंडर क्लेम्स टू लेंड मनी एट द रेट ऑफ 10% per annum simple interest. However, he takes the interest in advance when he lends a sum for 1 year. At what interest rate does he lend the money actually? एक बनिया एक साहूकार 10% ब्याज की दर से पैसा उधार देता है। एक साहूकार 10% ब्याज की दर से पैसा उधार देता है, मतलब क्या हुआ, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। एक साहूकार 10% साधारण ब्याज की दर से पैसा उधार देता है, तो इसका बेसिक सा मतलब है कि अगर आपने 10 रुपए एक आदमी को उधार दिए हैं तो एक साल में आप 1 रुपए ब्याज ले लोगे, यानी कि एक साल बाद आप उस आदमी से 11 रुपए वापस लोगे, 11 रुपए। ये मतलब हुआ, ये सिंपल जिंदगी। अगर आप 10% ब्याज की दर से पैसा उधार दे रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है, अगर आप 10 रुपए उधार लोगे तो एक साल के बाद आप उससे 1 रुपए ब्याज लोगे, यानी कि एक साल बाद आप उससे 10 और 11 रुपए लोगे, सूद समेत 10 रुपए प्रिंसिपल प्लस 1 रुपए ब्याज, 11 रुपए ब्याज लोगे। ये सिंपल जिंदगी है। लेकिन बनिया बड़ा चालाक है, लाला जी बड़े चालाक है। वो क्या कर रहे हैं, हालांकि वह 1 वर्ष के लिए पैसा उधार देता है और ब्याज एडवांस में लेता है, वो ब्याज एडवांस में लेता है। तो आपसे पूछा है कि किस ब्याज की दर से एक्चुअली पैसा उधार दिया गया है। लाला जी के पास आप गए, लाला जी 10 रुपए उधार दे दो। लाला जी कहेंगे भाई 10 रुपए में उधार दूंगा, ब्याज लूंगा 10% का, 10 रुपए पर मैं आपको 10% ब्याज लूंगा 1 रुपए, लेकिन भाई मैं तो ब्याज एडवांस में लूंगा। तो 10 रुपए उधार चाहिए ना भाई, 10 रुपए पे 1 रुपए ब्याज बनता है। 1 रुपए ब्याज मैंने ये रख लिया जिम में, मैंने 1 रुपए ब्याज ले लिया, ये 9 रुपए बचे, ले ये 9 रुपए ले जा तू, ये 9 रुपए ले जा। एक साल बाद क्या करना तू, मुझे ये 9 रुपए ले जा मेरे दोस्त, और एक साल बाद जो है तू मुझे 10 रुपए लौटा देना। लाला जी ये कह रहे हैं, बात समझ में आई। लॉजिकली सुनो, होना क्या चाहिए कि आपने 10 रुपए 10 का नोट दिया और आपने एक साल बाद 1 रुपए ब्याज ले लिया। लाला कह रहे ना ऐसा चक्कर ना भाई, ब्याज लूंगा एडवांस में, तो 10 रुपए उधार चाहिए ना, 10 रुपए उधार चाहिए तो ले जा, लेकिन 10 रुपए पे 1 रुपए ब्याज बनता है, मुझे 1 रुपए तुरंत ब्याज चाहिए, बचा 9 रुपए, 9 रुपए ले जा तू, अब 9 रुपए उधार ले जा, और एक साल बाद क्या करना, तू मुझे 10 का नोट लौटा देना। भाई 10 रुपए 1 रुपए ब्याज बनता, मैंने ब्याज पहले ले लिया, बाकी तू ले जा, और बाकी 10 रुपए जो है तू मुझे लौटा देना एक साल के बाद। यानी कि लाला जी अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं कि 9 रुपए पर ही 1 रुपए ब्याज वसूल ले रहे हैं लाला जी। 9 रुपए देकर ही आपसे लाला जी 1 रुपए ब्याज ले रहे हैं। तो ब्याज की जो एक्चुअल में दर है वो 1/9, 11 सही 1/9% है। डी ऑप्शन आंसर। कितना बेहतरीन लॉजिकल सवाल है ये। मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आया है। नेक्स्ट अगला टाइप, सवाल नंबर 16 बच्चों, करेंगे जल्दी से। अगला क्वेश्चन बनाओ, अगला टाइप बिल्कुल बेसिक सवाल, जल्दी से करेंगे। ए 90,000 रुपए 5% की दर से 4 साल के लिए उधार लेता है, वह उसे 7% की साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए बी को उधार देता है। उसको प्राप्त होने वाला लाभ रुपए में ज्ञात कीजिए। देखो सवाल बहुत आसान, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो आपको 5-6 सवाल ऐसे मिल जाएंगे, इजी क्वेश्चन है एकदम। होता क्या है ना, आदमी भी करते हैं, गांव में भी ऐसे करते हैं, कम ब्याज की दर से पैसा उधार ले आएंगे और ज्यादा ब्याज की दर से पैसा उधार देंगे, तो बीच में जो भी होगा उतना वो क्या कमाएंगे, फायदा कमाएंगे। एक आदमी ए है, वो 90,000 रुपए उधार लेता है। एक आदमी ए है जो 90,000 रुपए उधार लेता है, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। कितने ब्याज की दर से, 5% की दर से पैसा उधार लिया। जैसे ही उसने पैसा उधार लिया, तुरंत अपने गांव में आके दूसरे आदमी को पैसा उधार दे दिया। एक हाथ से उधार लिया, दूसरे हाथ से पैसा उधार दिया। अब उधार देता है कितने, 7% ब्याज की दर से उधार देता है। कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। तो आप ये बताओ कि उसको प्रॉफिट कितना होगा, कितना लाभ उसको होगा। 5% की दर से उधार लिया था, उधार दिया 7% की दर से। 5% और 7% अंतर कितना है, 2%। हर एक साल में 2% का फायदा होगा, हर एक साल में 2% का फायदा होगा। आप बताओ कि 5% की दर से पैसा लाओगे और दूसरे आदमी को 7% की दर से पैसा उधार दोगे, तो बीच में 2% जो बचेगा उसे अपने पॉकेट में रखोगे कि नहीं लोगे। तो हर साल 2% का फायदा होगा। कितने समय के लिए पैसा उधार लिया है, दिया है 4 साल के लिए, तो 4 साल में कितना फायदा होगा, 8%। तो 90,000 रुपए पर एक 8% फायदा होगा, 90 अट्टे 72, 7200 रुपए, 7200 रुपए का फायदा होगा। बिल्कुल बेसिक सवाल, समझ पाए बच्चों, कर लोगे। ए ऑप्शन,
ये आसान है। अगर आपको समझ में आया तो सारे बच्चे कमेंट में यस लिख देंगे। अगर आपको ये सवाल समझ में आया है तो सब बच्चे कमेंट में यस लिख देंगे, यस। ठीक। अब इसी टाइप का एडवांस सवाल, एक ये तो इजी था, इसी टाइप का एक एडवांस क्वेश्चन भी बनता है, वो करके बताएं। सवाल नंबर 17 बताओ जल्दी से। देखते हैं इसका लॉजिक कितने बालक सोच पाएंगे। टाइप सेम है मेरे दोस्त। पिंटू जी अगर आप ये भी नहीं समझ पा रहे हैं तो पढ़ने में तो आप बेकार हो ही, आप व्यापार में भी बेकार हो, मतलब आपकी जिंदगी ही बेकार है, आप आदमी ही बेकार हो, आप आजीवन गरीब रहने वाले हो। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पढ़ा लिखा तुम्हारी समझ में आने की जरूरत नहीं है। कोई सड़क छाप आदमी भी जिसने कभी जीवन में कोई पढ़ाई नहीं करी, अनपढ़ आदमी भी सवाल को सॉल्व कर सकता है खुद से समझ के। इस सवाल को ना समझ पाने का मतलब है कि आप पढ़ाई में तो बर्बाद हो ही, आप जिंदगी के व्यापार में भी बर्बाद रहोगे। आजीवन गंपल सी बात है कि तुम 5% की दर से पैसा उधार ले आए और दूसरे आदमी को 7% की दर से दे दिया, तो बीच में 2% आप एक्स्ट्रा ब्याज ले रहे हो कि नहीं? 2% फायदा कमाओगे एक साल में, 4 साल में कितना फायदा कमाओगे? 8%। एक और सवाल इसी का करेंगे 17वां। नहीं, लेकिन पढ़ने पे ध्यान के अलावा और जितनी बातें हो सकती है उस पर ध्यान देना है। क्लास में आके ना कुछ बोलना है ना कुछ कहना है, केवल सुनना है और पढ़ना है और चले जाना है। कब क्या चीज होगी, कैसे होगा, वो मुझ पे छोड़ दो। तुम चिंता क्यों करते हो? चुपचाप मुर्दे की तरह बैठे रहो बस और पढ़ो। ये बेस्ट टाइम बढ़ा सकते हैं, ये 8 चैप्टर कब होगा, ये कर क्यों कहना, क्यों पूछना, क्या करोगे जान के? हो जाएगा सब, बस चुपचाप मुर्दे की तरह पढ़ते रहिए आप। नो क्वेश्चन आस्क्ड, नो आंसर गिवन। चले करेंगे जल्दी से। अब सवाल समझे, बहुत ही बेहतरीन और लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। गिरी ने गौरव से 4 साल के लिए 16% की दर से 7800 रुपए उधार ली। गिरी ने उधार लिया गौरव से 4 साल के लिए, उसने इसमें कुछ पैसा मिलाया और 19% की दर से 4 साल के लिए आजम को उधार दे दिया 19% की दर से। इससे जो है गिरी को 1601 रुपए का फायदा हुआ। गिरी को कितना फायदा हुआ? 1601 रुपए का फायदा हुआ। ज्ञात करें उसने कितना पैसा मिलाया था गिरी ने। बहुत बड़ा सवाल है। देखो गिरी है बिचौलिया, गिरी एक बंदा है, गिरी एक बंदा है। गिरी ने गौरव से 7800 रुपए उधार लिए। गिरी ने गौरव से पैसा उधार लिया, कितना पैसा उधार लिया? 7800 रुपए। कितने ब्याज की दर से? 16% ब्याज की दर से 4 साल के लिए। गिरी ने गौरव से कितना पैसा उधार लिया? 7800 रुपए उधार लिया 4 साल के लिए 16% की दर से। अब 7800 रुपए उधार लेने के बाद गिरी ने इसमें कुछ पैसा ऐड किया। गिरी ने 7800 रुपए में उधार लेने के बाद कुछ पैसा ऐड किया है, कुछ पैसा मिलाया है। कुछ पैसा मिलाने के बाद गिरी ने पैसा उधार दे दिया आजम को। कितने ब्याज की दर से? 19% ब्याज की दर से। पूरी पिक्चर दिखा रहा हूं ये। तो बताओ गिरी को कुल 1601 रुपए का फायदा। गिरी को टोटल कितना फायदा? 1601 रुपए का। तो पूछा कितना पैसा मिलाया गया था। अब आप सोचो, देखो मिलाने वाली बात भूल जाओ। गिरी 16% की दर से पैसा उधार लेता है और 19% की दर से आदम को पैसा उधार दे देता है, तो गिरी बीच में 3% का प्रॉफिट कमाता है। कम ब्याज की दर से पैसा उधार लेते हो, दूसरे आदमी को ज्यादा ब्याज की दर से दे देते हो। आप पैसा उधार देने के बाद पैसा लोगे, लेने के बाद पैसा लौटाओगे भी, तो बीच में जो 3% एक्स्ट्रा ब्याज बचेगा वो आप अपने पास रखोगे कि नहीं? यानी कि कितने साल के लिए? 4 साल की कहानी चले तो 1 साल में 3% पैसा ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा, 4 साल में कितना? 12%। तो 7800 रुपए पर गिरी को 12% का फायदा हो जाएगा। 1 साल में 3% का 16% पैसा उधार लिया, 19% पे दे दिया, 4 साल में कितना फायदा होगा? 12%। तो 7800 रुपए उधार लेते गिरी ने, तो 7800 रुपए पर गिरी को कितना फायदा होगा? 12%। कितना होता है 7800 का 12% बताओ? 840 और 96, 836, सॉरी 900, कितना आ जाएगा? 878 गुणा 12 हो जाएगा 840 और 96। 840 में 100 जोड़ेंगे, 940 से 4 कम, 936 रुपए। तो गिरी को 936 रुपए का प्रॉफिट होगा। गिरी को कितना फायदा होगा? 936 रुपए का। लेकिन सवाल तो कह रहा है गिरी को 1601 रुपए का फायदा हुआ। सवाल तो कह रहा है 1601 रुपए का फायदा हुआ। तो बताओ कितना फायदा एक्स्ट्रा हुआ? 1601 में से 936 घटाओ, 11 में से 6 गया 5, 9 में से 3 गया 6 और 15 में से 9 गया 665 रुपए। गिरी को 665 रुपए का एक्स्ट्रा फायदा हुआ। आप बताओ 665 रुपए एक्स्ट्रा फायदा कहां से हुआ है? तो आप कहोगे सर पैसा जो मिला है ना, जो एक्स्ट्रा पैसा ऐड किया है गिरी ने अपनी तरफ से, उसकी वजह से ये एक्स्ट्रा फायदा क्यों हुआ है गिरी को 665 रुपए? कि गिरी ने जो पैसा अपनी तरफ से मिलाया था उसकी वजह से गिरी को एक्स्ट्रा फायदा हुआ है। जो पैसा गिरी ने अपनी तरफ से मिलाया है उसको तो गिरी को किसी को नहीं लौटाना भाई। 7800 रुपए ही तो गिरी को लौटाने पड़ेंगे गौरव को। जो पैसा गिरी ने अपनी तरफ से ऐड किया है उसको तो किसी को लौटाना नहीं है, उस पर जितना भी ब्याज मिलेगा गिरी अपनी पॉकेट में रखेगा सीधा का सीधा। तो यही सवाल का लॉजिक है कि गिरी ने जो पैसा ऐड किया है, इस ऐड किए गए पैसे पर जो भी ब्याज लगेगा उसे गिरी अपने पास रखेगा। यानी कि ब्याज गिरी ने आजम को कितने ब्याज की दर से पैसा उधार दिया है? 19% ब्याज की दर से पैसा उधार दिया है। यानी कि गिरी ने जो पैसा ऐड किया है उस पर गिरी 1 साल में 19% ब्याज लेगा। तो गिरी 4 साल में, क्योंकि 4 साल के लिए पैसा उधार दिया, गिरी 4 साल में कितना पैसा ब्याज लेगा? 76%, 1976%। यानी कि गिरी ने जो पैसा ऐड किया है उसका 76% 665 रुपए के बराबर है। गिरी ने जो पैसा ऐड किया है उसका 76% 665 रुपए के बराबर है। गिरी ने जो पैसा अपनी तरफ से ऐड किया है उसको तो चुकाने का कोई मतलब नहीं, उस पर जो भी फायदा होगा गिरी सीधा सीधा अपने पॉकेट में रखेगा। गिरी ने आजम को 19% की दर से उधार दिया है, तो गिरी 1 साल में 19%, 4 साल में 76% ब्याज कमा लेगा। जो भी पैसा उसने ऐड किया है कमाएगा 665 रुपए का, तो 76% की वैल्यू 665 रुपए के बराबर है। कितने गुना? 19 से काट लेते हैं, 19 चौक 76, 19 57, 19 पंजे 95, 4% की वैल्यू 35 है, तो 100% की वैल्यू कितनी? 25 से गुणा, दोनों 25 से गुणा कर देंगे। 35 गुणा 25 कितना आएगा मेरे दोस्तों? तो आप होगे सर 750 और 125, 750 और 125, 875 रुपए सवाल का आंसर है। अपन लोग ये कह सकते हैं कि गिरी ने 875 रुपए मिलाए थे, बात समाप्त। बहुत बढ़िया सवाल है। ये चीज आपको मैंने कल समझाने के लिए लिखी है, लिखनी नहीं थी, क्योंकि लॉजिक आप खुद से दिमाग में सोच सकते हो। 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, एक इजी टाइप वाला और एक उसी पे एडवांस लेवल का। इसके अलावा कोई सवाल इस पे बनेगा नहीं, गारंटी हमारी है।
पढ़ाता मैं सब कुछ हूं, कोई टैग छोड़ता नहीं, मैं बालक ही पढ़ने लायक नहीं है, बालक ही पढ़ने लायक नहीं है, पढ़ता ही नहीं बालक, सब कचरा बालक भरा पड़ा है। अगला सवाल, सवाल नंबर 18 है, अगला टाइप करके बताएंगे कौन करेगा। 18 नंबर क्वेश्चन, मिसलेनियस वैरायटी के सवाल है, इस टाइप के भी हम 2 क्वेश्चन लेंगे। सवाल सीजल 2030 के प्री में आया था, बनाओ। एक साल में 19% निलेश जी, ग्रीन आजम को 19% की दर से उधार दिया, 4 साल में 1976%। कृपया सवाल पढ़ें। अगला बनाए बच्चों। वेरी गुड रोहित। एक आदमी ने पहले साल के दौरान 5% ब्याज की दर पर ऋण लिया, जिसे दूसरे वर्ष से आगे के प्रत्येक वर्ष में 0.5% साधारण ब्याज की वृद्धि की जाती है। 4 साल के बाद उसने कर्जे को पूरी तरीके से चुकाने के लिए कुल ब्याज के रूप में 4600 रुपए का भुगतान किया। कुल कितना ऋण था? बहुत अच्छा सवाल है, गजब का क्वेश्चन, 2023 प्री का। एक आदमी ने, सवाल पढ़ो, एक आदमी ने लोन लिया, पहले साल के दौरान ब्याज की दर 5% है, पहले साल के दौरान, विद एन इंक्रीज ऑफ 0.5% सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर फ्रॉम द सेकंड ईयर, और दूसरे साल से हर साल ब्याज की दर 0.5% बढ़ जाती है। एक आदमी ने पैसा उधार लिया, पहले साल जो ब्याज की दर है पहले साल के दौरान 5% है, 5% की दर से उधार लिया था, और दूसरे साल से जो है ईच ईयर ब्याज की दर 0.5% बढ़ जाएगी। तो पहले साल 5% ब्याज है, दूसरे साल कितना ब्याज देना पड़ेगा? 0.5% बढ़ा दो 5.5%, तीसरे साल कितना ब्याज देना पड़ेगा? फिर 0.5% बढ़ा दो, 5.5 में 0.5 ऐड करेंगे 6%, फिर चौथे साल कितना ब्याज देना पड़ेगा? फिर 0.5% बढ़ा दो 6.5%। इस हिसाब से 4 साल में कितना ब्याज देना होगा? 4 साल में कुल ब्याज देना पड़ेगा मेरे दोस्तों यहां पर 5 6 11 और 6.5 और 5.5 12, यानी कि 11 12 23%। तो 23% आपको ब्याज देना पड़ेगा 4 सालों में। सवाल के अनुसार ब्याज कितना देना पड़ेगा? ब्याज के रूप में 4600 रुपए देने पड़े, तो 23% की वैल्यू 4600 रुपए है, ठीक है। तो आपसे पूछा कुल कर्जा कितना था? 23% के लिए 4600 रुपए 200 गुना, तो कुल कर्जा था 100%। 100% की वैल्यू भी 200 गुना है, यानी कि 20,000 रुपए का कुल कर्जा था। पहला ऑप्शन सवाल का आंसर है, बिल्कुल बेसिक सवाल, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ए हर कोई बालक कर पाए, ये इजी सवाल था। इसी का एक एडवांस वर्जन लेंगे, सवाल नंबर 19 करो जी। इसी का एक एडवांस वर्जन सवाल नंबर 19 करके बताएंगे जल्दी से। 20,000 रुपए हर बच्चे का आ गया, वेरी गुड। मधु कह रहे 29 सेकंड में हो गया, ज्यादा लग गया भाई। एक A banker lends 4,000 at simple interest to customer. The rate of interest for the first year is X%, for the second year is X plus 3%, for the third year is X plus 6%, and so on. At the end of 6th year के एंड में कस्टमर ने 7480 रुपए पे किए हैं बैंकर को और अपना कर्जा खत्म कर लिया। क्लियर हिज डेब्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का मान ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल। एक ग्राहक ने एक बैंकर से 4,000 रुपए उधार लिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक बैंकर ने एक ग्राहक को साधारण ब्याज पर 4,000 रुपए उधार दिए। कितने रुपए उधार दिए बैंक वाले ने? बैंक वाले ने कस्टमर पकड़ा, उसको 4,000 रुपए उधार दे दिए। पहले साल ब्याज की दर X% है, पहले साल ब्याज की दर कितनी है? X%। दूसरे साल ब्याज की दर कितनी है? X plus 3%, X plus 3%। तीसरे साल ब्याज की दर कितनी है? X plus 6%, एंड सो ऑन। ये चलता है, यानी कि हर साल क्या हो रहा है? हर साल ब्याज की दर 3% बढ़ रही है। छठे साल के अंत में ग्राहक को कर्जा खत्म करने के लिए बैंक वाले को 7480 रुपए चुकाने पड़े, यानी कि 6 साल बाद इतना अमाउंट वापस करना पड़ा है। 6 साल बाद अमाउंट है। आपसे पूछा एक्स का मान, पहले साल X% ब्याज है, दूसरे साल X plus 3%, तीसरे साल X plus 6%, चौथे साल क्या होगा? फिर X plus 9%, पांचवें साल क्या होगा? फिर 3 बढ़ जाएगा X plus 12%। अब बताओ फिर छठे साल क्या होगा? बताइए बच्चे, X plus 15%। तो आप मुझे बताओ कि 6 साल में टोटल ब्याज कितना हो गया? ये 6 साल में टोटल ब्याज कितना हो गया? जल्दी से जवाब देंगे। 6 साल में टोटल ब्याज कितना होगा? जोड़ो। 6 साल में टोटल ब्याज कितने परसेंट हो गया? जल्दी से जवाब देंगे, सब लोग जोड़ेंगे। एक्स कितनी बार है? 6 बार, 6x। अब बताओ ये क्या हो जाएगा? 3 15 18, 6 12 18 और 9 अभी 36 और 9 45%, 6x प्लस 45%, 6 सालों का टोटल ब्याज आ जाएगा। जोड़ के जोड़ सकता हूं मैं, आसानी से जोड़ सकता हूं इसको। x कितनी बार है? 6 बार, 3 15 18, 6 12 18 और 9 18 18 36 9 45, तो 6 साल में जो टोटल ब्याज है 6x प्लस 45% है। अब सुनो, बैंक वाले ने 4,000 रुपए उधार दिए ग्राहक को, 4,000 रुपए, ठीक। और कितना मेरे दोस्तों ग्राहक ने कितना वापस किया? 6 साल बाद 7480 रुपए वापस किया। तो 4,000 रुपए पर ब्याज कितना दिया उसने? 7480 में से 4,000 घटाओ, 7480 में से 4,000 घटाएंगे, 3,480 रुपए ब्याज दिया ग्राहक ने। परसेंटेज में कितना ब्याज दिया? 6 सालों में इंटू 100%, आ जाएगा भाई। 4,000 रुपए उधार लिए थे ग्राहक ने, 6 साल बाद 7480 रुपए चुकाए, तो 6 साल में ब्याज कितना दिया? इंटरेस्ट कितना दिया? 3480 रुपए। 4,000 पर 3480 रुपए, परसेंटेज में कितना आ जाएगा? ये तो आ जाएगा 4 8 32, 4 7 28, 87%। तो ग्राहक ने 6 साल में 87% ब्याज चुकाया है, जबकि चुकाया कितना? 6x प्लस 45%। 6x प्लस 45 की वैल्यू 87% है। 4 8 32, 4 7 28, यहां से कितना आएगा? 6x बराबर आ जाएगा भाई 87 में से 45 घटाएंगे तो आ जाएगा 2, और 8 में से 4 गया 42। एक्स का मान आ गया 42/6, यानी कि 7। एक्स की वैल्यू 7 है। बी ऑप्शन सवाल का आंसर है। बिल्कुल बेसिक सवाल, सब बच्चे समझ पाए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे लगता है इस टाइप का सवाल आप कर लोगे। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 20 करके बताएं, ठीक है। ऑल दीज आर मिसलेनियस क्वेश्चंस, इनको आप तभी करें जब आपने टाइप वाइज जो है सारी सवाल पढ़ लिए। ये सवाल नंबर 20 है, देखो कितना सरल सवाल है। ये सवाल मेंस 2021 के पेपर में आया है, एज इट इज, सीजीएल के मेंस में। बताइए, 20,000 और 40 साल की राशियों को 3 साल के लिए 10% और 15% की ब्याज दर पर दिया गया है। कुल साधारण ब्याज कितना है? बताओ जी, हद होगी सवाल में। सम 20,000 and 40,000 आर गिवन ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% एंड 15% पर एनम रेस्पेक्टिवली फॉर 3 इयर्स। व्हाट विल बी द टोटल सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल गुना रेट परसेंट गुना टाइम, कुल साधारण ब्याज। 20,000 रुपए 40,000 रुपए उधार दिए, कितने साल को उधार दिए? 3 साल के लिए। ब्याज की दर 10%, एक साल में 10% ब्याज है तो 3 साल में कितना होगा? 30%। 30%। एक साल में अगर 15% ब्याज है तो 3 साल में कितना होगा? 15 या 45। 40,000 रुपए पर 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 45%। अब बताओ 20,000 रुपए का 30% कितना होता है? 6,000 रुपए। 6,000
40,000 रुपए का 45% क्या होगा? 45 चौका 180, 18,000। तो कुल सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 6 प्लस 18, 24,000। सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, 24,000। मतलब इससे बढ़िया सवाल तो प्री के पेपर में आ रखे, नहीं आ रखे? हाँ जी, इससे अच्छे सवाल मेंस के प्री के पेपर में आए हुए हैं। तो मेंस में कितना इजी पूछ लिया। तो कभी कभी एग्जामिनर सनक जाता है, कुछ भी करता है, ठीक है ना। अब एक सवाल और पूछूंगा, देखो ये 2023 के मेंस में आया सीजल में, ठीक है ना। भाई किसी टाइप का सवाल थोड़ी ना है ये जो आपके सामने करेंगे। दो छोटे छोटे सवालों को मिक्स कर दिया है। ये क्वेश्चन सीजीएल 2023 के मेंस के पेपर में आया है, बताएं। बहुत दो छोटे छोटे सवालों को यहां पर मिक्स कर दिया, बनाओ जी। कौन करेगा? 2800 रुपए पर 10% की दर से 3 साल में साधारण ब्याज एक्स है, और 6200 रुपए पर 14% की दर से वाई सालों में सिंपल इंटरेस्ट 1736 है, वाई सालों में, ठीक है। तो एक्स बटे वाई का मान क्या है? दो अलग, बिल्कुल ही दो अलग सवालों को यहां पे मिक्स किया गया है। अपन को एक्स बटे वाई निकालना है। एक्स क्या है? 2800 रुपए पर 10% की दर से 3 साल का ब्याज है एक्स। तो आप बताओ एक्स क्या आएगा? व्हाट इज एक्स? 2800 रुपए पर 10% के हिसाब से 1 साल का ब्याज है, 3 साल का ब्याज क्या होगा? मल्टीप्लाई बाई 3 सालों का ब्याज हो गया, ठीक है। वाई क्या है? वाई आपके साल है, समय। बोला है 6200 रुपए पर 14% की दर से सिंपल इंटरेस्ट 1736 रुपए है। एक्स बटे वाई क्या होगा मेरे दोस्तों? वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ? आपको टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिला है बेटा 1736 रुपए। टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 1736 रुपए। एक साल में कितना है? 6200 रुपए पर एक साल में ब्याज होगा 14%। मैंने क्या बोला था कि टोटल ब्याज को एक साल के ब्याज से भाग दीजिए। टोटल ब्याज कितना मिला? 1736 रुपए। एक साल में कितना ब्याज है? एक साल में ब्याज है 6200 रुपए का 14%। एक साल में ब्याज है 6200 रुपए पर 14%। ये वाई का मान आ गया। ये एक्स का मान है, ये वाई का मान है। सवाल में पूछा एक्स बटे वाई, यानी कि इन दोनों को डिवाइड करना था। ये था मेरे दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप पूरी कैलकुलेशन करो फिर मेरे दोस्तों तब करो। जब मुझे डिवाइड ही करना है तो मैं कैलकुलेशन क्यों करूंगा? मैं तो अब करूंगा कैलकुलेशन। परसेंटेज 2 जीरो कटेगा, एक सेकंड, ये परसेंटेज 2 जीरो कैंसिल आउट, ये परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल आउट, ठीक है जी, चलेगा। अब मेरे दोस्तों नीचे 62 गुणा 14 है, ये 62 गुणा 14 जो है ये ऊपर पहुंच जाएगा 62 गुणा 14। बोलेगा, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब यहां पर मेरे दोस्तों 31 से तो कटना ही कटना है, क्योंकि 62 आ रहा है ना। हालांकि 62 से भी काट सकते हैं। तो 62 से 1736 है, तो 62 दूनी 124, बचेगा कितना? 9, और 6 में से 3, ये 3। तो मेरे दोस्तों कितनी बार जाएगा फिर ये आपका? 6 बार चला जाएगा। 6 बार आपका नहीं, 62 दूनी 124, 13 में से 4 गया 9, और यहां पे बचेगा फिर आपका 6 में से 2 गया 4, 496। तो ये आपका 8 बार जाएगा जी, 28। 28 से 28 कट गया। 14 तिया 42 दुसाम 420, सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। 14 तिया 42 दुसाम 420 इसका करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। समझ में आया? 370 कैसे होगा गधे? ऊपर जब 7 दिखाई दे रहा है तो 7 का मल्टीपल तो आना ही था। सवाल में कुछ भी दम नहीं, एकदम सरल सवाल था। ये मींस का क्वेश्चन था। एक्स और वाई की वैल्यू अलग निकाली। अब देखो दो सवाल आपसे पूछता हूं, 22वां। दोनों ही सवाल सीचसल 2023 के प्री में आए हैं और बहुत ही भयंकर और अच्छे सवाल हैं। सीचसल 2023 प्री के मिसलेनियस क्वेश्चंस करके बताएं। देखते हैं इस सवाल का आंसर कौन बता पाएगा। आधे बच्चों को तो सवाल ही नहीं समझ में आएगा कि सवाल कह क्या रहा है, और है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। बताओ बेटे, बनाओ। टी साल में एक राशि पर 10% की दर से साधारण ब्याज मूल राशि का 5/8वां हिस्सा है। आई बात समझ में? इन टी ईयर्स द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन ए सर्टेन अमाउंट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इज 5/8 ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, टी साल में 10% के हिसाब से जो ब्याज मिलता है वो प्रिंसिपल का 5/8 है। यदि ब्याज की दर 10% की 3/4 कर दी जाए, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट को 10% का 3/4 कर दें, और साधारण ब्याज वही रहे, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट वही रहे, तो बदले हुए मूल्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यानी कि सवाल में टी की वैल्यू आपसे पूछी है कि टी में क्या बदलाव होगा। ध्यान से सुनिएगा। इस सवाल में देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, यही होता है। अब इस सवाल में प्रिंसिपल मूलधन को नहीं बदला गया है, मूलधन को नहीं बदला गया। हमने ब्याज की दर को 10% का 3/4 कर दिया। पहले ब्याज की दर 10% थी, हमने ब्याज की दर को 3/4 कर दिया। साधारण ब्याज वही रहे, सिंपल इंटरेस्ट सेम रहे। आप बताओ, दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, एक संख्या जिस अनुपात में बदलेगी दूसरी उसकी रिवर्स अनुपात में बदलेगी। हमने ब्याज की दर को 3/4 कर दिया। ब्याज की दर थी पहले 10%, हमने ब्याज की दर को 10% का 3/4 कर दिया, तो समय उल्टे अनुपात में हो जाएगा। समय 4/3 गुना हो जाएगा। देखिए समय अगर पहले 3 था तो समय 4 हो जाएगा। समय 4/3 गुना हो जाएगा, 3/4 गुना नहीं। समय पहले से 4/3 गुना हो जाएगा, सेम नहीं रहेगा, समय बदल जाएगा। यानी कि मुझे समय की एक्चुअल वैल्यू निकालनी है। अब बताओ मेरे दोस्तों, पहले समय कितना था? पहली लाइन जो दिया, क्या पहली लाइन का इस्तेमाल करके समय नहीं निकाल सकते? टी साल में 10% के हिसाब से जो साधारण ब्याज है वो प्रिंसिपल का 5/8वां हिस्सा है। एक बात का जवाब दो मेरे दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल का 5/8 है। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 5/8 है। 5/8 क्या होता है? 1/8 12.5%। 5/8 कितना होता है? 62.5%। अब बताओ सिंपल इंटरेस्ट जो मिला है वो 62.5% मिला है। आपको ब्याज कितना मिला है? 12.5%। साधारण ब्याज जो है वो प्रिंसिपल का मूल राशि का 62.5% है। सिंपल इंटरेस्ट है 62%। ब्याज की दर है 10%। एक बात बताओ, एक साल में 10% ब्याज है तो 62.5% ब्याज कितने साल में मिलेगा? डिवाइड कर दो। अगर एक साल में 62.5% ब्याज है, सॉरी एक साल में अगर 10% ब्याज है तो आपको टोटल ब्याज 62.5% मिला है, तो कितने साल में मिलेगा? 6.25 ईयर्स में। 6.25 ईयर्स में, यानी कि टाइम जो था वो 6.25 ईयर्स था मेरे प्यारे भाई। 6.25 ईयर्स, यानी कि पहले जो समय था वो था 6 सही 1/4 साल। 6 से 1/4 मतलब 4 से 24 से 25, 25/4 साल। पहले समय 25/4 साल था। बोलो क्लियर है? बात समझ में आई? ठीक है ना। आपसे पूछा अब समय क्या होगा मेरे दोस्तों, तो बताओ अब समय क्या हो जाएगा?
अगर 3 की वैल्यू 25/4 साल है, 3 की वैल्यू 25/4 साल है, तो 4 को ऊपर ले आओ, 3 नीचे आ जाएगा। 4 की वैल्यू आएगी 25/3 साल, यानी कि अब समय हो गया 25/3 ईयर्स। 25/3 मतलब हो गया 3 24, 8 सही 1/3 साल। तो अब जो टाइम है मेरे प्यारे भाई, इट इंक्रीजेस टू 8:1/3 है। टाइम जो है इंक्रीजेस टू आ रहा है, टू मतलब कि टाइम अब बढ़कर 8 सही 1/3 साल हो गया। ये आंसर है, टाइम बढ़ गया। सवाल का आंसर सी ऑप्शन है। यह सवाल केवल ऑप्शन मात्र से भी हो सकता है अगर हमने ब्याज की दर को 3/4 कर दिया। सिंपल इंटरेस्ट सेम है तो समय उल्टे अनुपात में होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 3/4 हो गया तो समय 4/3 गुना हो जाएगा। अगर पहले समय 3 था तो अब समय 4 हो जाएगा। समय सेम रहेगा नहीं, समय 4/3 गुना होगा, 3/4 गुना नहीं होगा। समय बढ़ेगा, समय 4/3 गुना हो गया। हमने ब्याज की दर अगर घटा दी है तो समय बढ़ाना पड़ेगा, तो समय डिक्रीज नहीं होगा, समय बढ़ेगा। एक ही ऑप्शन था ये, सी ऑप्शन। पूरा करने की जरूरत ही नहीं थी सवाल में। अच्छा सवाल है, समझने वाले समझ गए, गधे वाले जो है गधे तो हैं। आगे एक और सवाल, 23वां क्वेश्चन। ये भी सिक्स साल के पेपर में आया था। सारे सवाल नहीं आएंगे ऐसे, जैसे सिंपल इंटरेस्ट के 40 शिफ्टों में से सिंपल इंटरेस्ट की सपोज 25 शिफ्ट में सवाल आया डायरेक्ट, तो 25 में से समझो कि 8-10 शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन होगा मिसलेनियस। बाकी तो ज्यादा फिक्स टाइप के सवाल इन 25 ईयर्स। बहुत बढ़िया भयंकर, दो दो छोटे छोटे सवाल हैं। बोले साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 9 गुना हो जाती है 21 साल में, तो आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट में ब्याज की दर में कितना बदलाव आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आपसे पूछा, कितना चेंज आएगा यदि समान धनराशि को 12 गुना होना है 25 साल में। बताओ मेरे दोस्त, कोई धनराशि, अब बताओ पहले ब्याज की दर कितनी थी, कोई धनराशि 21 सालों में 9 गुना हो गई। अगर कोई धनराशि 21 साल में 9 गुना होगी तो ब्याज कितना मिला, 8 गुना। 8 गुना ब्याज मिला भाई, 1 रुपए 9 रुपए बन गए तो ब्याज कितना मिला, 8 गुना। कितने साल में, 21 साल में। एक साल में कितना ब्याज मिला, बट 21 ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। परसेंटेज में कितना ब्याज मिला, इंटू 100%। क्योंकि पहले ब्याज की दर ये थी 21 या 63 बचेगा 17 है भी, और फिर 21 अट्ठे 168 और 21 कम 21, यानी कि पहले ब्याज की दर ये थी 38.1%। अब बोला है यदि वही धनराशि 25 साल में अपनी ओरिजिनल वैल्यू से 12 गुना हो जाए तो ब्याज दर में कितना परिवर्तन होगा। यदि ब्याज की वही धनराशि 25 साल में 12 गुना होगी, अगर कोई धनराशि 12 गुना होगी तो ब्याज कितना मिला, 11 गुना। 1 रुपए 12 रुपए बन गए 12 गुना, तो ब्याज तो 11 रुपए मिला ना। 11 रुपए ब्याज कितने साल में, 25 साल में। तो एक साल में कितना ब्याज है, 11/25। 1/25 4% होता है, 11/25 44%। स्टैंडर्ड फ्रैक्शन नहीं थी, स्टैंडर्ड है भैया, मुझे याद अच्छी तरीके से 44%। तो ब्याज की दर पहले 38.1% थी, अब ब्याज की दर 44% होगी। तो बताओ ब्याज की दर में कितना परिवर्तन आया, ब्याज की दर 6% बढ़ गई, इंक्रीज भाई लगभग 6% बढ़ गई। परसेंटेज चेंज नहीं पूछा ब्याज की दर में, पूछा है ब्याज की दर कितनी बढ़ी, कितना चेंज आया। 38.1 से अगर ब्याज की दर 44% होगी तो ब्याज की दर कितनी बढ़ी है, 6% इंक्रीज। ये आंसर है, बात समाप्त। सवाल में कोई दम नहीं था, बच्चे देखते ही डर जाएंगे बस। सवाल नंबर 24 अगला क्वेश्चन बनाए। 24 और 25 दो सवाल हैं इस टाइप के, बनाओ जी। पहले ये 24वां, ये क्वेश्चन सेम टू सेम 2013 या 2014 के मीन्स में आया हुआ एज इट इज, ठीक है, टीसीएस से पुराने लेवल का सवाल है। बनाओ। कौन करेगा भाई साहब इस सवाल को। यदि ए ने पी रुपए उधार लिए एक्स% की दर से और बी ने क्यू रुपए उधार लिए हैं, क्यू का मान पी से बड़ा है वाई% की दर से, सिंपल इंटरेस्ट पे, सेम टाइम पर। तो आपसे पूछा कितने समय के बाद उनका अमाउंट, कितने समय के बाद अमाउंट ऑफ देयर डेब्ट विल बी इक्वल, कितने समय के बाद उनके कर्जे की राशि ऋण की राशि बराबर हो जाएगी, आपसे पूछा गया है। बहुत अच्छा सवाल, कौन करेगा। ए ने एक्स% की दर से पी रुपए और बी ने वाई% की दर से क्यू रुपए उधार लिए एक ही टाइम पर, कितने समय के बाद उनका अमाउंट बराबर हो जाएगा, जल्दी से जवाब दो। देखो चूंकि यहां वेरिएबल में है, आपको कंफ्यूजन ना हो तो बेसिक से बता देते हैं। भाई अमाउंट बराबर जो होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यही होता है। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या बच्चे, सिंपल इंटरेस्ट है प्रिंसिपल PRT/100, ऐसे लिख लो मेरे दोस्तों, PRT/100 ऐसे लिख लेते हैं। बोलिए, अब आप मुझे बताओ, मैंने मान लिया कि दोनों ने एक ही टाइम पर पैसा उधार लिया है, टी साल के बाद। टी साल के बाद उनके कर्जे की जो राशि है, उनका जो अमाउंट है, उनका जो डेप्ट है वो इक्वल हो जाएगा टी साल के बाद। नाउ लिसन केयरफुली, ए ने x% ब्याज की दर से पी रुपए उधार लिए। अगर ए ने x% ब्याज की दर से पी रुपए उधार लिए तो आप मुझे बताओ ए का अमाउंट कितना होगा। टी साल में ए का अमाउंट क्या होगा, पी प्लस कितने x% ब्याज की दर से, टी साल बाद ए का अमाउंट क्या होगा, ये टी साल बाद ए का अमाउंट हो जाएगा। पी प्लस पी ब्याज की दर x% है, समय टी साल है, बी ने उधार लिए हैं क्यू रुपए y% ब्याज की दर से। तो आप बताओ टी साल के बाद बी का अमाउंट क्या होगा, क्यू प्लस क्यू, ब्याज की दर है वाई, समय है टी/100, ये अमाउंट हो जाएगा। बोला ये गया कि बताओ कितने साल के बाद अमाउंट इक्वल होगा, इक्वल होना चाहिए, बस यही पूछा था, इसको बराबर कर देना है। हो गया, कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। आपसे टी का मान पूछा है, क्योंकि क्यू बड़ा है पी छोटा है तो बेटा पी को उधर ले जाते हैं, तो क्यू माइनस पी आ जाएगा। टी ये वाली चीज हम इधर ले आते हैं, इस चीज को इधर ले आते हैं मेरे प्यारे भाई। तो टी कॉमन, टी/100 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, ये पी एक्स ये क्यू वाई, पी एक्स माइनस क्यू वाई बचेगा, पी एक्स माइनस क्यू वाई बराबर राइट साइड में ये आ जाएगा। तो बताओ यहां से टी की वैल्यू क्या आएगी। टी का जो मान आएगा मेरे दोस्त, मैं पूरा लिख देता हूं चाहे, वैसे देखते पता चल गया कि ऊपर आएगा क्यू माइनस पी गुणा 100, ये उत्तर नहीं है, ये तो उत्तर नहीं है ना, ये उत्तर है। और नीचे आएगा पी एक्स माइनस क्यू वाई, ये भी उत्तर नहीं है। तो आंसर है पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन सवाल का आंसर है भाई। 100 ऊपर जाएगा, क्यू माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई नीचे आएगा, 100 इंटू क्यू माइनस पी बटे पी एक्स माइनस क्यू वाई साल। सरल है। चलो दोस्त एक और करेंगे लास्ट। चलो 27 क्वेश्चन तक करेंगे, बनाओ जी।
अब यहां पर भी सेम क्वेश्चन है, बस पिछला वाला सवाल वेरिएबल में था और यहां ये सारा सवाल डाटा में है। ये सवाल सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 2022 के पेपर का है, एज इट इज। मुझे हर बच्चे से इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, जल्दी से बताएंगे। एक आदमी 80,000 रुपए की राशि को 24% और 91,000 रुपए की राशि को 20% पर निवेश करता है। बोला राशि कितने साल में बराबर हो जाएगी, कितने सालों में अमाउंट इक्वल हो जाएगा। एक आदमी ने 80,000 रुपए इन्वेस्ट किए 24% ब्याज की दर से और 91,000 रुपीज इन्वेस्ट किए 20% ब्याज की दर से, कितने साल में अमाउंट बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। देखिए, एक ये जो पैसा इन्वेस्ट किया गया 80,000 रुपए और 91,000 रुपए, इस पैसे के बीच में कितना डिफरेंस है, 11,000 रुपए का डिफरेंस है। प्रिंसिपल के बीच में कितना डिफरेंस है, 11,000 रुपए का डिफरेंस है मेरे प्यारे भाई। अगर यहां 11,000 रुपए ब्याज ज्यादा मिल जाए, अभी क्या है ये 80,000 रुपए इन्वेस्ट किए 91,000 रुपए, यहां 11,000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया। अगर यहां 11,000 रुपए ज्यादा ब्याज मिल जाए तो देखो अमाउंट बराबर हो जाएगा। अमाउंट बराबर है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल में 11,000 का डिफरेंस है, यही अगर 11,000 का डिफरेंस ब्याज में मिल जाए तो अमाउंट इक्वल हो जाएगा। अगर यहां 11,000 रुपए ब्याज ज्यादा मिल जाता है दूसरे वाले केस से, तो आप बताओ दोनों का अमाउंट इक्वल हो जाएगा, अमाउंट कब इक्वल होगा। अभी जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया उसमें 11,000 रुपए का अंतर है। ये 11,000 रुपए जो मैंने कम इन्वेस्ट किया, अगर मैं 11,000 रुपए ज्यादा ब्याज से वसूल लूं दूसरे की तुलना में, भैया मेरा अमाउंट इक्वल हो जाएगा। लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचना है तो 11,000 रुपए किसमें ब्याज में डिफरेंस बनना चाहिए। या 80,000 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज, 24%, 24 अट्ठे 192, 19,200। या 91,000 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, 20%, 91,000 का 20% 18,200। यानी कि एक साल में ब्याज में कितना डिफरेंस है, 1,000 रुपए। एक साल में ब्याज में कितना अंतर आएगा, 1,000 रुपए का। आप बोलोगे हाँ जी सर मुझे डिफरेंस कितना लाना है, 11,000 रुपए का ब्याज में, तो कितना समय लगेगा। 11,000 को 1,000 से भाग देंगे, समय लगेगा 11 साल। ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। जो बच्चे इस लॉजिक को ना पकड़ पाते हो वो पिछले वाले सवाल की तरह कर लें। माना टी साल बाद अमाउंट बराबर हो जाएगा, वहां तो मैंने इसलिए बताया कि वेरिएबल था, वहां आप लॉजिक पकड़ नहीं पाते, लेकिन यहाँ डाटा है भाई। यहाँ 80,000 रुपए इन्वेस्ट किया आदमी ने और 24% की दर से 91,000 रुपए इन्वेस्ट किया 20% ब्याज की दर से, तो प्रिंसिपल में कितना डिफरेंस है, 11,000 रुपए का अंतर। मुझे अमाउंट बराबर करना है भाई। मैंने 11,000 रुपए कम इन्वेस्ट किया बैंक ए में, अगर 11,000 रुपए मुझे ब्याज ज्यादा मिल जाए तो दोनों बैंकों में अमाउंट बराबर हो जाएगा। मतलब एक साल में ब्याज का कितना अंतर है, 1,000 रुपए, तो 11,000 रुपए ब्याज में अंतर कितने साल में आएगा, 11 सालों में। ठीक है, लॉजिकली सोचना था, बड़ा गजब तरीका है ये। बाकी ये तो बेसिक जिंदाबाद है आपके सामने, ये रहा जो मैंने पिछले सवाल में करवाया। ठीक, आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 26 करेंगे जी। सीजीएल 2022, ऑल दीज आर मिसलेनियस क्वेश्चन, कोई सगे वाला नहीं है, किसी टाइप को फॉलो नहीं करते सवाल। बताओ, एक राशि बैंक में जमा की जाती है जो साधारण ब्याज देता है। राशि 3 साल में 1.25 गुना हो जाती है, 3 साल में। 7 साल के बाद 7,60,000 रुपए की आवश्यकता हो तो इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए कितनी राशि जमा करनी चाहिए। बहुत बढ़िया सवाल है, बताएं, गजब का सवाल। बताओ, कुछ पैसा, कोई पैसा बैंक में जमा किया जाता है, ठीक है। यह पैसा 3 सालों में 1.25 गुना हो जाता है। 7 साल के बाद 7,60,000 रुपए की जरूरत है, तो इस जरूरत को पूरा करने के लिए किसी को कितना पैसा बैंक में जमा करना पड़ेगा जी, जल्दी से सोच के बताएं। एक बार बताओ, कोई धनराशि 3 साल में 1.25 गुना हो जाते, कितने साल में, 3 साल में 1.25 गुना। 1.25 गुने का मतलब होता है 5/4, 5/4 गुना हो गई, यानी कि ब्याज कितना मिला, 25%। कोई धनराशि 3 साल में 1.25 गुना होगी, 1.25 गुना को हम बोलते हैं 125%। 1.25 मतलब 125/100, 125%। लेकिन 3 साल में कोई धनराशि 5/4 गुना हो गई, 4 रुपए इन्वेस्ट किया तो 5 रुपए बन गए, तो 3 साल में ब्याज कितना मिला, 1/4। 3 साल में ब्याज कितना मिला बेटा, 1/4। यानी कि आप 4 रुपए इन्वेस्ट करोगे, 4 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 3 साल में जो आप 4 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करोगे प्रिंसिपल, तो 3 साल में आपको 1 रुपए ब्याज मिलेगा, 1 रुपए। तो आपसे पूछा है 7 साल बाद अगर 7,60,000 रुपए चाहिए तो कितना पैसा जमा कराना पड़ेगा। देखो, ये 3 साल का ब्याज दिया हुआ आपको, 3 साल का नहीं, आपको 7 साल का ब्याज चाहिए। देखो, अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो डाटा आसान हो जाएगा। 4 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिला, अगर मैं 3 से गुणा कर दूं, 3 चौक 12, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 12 रुपए पर 3 रुपए ब्याज मिला। मैं ये भी कह सकता हूं 12 रुपए पर कितना ब्याज मिला, 3 रुपए ब्याज मिला। लॉजिकली सोचो, यानी कि अगर प्रिंसिपल 12 रुपए है, अगर आपका प्रिंसिपल 12 यूनिट है, 12 यूनिट, तो 3 साल में कितना ब्याज मिला, 3 यूनिट, तो 7 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 7 यूनिट। अगर आपका 1/4 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 3/12। अगर प्रिंसिपल 12 यूनिट है, लॉजिकली सोचो, अगर प्रिंसिपल 12 यूनिट है, 3 साल में कितना ब्याज मिला, 3 यूनिट, तो 7 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 7 यूनिट। अगर 12 प्रिंसिपल पर 7 यूनिट ब्याज मिलेगा तो 7 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, 19। ये प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो आ गया, यानी कि अगर आप आज 12 जमा करोगे 7 साल बाद अमाउंट 19 हो जाएगा। हमें जरूरत कितने 7 साल बाद, 7,60,000 रुपए की। कितने गुना, 19 चौक 76, 40,000 गुना। तो अभी कितना जमा करना पड़ेगा, 12 चौक 48, 4,80,000 रुपए बैंक में जमा करना पड़ेगा। सी ऑप्शन आंसर है। ऐसे करना है कम से कम कैलकुलेशन में, कम से कम कैलकुलेशन में करना है भाई। 3 से गुणा इसलिए करिए जिससे कि फ्रैक्शन में ना जाए, इजीली कैलकुलेशन हो। अगर आपका प्रिंसिपल 12 है तो 3 साल में कितना ब्याज है, 3। 7 साल में कितना ब्याज होगा, 7। 12 प्रिंसिपल पर 7 साल में 7 ब्याज होगा तो अमाउंट कितना आएगा, 12 7 19। आपको इधर रखा कि 7 साल बाद इतने पैसे की जरूरत है, 7,60,000 रुपए की, तो कितना पैसा बैंक में जमा करना पड़ेगा, 12 की वैल्यू 4,80,000 रुपए। बताओ, कितना सरल सवाल था ये, इससे आसान सवाल दुनिया में बनता ही नहीं है। सवाल नंबर 27 करना जरा। ये सवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में आया 2024 में। वैसे तो 2023 का पेपर था पर हुआ 2024 में है, अभी 15-20 दिन पहले ही पेपर हुआ था। करना जरा, सवाल का क्या आंसर है। जय ने कुछ पैसा 14% की दर पर, उतनी ही राशि 20% की दर पर 2 साल के लिए उधार दी।
कुल ब्याज 9520 रुपए था, तो प्रत्येक मामले में उधार दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। जय ने कुछ पैसा 14% की दर से और उतना ही पैसा 20% की दर से 2 साल के लिए उधार लिया, सेम पैसा सेम। कुल ब्याज 9520 रुपए है, तो बताओ प्रत्येक मामले में उधार दी गई धनराशि। दो आदमी को बुलाया, दोनों को समान पैसा उधार दिया, इसको भी 100%, इसको भी 100% उधार दिया। कितने साल के लिए? 2%, 2 सालों के लिए। पहले आदमी को 14% की दर से बताओ 2 साल में कितना ब्याज होगा? 14 दूनी 28%। उतना ही पैसा आपने उधार दिया 20% की दर से 2 साल के लिए, 2 साल में कितना ब्याज होगा? 40%। तो 2 साल में टोटल ब्याज कितना हो गया? 20 दूनी 40 और 28, 68%। 68% टोटल ब्याज हो गया। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग कुल ब्याज कितना है? 9520 रुपए। तो आपसे पूछा है फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी दैट वाज लेंट इन ईच केस। 100% की वैल्यू आपसे पूछिए, 17 से जाएगा ही जाएगा। 17 चौका 68, 17 पंजे 85, 10 17 छिका 102। 4% की वैल्यू 560 है, 1% के लिए 140 है, 14 चौका 56, 100% के लिए 2 जीरो चिपका दो, 100% के लिए 14,000 रुपए। ये आंसर है सी। बात खत्म। सर जी मैं पढ़ाई से उब चुका हूं, कुछ करिए प्लीज। इंडियन पढ़ाई से उब चुके हो तो 3 दिन जाकर भट्टे पे काम कर लो, ईंटा के भट्टे पे 3 दिन तक। और जब तुम भट्टे पे 3 दिन तक काम करोगे तो बिल्कुल मैं गारंटी देता हूं कि उसके बाद तुम्हें किसी चीज में मन ना लगे, लगे ना लगे, पढ़ाई में जरूर मन लगेगा। ठीक है ना सर? एमटीएस के मैथ और सी सेट के मैथ में कौन आसान है प्लीज? विशाल, जिस हिसाब से तुम्हारा डाउट है और तुमने कमेंट्स में इस सवाल को पूछा है, तुम्हारे लिए तो कोई भी आसान नहीं है भाई। तुम्हारे लिए दोनों कठिन है। चलिए शुरू के आप तो आ चुके हैं लाइव पढ़ने के लिए। तो स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, और ये सिंपल इंटरेस्ट की आखिरी क्लास है। हमारे पास मात्र 14 सवाल और बाकी हैं सॉल्व करने के लिए। ये सारे ही मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, इनका किसी टाइप से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है बच्चों? लेकिन मिसलेनियस क्वेश्चंस का फायदा ये होता है, मिसलेनियस क्वेश्चन कितने भी बनाए जा सकते हैं, तो उससे आदमी की सोचने की क्षमता बढ़ती है। फिक्स टाइप के सवाल तो बच्चे रटके भी कर लेते हैं, ये रटके काम नहीं चलाया जा सकता मेरे दोस्तों इसमें। ठीक है? तो इसलिए मैं जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनके मिसलेनियस सवाल भी करवाता हूं। कल से कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज शुरू करेंगे हम। बताओ बच्चों, देखो दमानी ने 75 रुपए की कीमत वाली एक वस्तु खरीदी और इसके लिए 35 रुपए डाउन पेमेंट के रूप में भुगतान किया। बाकी राशि के लिए साधारण ब्याज 9% पर एनम है। दमानी ने खरीद के 4 महीने के बाद सभी राशि का जो है सभी देय राशि का भुगतान कर दिया। दमानी क्लियर्ड ऑल ड्यू आफ्टर 4 मंथ्स ऑफ परचेज। हाउ मच डिड दमानी पे आफ्टर 4 मंथ एज इंटरेस्ट? दमानी ने 4 महीने के लिए कितना ब्याज दिया 4 महीने के बाद? देखो दमानी भाई साहब ने कोई वस्तु खरीदी 75 रुपए की, तो 75 रुपए है नहीं दमानी के पास, तो 35 रुपए डाउन पेमेंट डाल दिया। डाउन पेमेंट आप समझते हैं कि जैसे होता क्या है कि एक वस्तु 75 रुपए की है, तो दुकानदार कहता है भाई 75 रुपए ना है तो एक काम कर 35 रुपए तो देने पड़ेंगे तुझे, बाकी पैसे पे को जो है हम ब्याज पे दे देंगे तुझे। तो 75 रुपए की कोई वस्तु है, 35 रुपए जो है दमानी ने तुरंत कैश पे किया, तो बचा 4000 रुपए। बाकी जो 4000 रुपए है ये दमानी ने उधार ले लिया सिंपल इंटरेस्ट पे, इस पे सिंपल इंटरेस्ट पे उधार ले लिया। ब्याज की दर कितनी है? 9% पर एनम। 4 महीने के बाद पैसा चुकाया, तो आप बताओ 4 महीने के बाद कितना पैसा ब्याज के रूप में दिया होगा? भाई 1 साल में कितना ब्याज है? 9%। तो 4 महीने में कितना ब्याज होगा? 4 महीने का मतलब होता है 1/3 साल। 4 महीने का मतलब होता है 1/3 साल, तो 1/3 साल में कितना ब्याज होगा? मल्टीप्लाई बाई 1/3। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा 8% गुणा टाइम। तो 4 महीने के बाद इतना पैसा ब्याज के रूप में चुकाया होगा। 4000 रुपए पर ब्याज लगेगा, 1 साल में 9%। 4 महीने का मतलब होता है 1/3 ईयर में। ये परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा, या जाएगा 360/3 120 रुपए। तो दमानी भाई साहब ने 120 रुपए ब्याज के रूप में चुकाए होंगे, और ए ऑप्शन सवाल का आंसर आ जाएगा। समझ में आया बच्चा लोग? तो बिल्कुल बेसिक सवाल है, इजी क्वेश्चन। आगे चलेंगे बेटे सिंह, ये बताएंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 29, कुछ ऐसा ही सवाल है, करके बताए बच्चों। 5 सेकंड में बना लिया था शिवम ने, वेरी गुड शिवम। अमन 68,500 रुपए मूल्य वाला एक रेफ्रिजरेटर खरीदता है। वह he pays 18,500 रुपए at once at the rest after 22 months on which he charge simple interest at the rate of 15% per annum. The total amount he pays for the refrigerator। बहुत बढ़िया सवाल है। अमन एक रेफ्रिजरेटर खरीदता है 68,500 रुपए वाला। अब उसने 18,500 रुपए तो तुरंत जमा किया। कितना? 18,500 रुपए उसने तुरंत जमा किया। बचा कितना मेरे दोस्तों? बचा 50,000 रुपए। बचा 50,000 रुपए मेरे दोस्तों। इस 50,000 रुपए को वो पेमेंट करता है 22 महीने के बाद। इस 50,000 रुपए पर वो 22 महीने के बाद पेमेंट करता है, जिसपे ब्याज की दर 15% है। तो आपसे पूछा है रेफ्रिजरेटर के लिए उसने कितना टोटल अमाउंट पे किया है। तो भी रेफ्रिजरेटर था 68,500 रुपए का, 18,500 रुपए तो उसने तुरंत जमा करे। 18,500 रुपए तो मेरे प्यार भी क्या करे उसने? 18,500 तो उसने तुरंत जमा करे। बचे कितने? बचे 50,000 रुपए। अब इस 50,000 रुपए को मेरे दोस्तों क्या देगा? 22 महीने बाद चुकाएगा 50,000 रुपए। तो इस 50,000 रुपए पर 22 महीने में कितना ब्याज लग जाएगा? ब्याज और जोड़ दो, ब्याज और जोड़ दो। तो 50,000 रुपए पर ब्याज की दर कितनी है? 1 साल में 15% ब्याज है। ये पैसा 22 महीने बाद चुकाएगा, 22 महीने बाद। तो 22 महीने में कितना ब्याज हो जाएगा? 22 को 12 से भाग दे देंगे, जाएगा 11/6। 11/6 साल। तो इतना पैसा जो है टोटल रेफ्रिजरेटर के लिए उसने पे किया होगा मेरे दोस्तों। यही होगा कि नहीं? टोटल जोड़ दिया भाई, 18,500 रुपए इकट्ठा दिया, बचा 50,000 रुपए और देना है, प्लस इस 50,000 रुपए पर ब्याज और देगा। ये जो 50,000 रुपए उसने 22 महीने के बाद चुकाए, 1 साल में 15% ब्याज है, तो 22 महीने का मतलब होता है 22/12, यानी कि 11/6 साल। तो 11/6 साल में कितना ब्याज होगा? ब्याज ऐड कर देंगे। अब बेटा परसेंटेज से यहां पर 2 जीरो कट जाएगा, 15 पंजे 7500। 7500 को जब मैं 6 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 6 1250, 1250 आ जाएगा। 7500 को जब मैं 6 से काटूंगा 1250। अब 1250 की 11 में गुणा क्या होगी मेरे दोस्तों? 13,200 और 550, 13,750। ठीक है ना? 13,750 आ जाएगा। तो ये सब ऐड करने पर मेरे दोस्तों कितना आएगा? तो आप कहोगे सर ये ऐड करने पर आएगा, एंड में तो आएगा 50, तो एंड में आएगा 50, उसके बाद
7 5 12 का 2 हासिल 1 8 1 9 3 12 का 2 हासिल 1 1 1 2 5 7 1 8 82,250 रुपए पे किया गया था रेफ्रिजरेटर के लिए। आंसर है बी ऑप्शन 82,250 रुपए। प्राची कह रहे हैं 18,500 रुपए क्यों जोड़ा? बेटा रेफ्रिजरेटर है और 18,500 रुपए का सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो। वे एक मुश्त 18,500 रुपए का पेमेंट करता है, 18,500 रुपए उसने इकट्ठा दे दिए रेफ्रिजरेटर, 18,500 का 18,500 इकट्ठा दे दिए, बचा 50,000 रुपए उसने लौटाए 22 महीने के बाद, तो 50,000 रुपए पर 22 महीने का ब्याज और देगा। तो मेरे दोस्तों कितना पैसा लौटाना पड़ेगा? 18,500 प्लस 50,000 प्लस ब्याज। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, सबको ऐड कर दे। ये पैसा उसने टोटल पे किया, पूछा ना उसके द्वारा भुगतान की कुल राशि आपसे पूछा, कुल राशि पूछा है। आगे अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 30 बनाएं। सारे मिसलेनियस सवाल है, किसी टाइप को फॉलो नहीं करते, सब सड़क छाप सवाल है मेरे दोस्तों। इनका कोई मां बाप नहीं है, कोई इनका फादर फिगर नहीं है, समझे? क्योंकि किसी टाइप को फॉलो नहीं करते। चलिए जल्दी से, बिल्कुल कपिल। सीजीएल 2023 के सवाल बनाओ। आर एस को कुछ पैसे उधार देता है जिस पर एस आर को 17,000 रुपए अधिक देता है। एस टी को वही पैसा उधार देता है जिस पर टी एस को 8.5% अधिक देता है। प्रक्रिया में न्यूनतम उधार कितना होना चाहिए ताकि उसे कोई नुकसान ना हो? ओके, आर लेंड्स सम मनी टू एस ऑन विच एस पे 17,000 मोर टू आर। आर जो है एस को कुछ पैसा उधार देता है और एस जो है वापस जो है आर को 17,000 रुपए अधिक लौटाता है। भाई एस ने जितना पैसा उधार लिया है उससे 17,000 रुपए अधिक लौटाया है एस ने आर को। एस पैसा उधार लेकर टी को वापस टी को उधार दे देता है। आर ने पैसा एस को उधार दिया, एस ने पैसा टी को उधार दिया मेरे दोस्तों, ठीक है? आप बोलोगे हाँ सर एस ने पैसा टी को उधार दिया, बात समझ में आई? एस टी को वही पैसा देता है जिस पर टी एस को 8.5% अधिक देता है। एस टी को वही पैसा उधार दे देता है और टी एस को 8.5% अधिक देता है। पूछा है कितना मिनिमम बोरो करना चाहिए जिससे कि कोई लॉस ना हो, कोई लॉस ना हो। किसको? एस को। एस ने पैसा आर से उधार लिया और वो टी को दे दिया। मेरे प्यारे बहुत अच्छा सवाल है, समझ नहीं पाएंगे बच्चे इस सवाल को। आर ने पैसा उधार दिया एस को, एस ने पैसा उधार दिया टी को, तो पूछा गया कितना पैसा मिनिमम उधार लेना चाहिए जिससे कि कोई लॉस ना हो। एस ने 17,000 रुपए ज्यादा लौटाया है आर को। अगर वही 17,000 रुपए एस ने ज्यादा लौटाया, यानी कि 17,000 रुपए एस ने ब्याज दिया है, अगर एस को टी से 17,000 रुपए ब्याज मिल जाता है तो कोई लॉस नहीं होगा। पर मैंने एक हाथ पैसा उधार दिया लिया और एक हाथ जो है दे दिया। एस ने पैसा आर से उधार लिया, टी को दे दिया। अब एस को 17,000 रुपए ज्यादा लौटाने हैं आर को, यानी कि एस को 17,000 रुपए ब्याज देना है। अगर टी से एस को 17,000 रुपए ब्याज मिल जाता है तो भाई एस को तो ना फायदा होगा ना नुकसान होगा, कोई नुकसान होगा ही नहीं मेरे दोस्तों। क्लियर है? अब सवाल में बोला है कि टी जो है एस को 8.5% अधिक पैसा देता है। 8.5% अधिक पैसा देने वाला टी कितना ब्याज दे रहा है एस को? 8.5%। टी जो है 8.5% ब्याज दे रहा है एस को, क्योंकि ब्याज चाहिए कितना? 17,000। 8.5% की वैल्यू 17,000 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 1% की वैल्यू आ जाएगी यहां से 2,000 रुपए। आपसे पूछा 100% मिनिमम कितना पैसा उधार लेना चाहिए? 2 लाख। मिनिमम 2 लाख रुपए उधार लेना पड़ेगा। ए ऑप्शन आंसर है। बहुत बेसिक सवाल, गजब का क्वेश्चन है। अच्छी लैंग्वेज लिखी है, कंफ्यूजिंग सवाल सॉल्व तो हर कोई कर लेगा बट लैंग्वेज ही नहीं पकड़ पाएगा। एस को 17,000 रुपए ब्याज देना है एक्स्ट्रा आर को, तो टी से भी 17,000 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज ले लेगा। ब्याज कितना ले रहा है? 8.5%। तो पैसा कितना उधार लेना चाहिए? 2 लाख रुपए, 100% की वैल्यू। नेक्स्ट अगला सवाल मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर 31 करेंगे। एएलपी के लिए मैथ रहेगा और कौन सा एएलपी का मैथ हवा में आएगा? यही आएगा। 17,000 रुपए ब्याज बेटा आशीष, समझ नहीं आया तो छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए, ठीक है ना? स्किप कर दीजिए, लैंग्वेज मुश्किल है बेटे सवाल की, ठीक है ना? ये सवाल मेरे समझाने से नहीं आएगा, इस सवाल की लैंग्वेज को 10 बार पढ़ो। जब आप लैंग्वेज को 10 बार पढ़ोगे आपको लैंग्वेज समझ में आएगी अपने आप। चलिए अगला एक और क्वेश्चन। The simple interest on 986 for a certain period of time is less than the simple interest on 1296 for the same period of time at the rate of 5% simple interest by 62 रुपए। For how many years was each sum was money invested? प्रत्येक धनराशि कितने वर्षों के लिए निवेश की गई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने, 6 3 5 4, 4 ऑप्शन आपके सामने, करके बताओ। ब्याज का आपको डिफरेंस दे रखा है, बोला एक निश्चित समय के लिए 986 रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट 5% ब्याज की दर से सेम टाइम पीरियड के लिए 1296 पर साधारण ब्याज से 62 रुपए कम है। तो आपसे पूछा प्रत्येक धनराशि कितने समय के लिए निवेश की गई थी। मैंने मान लिया कि प्रत्येक धनराशि टी समय के लिए इन्वेस्ट की गई थी। सवाल में बोला है कि 986 रुपए पर 5% की दर से जो ब्याज है उस समान समय के लिए 1296 पर साधारण ब्याज से 1296 पर जो साधारण ब्याज है उससे 62 रुपए कम है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। सवाल को ढंग से पढ़ो। सिंपल इंटरेस्ट जो 986 रुपए पर एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए वो 62 रुपए कम है, किससे? 1296 रुपए पर सेम पीरियड के लिए एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट, 5% ब्याज की दर से। बताओ ये 1296 रुपए इन्वेस्ट किए, 986 रुपए इन्वेस्ट किए, प्रिंसिपल में कितना डिफरेंस है? तो आप कहोगे सर प्रिंसिपल में डिफरेंस है 210 रुपए का। 6 में से 6 गया 0, 9 में 60 गया, 12 में से 9 गया 210 रुपए का, सॉरी 310 रुपए का। कितने रुपए का? 310 रुपए का। ब्याज की दर कितनी है? 5%। समय कितना माना है मैंने? टी साल समय माना है, टी साल। आप मुझे बताओ ब्याज में कितना डिफरेंस है? 62 रुपए। हो गया एक लाइन में सॉल्व सवाल, एक लाइन में सॉल्व। देखो ब्याज की दर सेम है, समय सेम है, ब्याज की दर सेम है, 5% समय सेम है, केवल प्रिंसिपल बदला गया है। 986 रुपए पर ब्याज है, 1296 रुपए पर ब्याज है, और ब्याज का अंतर 62 रुपए दे रखा है। तो प्रिंसिपल में डिफरेंस कितने का? 310 रुपए। 310 रुपए पर 5% की दर से टी साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है का जो डिफरेंस है वही 62 रुपए के बराबर है। इसे टी नहीं निकाल सकते। 5% क्या आ जाएगा बेटे? 5% आ जाएगा 1/20, 0 से 0, 31 दूनी 62, टी आ गया 2 दूनी 4, तो 4 ही सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां से डी करेक्ट है, डी ऑप्शन एकदम ठीक है, बिल्कुल बेसिक सवाल। सब बच्चे कर पाए? ठीक है ना? हर किसी बालक को मैं फोर्स नहीं करूंगा इस सवाल करने के लिए। ये सवाल
थोड़े अलग हैं, हटके हैं। आप हमारे अलावा भारत में किसी भी टीचर के पास पढ़ लो, वो ये सवाल करवाएगा ही नहीं, छोड़ देंगे। कहीं भी आप पढ़ेंगे दूसरी जगह, वो ये सब सवाल करवाते ही नहीं है, क्योंकि अच्छी तरीके जानते हैं कि बालक को होगी समझ में तकलीफ, बालक करेंगे आना कहानी, इससे बढ़िया पढ़ाओ मत। लेकिन मैं ऐसा नहीं, मैं उस चुनिंदा बालकों पर भी ध्यान रखता हूं जो अच्छे हैं पढ़ने में, जो समझ सकते हैं, जिनकी मानसिक क्षमता अच्छी है। सवाल की लैंग्वेज ही अलग है एकदम। बेसिक ये दुर्गे सही बेसिक था जो मैंने पढ़ाया, जो मैंने करवाया आपको ना। गुलाब बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ते नहीं है। अगला सवाल, ए मैन इन्वेस्टेड 4500 रुपए एट 5% पर एनम एंड 5500 रुपए एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। बोथ इन्वेस्टमेंट वर फॉर 4 years each. The amount received from the lower rate of interest is what percent of the amount received from the higher rate of interest? बहुत बढ़िया सवाल है। ऑफ, बहुत बढ़िया सवाल, गजब का क्वेश्चन, गजब का सवाल। एक आदमी 4500 रुपए इन्वेस्ट करता है 5% की दर से और 5500 रुपए इन्वेस्ट करता है 8% सिंपल इंटरेस्ट की दर से। दोनों ही इन्वेस्टमेंट 4 साल के लिए किए जाते हैं, दोनों इन्वेस्टमेंट 4 साल के लिए किए जाते हैं। आपसे क्या बोला गया? आपसे बोला गया है कि जो हमें अमाउंट, जो हमें मिश्रधन मिलता है, निम्न ब्याज दर से प्राप्त राशि पर जो मिश्रधन है वो उच्च ब्याज दर से प्राप्त धनराशि का कितना परसेंट है? आंसर अप्रॉक्स में बताना है। आप बताओ, निम्न ब्याज की दर कितनी है? 5%। हमने 4500 रुपए इन्वेस्ट किए 5% की दर से, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। तो 4 साल में अमाउंट कितना हो जाएगा? 4 साल में अमाउंट कितना हो जाएगा? अगर 1 साल में 5% ब्याज है तो 4 साल में 20% ब्याज होगा, तो अमाउंट हो जाएगा 4500 रुपए का 120%, ये अमाउंट हो जाएगा। तो पूछा लोअर रेट से जो इंटरेस्ट है, वो लोअर रेट पे जो अमाउंट है, निम्न ब्याज दर से जो प्राप्त धनराशि है, वो हायर रेट से, जो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो अमाउंट रिसीव हुआ है उसका कितना परसेंट है? भाई हायर रेट कितना है? 8%। आपने 5500 रुपए इन्वेस्ट किए 8% की दर से, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। तो 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 32%। 5500 रुपए पर 4 साल में 32% ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 132% अमाउंट हो जाएगा। 100% पे 32% अगर ब्याज मिलेगा तो अमाउंट क्या हो जाएगा? धनराशि क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। 100 प्लस 32 132। तो आपसे पूछा गया कि लोएस्ट ब्याज दर पे जो अमाउंट है वो हाईएस्ट ब्याज दर से जो अमाउंट मिलता है उसका कितना परसेंट है, यही आपको कैलकुलेशन करना है। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है भैया, 12 से 10 बार जाएगा, ये 12 से मेरे दोस्तों 11 बार जाएगा। 5 से 9 बार जाएगा मेरे दोस्तों, 5 से 11 बार जाएगा, तो आएगा 90/121। 9 2 90, 11 11 में 121, 90/121 आएगा मेरे दोस्तों, 90/121। तो आपको बताना है परसेंटेज में कितना है। 90/121 परसेंटेज में कितना आएगा? इंटू 100%, इंटू 100%। बताओ भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 900 को 121 से भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, 12 7 84, 7 बार जाएगा। 7 बार जा रहा है, वो एक ही ऑप्शन है, 74% ही आंसर है, लगभग 74%। 12 7 84, 847 बचेगा 53, 530, फिर 121 चौका चला जाएगा, 74 पॉइंट समथिंग आएगा। पहला ऑप्शन आंसर है 74%, 51% नहीं है, 74% आंसर है। सीट का सवाल था, इसमें ब्याज नहीं पूछा, बहुत सारे बच्चे ब्याज निकालने लगे, अमाउंट पूछा है। ये लाइन ढंग से पढ़ो, द अमाउंट रिसीव्ड। कृपया पूरी ताकत लगा के सवाल पढ़ें, पूरी ताकत लगा के। सॉल्यूशन में कुछ नहीं रखा, सॉल्यूशन बेकार की चीज है, सवाल में सब कुछ रखा है, सब कुछ सवाल में रखा हुआ है, सवाल समझना है, सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन अपने आप हो जाएगा, इतने काबिल हो आप लोग। द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, कम ब्याज की दर से जो अमाउंट मिला है, इज व्हाट परसेंट, वो कितना प्रतिशत है, लगभग में आपको बताना है, जो अमाउंट आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिला है। ठीक है, तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो अमाउंट है उसे नीचे रखा, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो अमाउंट है ऊपर रखा और कैलकुलेशन कर दी। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला सवाल। सवाल नंबर है 33। ये सवाल सीजीएल 2023-22 के पेपर का है, करके बताएं, जल्दी से बनाओ सब लोग। कौन करेगा सवाल, जल्दी बताएं। एक आदमी ने बी को 3 साल के लिए 23,000 रुपए और सी को 4 साल के लिए 19,000 रुपए ब्याज की समान दर से साधारण ब्याज दर को उधार दिए। दोनों से कुल ब्याज 3625 रुपए है, दोनों से कुल ब्याज 3625 रुपए है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? बहुत बढ़िया सवाल। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि माना ब्याज की दर 8% है, हो जाएगा। मैंने एक तरीका और सिखाया हुआ है, देखो। एक आदमी ने बी को उधार दिए 23,000 रुपए उधार दिए, एक आदमी ने बी को 23,000 रुपए उधार दिए, कितने सालों के लिए? 3 साल के लिए। एक आदमी ने बी को 23,000 रुपए उधार दिए 3 साल के लिए, तो मैंने आपको बताया 23,000 रुपए पर 3 साल का ब्याज और 23 69,000 पर 1 साल का ब्याज बराबर है कि नहीं बराबर है? फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाला ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, 100 रुपए पर। जो मैं तरीके सिखा रहा हूं कहीं और नहीं मिलेंगे। 23,000 रुपए पर 3 साल का ब्याज या 69,000 पर 1 साल का ब्याज, दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? आपने एक बैंक में 23,000 रुपए इन्वेस्ट किए 3 साल के लिए, दूसरे आदमी ने 69,000 रुपीज इन्वेस्ट किए 1 साल के लिए, दोनों को समान ब्याज मिलेगा? समान ब्याज मिलेगा कि नहीं? तो टाइम सेम करो, 23,000 रुपए पर 3 साल का ब्याज या फिर 69,000 रुपीज पे 1 साल का ब्याज। एक आदमी ने बी को पैसा उधार दिया, सी को पैसा उधार लिया 4 साल के लिए 19,000 रुपए, 19,000 रुपए पे 4 साल का ब्याज, 19,000 पे 4 साल का ब्याज या 19 चौक 76, 76,000 रुपए पे 1 साल का ब्याज, 76,000 रुपए पे 1 साल का ब्याज। बोला आदमी को दोनों से कुल 3625 रुपए ब्याज मिला, तो आदमी को कुल ब्याज कितना मिलेगा मेरे दोस्तों? 000, 9 6 15 का 5 हासिल 1 6 7 7 14, 1,45,000 रुपए पर 1,45,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज ही 3625 रुपए है। बोलो हाँ। आदमी को दोनों से, बी से और सी से कुल ब्याज कितना मिला? 3625 रुपए मिला। 1,45,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज ही 3625 रुपए, 1,45,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज ही 3625 रुपए है। आपसे पूछे ब्याज की वार्षिक दर, 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। दोनों तरफ 1450 से भाग देंगे, 1450, 1450 देंगे तो 100 हो जाएगा, ये आएगा 1450। 1450 से दोनों तरफ भाग दे दिया, क्यों? 100 रुपए पर 1 साल में जो ब्याज मिलेगा वही ब्याज की दर होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। हर कोई कर सकता है ये। 29 से चला जाएगा, 29 से कम 29, 7 2 29 दूनी 58,
बचेगा 14 29 पंजे 145 रुपये 50। 125 को 50 से भाग देंगे, आएगा 2.5। यानी कि 100 रुपये पर एक साल में 2.5 रुपये ब्याज मिला, तो ब्याज की दर 2.5% पर एनम। ये आंसर है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है। गजब का सवाल और उससे भी गजब का तरीका। बताओ मजा आया ना करके? खूब मजा आएगा आपको ये तरीका, ये सवाल करके। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है 34, बताएंगे। सीजीएल 2022 के पेपर का सवाल करो, मिसलेनियस क्वेश्चन से करके बताएं। 1450 कहां से आया? 1450 इन दोनों को जोड़ के आया बेटा। आपने बात सुनी नहीं, मिस कर दी, बीच में बात मिस कर दी तो भूल जाइए अब सवाल। मैंने दोनों ही तरफ 1450 से भाग दिया। क्यों भाग दिया? जिससे कि 100 रुपए बन जाए, क्योंकि 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अगला सवाल देखेंगे। रॉय की मंथली इनकम 18,000 रुपए है, ठीक है। उसने 5% की वार्षिक दर से 3 साल के लिए साधारण ब्याज पर 30,000 का कर्जा लिया। रॉय ने 30,000 रुपए का कर्जा लिया 5% की दर से 3 साल के लिए। तो 3 साल में साधारण ब्याज के रूप में जिस राशि का भुगतान करेगा वह उसकी मंथली सैलरी की कितनी प्रतिशत है? ये सवाल है। रॉय की एक महीने की तनख्वाह 18,000 रुपए है। रॉय ने 30,000 रुपए का कर्जा लिया, 30,000 रुपए का कर्जा लिया 5% ब्याज की दर से। तो 3 साल में रॉय को कितना ब्याज देना पड़ेगा? एक साल में 5% ब्याज, 3 साल में कितना देना पड़ेगा? तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 15 या 45 रुपए। रॉय को 45 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। बोला यह गया है कि 3 सालों में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो रॉय की मंथली इनकम का कितना परसेंट है? रॉय की मंथली इनकम है 18,000 रुपए। 18,000 रुपए का कितना परसेंट है? 4500 1/4। 1/4 का मतलब 25%, यानी कि 25% इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब देखो बिल्कुल ही अलग सवाल है, ये किसी टाइप को फॉलो थोड़ा ना कर रहा है। 2022 का सवाल है, चुन चुन के मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहा हूं। ऑल दीज आर मिसलेनियस क्वेश्चंस, दे डोंट फॉलो एनीथिंग। आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर है 35 से बताओ। सीएचएसएल 2023 प्री का क्वेश्चन करेंगे। अमाउंट एज सिंपल इंटरेस्ट। अबे पैसे को ही अमाउंट बोला जाता है। अमाउंट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू है रुपए में। तुम्हारे हिसाब से अमाउंट का मतलब केवल मिश्रधन होता है। अमाउंट, अमाउंट प्रिंसिपल को भी कह सकते हैं, अमाउंट ब्याज को भी कह सकते हैं। हर चीज अमाउंट ही तो है, हैं? अमाउंट ही विल बी पेइंग एज सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज के रूप में जो उसने पैसा दिया है। साधारण ब्याज की बात हुई। आगे चलेंगे, ये करो जल्दी से। 35वां सवाल जी। एक आदमी एक बैंक से 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 4,000 रुपए उधार लेता है। एक आदमी ने 4,000 रुपए उधार लिए 10% ब्याज की दर से, 3 साल में कर्जा चुका देता है। कर्जा चुकाने के लिए पहले और दूसरे साल के एंड में भुगतान की गई किस्तें 1,500 रुपए 25 रुपए। पहले साल के एंड में 1,500 रुपए, दूसरे साल के एंड में 25 रुपए उसने जमा कर दिया। कर्जा चुकाने के लिए तीसरे साल के एंड में कितना पैसा देना पड़ेगा? कर्जा चुकाने के लिए तीसरे साल के एंड में कितना पैसा भुगतान किया जाना चाहिए? सवाल है सीएचएसएल 2023 के पेपर का, थर्ड ईयर के एंड में कितना पैसा दिया जाना चाहिए? देखो मेरे दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, एक आदमी ने 4,000 रुपए उधार लिया, 4,000 रुपए, ये लाइन ढंग से पढ़ेंगे। 4,000 रुपए का आदमी उधार लिया 10% ब्याज की दर से, और 3 साल बाद पैसा चुकाया है। क्या किया? पहले साल में फर्स्ट ईयर में उसने 1,500 और दूसरे साल के एंड में 25 रुपए चुकाया। तो कर्जा खत्म करने के लिए तीसरे साल के एंड में कितना पैसा पेमेंट करना पड़ेगा? आप सुनो, जब भी हम मेरे दोस्तों पैसा चुकाते हैं सिंपल इंटरेस्ट में, तो हमेशा प्रिंसिपल कम होता है। प्रिंसिपल, अगर आपने 4,000 रुपए उधार लिया है, 4,000 रुपए अगर आपने उधार लिया है, ब्याज की दर है 10%, तो पहले साल मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, अगर आपने 4,000 रुपए उधार लिया है तो पहले साल 10% ब्याज लगेगा 400 रुपए। 400 रुपए ब्याज लगेगा मेरे दोस्तों, 400 रुपए। तो पहले साल में 400 रुपए ब्याज लग जाएगा। एक साल में 10% ब्याज है, आपने 4,000 रुपए उधार लिया तो 4,000 रुपए का 10% पहले साल 400 रुपए ब्याज लग जाएगा। अब पहले साल के एंड में आपने 1,500 रुपए चुका दिए। 4,000 में से 1,500 रुपए आपने चुका दिए, तो बचे कितने? 2,500 रुपए। अब इस 2,500 रुपए पर मेरे दोस्तों ब्याज आपको देना पड़ेगा कितना? 10%। 2,500 रुपए का 10% कितना होता है मेरे दोस्तों? 250 रुपए। यानी कि मेरे दोस्तों आपको 2,500 का 10% 250 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर आपने सेकंड ईयर के एंड में 2,500 रुपए चुका दिया। सेकंड ईयर के एंड में 4,000 में से 1,500 रुपए चुका दिया, कर्जा बचा 2,500। फिर 2,500 में आपने 25 रुपए और बचा चुका दिया, कर्जा बचा 0। अब इस 0 रुपए पर आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा? 0 रुपए पर आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर्जा खत्म हो गया। तो जब थर्ड ईयर का एंड आएगा, जो तीसरे साल का एंड आएगा, आपने प्रिंसिपल तो पहले चुका दिया है। आपने प्रिंसिपल तो पहले चुका दिया, 4,000 रुपए उधार लिया था, 1,500 प्लस 250, 4,000 रुपए आप ऑलरेडी चुका चुके हो। ये जो ब्याज जो चढ़ा आपके ऊपर, ये जो ब्याज चढ़ा है 400 रुपए और ये 250 रुपए, जो ब्याज आपको चढ़ा है पहले साल में और दूसरे साल में, ये ब्याज आपको देना पड़ेगा 650 रुपए। तो तीसरे साल के एंड में ब्याज और आपको देना पड़ेगा 650 रुपए। ये इसका आंसर होगा अमन जी, बी ऑप्शन। जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट में पैसा चुकाते हैं बीच में, तो हमेशा प्रिंसिपल कम होता है, ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से बताते हैं ये वाला सवाल, ध्यान रखिएगा। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज में जब भी हम पैसा चुकाते हैं बीच बीच में, तो हमेशा मूलधन कम होता चला जाता है।
आपका कर्जा कम होता चला जाता है। आपने 4,000 रुपए उधार लिए एक बैंक से 10% ब्याज की दर से सिंपल इंटरेस्ट पे, 3 साल में आपने कर्जा खत्म किया। कर्जा चुकाने के लिए पहले साल और दूसरे साल में 1,500 रुपए और 25 रुपए आपने पेमेंट किया है, तो कर्जा खत्म करने के लिए तीसरे साल के एंड में कितना पैसा पेमेंट करना पड़ेगा? आपने 4,000 रुपए उधार लिया, ब्याज की दर 10%, तो पहले साल कितना ब्याज हो जाएगा? पहले साल आपका ब्याज हो जाएगा फर्स्ट ईयर में 400 रुपए, 4,000 का 10%, 400 रुपए। अब एक साल के बाद आपने 1,500 रुपए चुका दिया, पहले साल के एंड में 1,500 रुपए चुका दिया, 4,000 कर्जा लिया था आपने, 1,500 रुपए चुका दिया, कर्जा बचा 2,500 रुपए। अब इस 2,500 रुपए पर सेकंड ईयर में, इस 2,500 रुपए पर सेकंड ईयर में कितना ब्याज देना पड़ेगा? 250 रुपए, 250 रुपए, 2,500 का 10%। अब सेकंड ईयर के एंड में 2,500 रुपए चुका दिया, आपका कर्जा 2,500 था, 2,500 में आपने 2,500 रुपए चुका दिया, आपका कर्जा बचा जीरो, जीरो आपका कर्जा बता। तो जीरो पर ब्याज भी कितना देना पड़ेगा? जीरो का 10% जीरो ही होता है, जीरो पर ब्याज भी आपको जीरो देना पड़ेगा। आपने एक्चुअली प्रिंसिपल तो पूरा लौटा दिया, 4,000 रुपए उधार लिया था, 1,500 और 2,500, 4,000 आपने लौटा दिया। लेकिन जो ये ब्याज है, जो पहले साल का ब्याज 400 है, जो दूसरे साल का ब्याज 250, ये ब्याज नहीं चुकाया अभी, ये ब्याज आपको तीसरे साल में देना पड़ेगा 650 रुपए। तो तीसरे साल के एंड में केवल आप 650 रुपए ब्याज दोगे। ये सवाल जो है आपको बिल्कुल बेसिक से ट्रेडिशनल करना है, एक एक साल का हिसाब अलग अलग रखना है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, एक ही सवाल करवा रहा हूं, तो एक एक साल का हिसाब किताब आपको अलग अलग निकालना है, ठीक है ना? यस श्याम जी, वही किया है हमने। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। सवाल नंबर 36 करेंगे। सवाल 2017 के प्री के पेपर का पूछा हुआ है, एकदम मिसलिनियस रंगारंग सवाल बनाएं, 2017 प्री का करेंगे बच्चों। नीति सर, क्या अब इसे पढ़ के सीजल 2024 निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग की क्षमता होनी चाहिए कि मैं 8-10 महीने में पढ़ भी लेंगे, रिवीजन भी कर लेंगे, प्रीवियस भी लगा लेंगे, मॉक भी लगा लेंगे, जो ऑलरेडी पेपर दे रहे हैं उनको बीट भी कर देंगे, जिनकी नौकरी लग चुकी है उनसे भी आगे निकल जाएंगे। अगर आप जब मानते हो कि मेरे दिमाग की क्षमता इतनी है कि मैं सब काम 10 महीने में कर सकते हैं, तो आप कर लोगे। कोई क्या कर सकता है, कितना कर सकता है, कितना समय किसकी तैयारी में लगेगा, वो केवल इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है और आप अपना कितना इस्तेमाल कर सकते हो, आप कितनी मेहनत कर सकते हो। बच्चे पूछते हैं सर सीजल क्रैक करने में कितना टाइम लगेगा? अरे किसी आदमी ने 6 महीने में निकाल लिया, कोई 6 साल से लगा पड़ा तो भी नहीं निकला। इसमें इतना, इसकी बुद्धि इतनी तेज है कि 6 महीने में कर लेगा, वो इतना बेकार बालक है उसको 10 साल भी दी जाए तो भी नहीं होगा। हर इंसान का अलग अलग हिसाब किताब है। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया सवाल है, 2017 का गजब का क्वेश्चन बोला है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ जाती है तो सिंपल इंटरेस्ट 108 रुपए अधिक मिलता है, ठीक है। यदि टाइम को 2 साल बढ़ा दिया जाए तो सिंपल इंटरेस्ट 180 रुपए अधिक आता है। प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए, प्रिंसिपल। देखिए बच्चों, बहुत गजब का सवाल है मेरे प्यारे भाई। जैसे ही सवाल करने बैठो बताओ क्या आएगा जी। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ जाती है तो सिंपल इंटरेस्ट 108 रुपए ज्यादा आता है। यदि टाइम 2 साल बढ़ जाता है तो सिंपल इंटरेस्ट 180 रुपए अधिक आता है। तो प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए जल्दी से। मेरे दोस्तों सुनो, इस सवाल में आपको ब्याज की दर नहीं दी गई, इस सवाल में आपको समय नहीं बताया गया, इस सवाल में प्रिंसिपल आपसे पूछा नहीं बताया गया, यानी कि अननोन वेरिएबल है 3। इस सवाल में तीनों वेरिएबल अननोन है, ना आपको ब्याज की दर पता है, ना समय पता है, ना मूलधन पता है। जबकि यहां से इक्वेशंस बनेंगी 2। अगर ब्याज की दर 2% बढ़ जाती है, 2% ब्याज की दर नहीं है, अगर ब्याज की दर 2% बढ़ जाती है तो सिंपल इंटरेस्ट 108 रुपए ज्यादा मिलता है। ये एक इक्वेशन बनेगी। यहां से दूसरी इक्वेशन, यदि टाइम को 2 साल बढ़ा दिया जाए तो उसी प्रिंसिपल पर 180 रुपए अधिक ब्याज मिलता है। प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। मेरे पास इक्वेशन बनेंगी 2, मेरे पास 3 वेरिएबल अननोन है, ना ब्याज की दर पता है, ना समय पता है, ना प्रिंसिपल पता है। अलजेब्रा में सिखाया नहीं आपको? 2-3 अगर आपको वेरिएबल सॉल्व करने हैं तो 3 ही इक्वेशन चाहिए। यहां वेरिएबल तो 3 है, इक्वेशन केवल 2 है। इसका मतलब इस सवाल को सॉल्व नहीं किया जा सकता। इस सवाल का आंसर होगा डाटा इज नॉट सफिशिएंट, डाटा पूरा नहीं है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। प्रिंसिपल यहां से नहीं निकाल सकते। अच्छा सवाल था ये भाई। 2 लाइन आपको दे रखे हैं, पहली लाइन और दूसरी लाइन, दोनों लाइनों से अलग अलग इक्वेशन बनेगी, 2 इक्वेशन बन जाएंगी। लेकिन मेरे दोस्तों वेरिएबल तो 3 है, ना ब्याज की दर पता है, ना मूलधन पता है, ना समय पता है। इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है, सवाल सॉल्व होगा नहीं, सवाल सॉल्व होगा नहीं, तो आंसर है डाटा इज नॉट सफिशिएंट, जानकारी पूरी नहीं है। डी ऑप्शन, सवाल सॉल्व ही नहीं करना है ना, ये होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये सवाल सिंपल इंटरेस्ट का नहीं, ये सवाल अलजेब्रा का है। प्री के पेपर में क्वेश्चन आया था। आगे चलते हैं, अगला सवाल। सवाल नंबर है 37, करके बताएं। ये जो सवाल आपके सामने है ये सीजीएल 2023 के प्री पेपर में आया था, प्री में। बताओ, देखते हैं इस वाले सवाल को कौन कर पाता है। 37वां सवाल बना दो बेटे, जल्दी बनाओ। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है प्यारे प्यारे बच्चे भाई, कितना प्यारे बात लिखा है इसने, देखो इतना हिंदी में, बहुत बढ़िया भाई। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, यही है भाई। एक राशि 3 साल के लिए x% ब्याज की दर पर उधार दी जाती है। इसके बजाय यदि राशि y और अधिक सालों के लिए 3x% ब्याज दर पर उधार दी होती तो साधारण ब्याज पहले के ब्याज का 7 गुना होगा। y का मान क्या है? देखो कोई राशि मान लो, सपोज p रुपए, आपने p रुपए उधार दिए x% ब्याज की दर से कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए बोला है। इसके बजाय यदि राशि सेम धनराशि यानी कि p रुपए 3x% ब्याज की दर से, कितने ब्याज की दर से? 3x% ब्याज की दर से 3 और y और अधिक साल के लिए दी जाती। पहले कितने साल के लिए उधार दी गई थी? 3 साल के लिए। अब 3 साल से y और एक्स्ट्रा साल के लिए उधार दी जाती
तो अब जो सिंपल इंटरेस्ट होगा पहले का 7 गुना होगा, यानी कि पहले सिंपल इंटरेस्ट अगर 1 था तो अब सिंपल इंटरेस्ट 7 गुना हो गया 7, अब सिंपल इंटरेस्ट 7 गुना हो गया, जो पहले सिंपल इंटरेस्ट था अब सिंपल इंटरेस्ट 7 गुना हो गया 7, ये आ गया। यहां से आपको सॉल्व करके बेटे निकालना है, देखिए पी से पी कट जाएगा, 3x% से 3x% कट जाएगा, तो 3 + y बराबर 7 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई जी 7 - 3 4, y का मान 4 आ गया, और ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल अलग ही सवाल है ये। ठीक है बच्चों, जिसमें कोई परेशानी नहीं है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 38, 38, 39, 40, 3 क्वेश्चन एक टाइप के हैं मेरे दोस्तों, मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, एक आप खुद से ट्राई करिएगा। सवाल है आपके सामने 38, बताएं, बताओ मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा इस सवाल का आंसर। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, बेसिक से भी और मुकेश जी शॉर्टकट से भी। सुनो, अंकित 6000 को उधार लेता है सिंपल इंटरेस्ट पर बैंक से, 6 साल बाद अंकित 2000 रुपए चुका देता है। ठीक है, शुरुआत से 10 साल के बाद 5300 रुपए देकर कर्ज से फ्री हो जाता है, यानी कि मेरे दोस्तों शुरुआत से 10 साल के बाद वो 5300 रुपए देता है और कर्ज से मुक्त हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल, सुनो मेरे प्यारे बच्चों, पहला तरीका है बेसिक तरीका, ब्याज की दर। मैंने मान ली कि ब्याज की जो दर है 8% पर एनम है, ये मान लिया कि हमने ब्याज की दर 8% वार्षिक है, ये मैंने मान लिया। अब बच्चों एक आदमी ने 6000 रुपए उधार लिए बैंक से, अंकित ने 6000 रुपए उधार लिए बैंक से सिंपल इंटरेस्ट पे। 6 साल के बाद अंकित ने 2000 रुपए चुकाए, तो 6 साल के बाद 2000 रुपए चुकाए, और स्टार्टिंग से 10 साल के बाद 5300 रुपए चुका के कर्जे से फ्री हो गया। 6 साल बाद 2000 रुपए चुकाए और स्टार्टिंग से 10 साल के बाद 5300 रुपए चुकाए, यानी कि अंकित ने टोटल कितना पैसा लौटाया है, 7300 रुपए लौटाए। 2000 रुपए ये लौटाए हैं, 5300 रुपए ये लौटाए, 7300 रुपए बैंक को लौटाए हैं। अंकित ने पैसा उधार लिया था 6000, लौटाया है बैंक को मिला के टोटल 7300, तो बैंक को कितने रुपए ज्यादा लौटाए हैं, 1300 रुपए। बैंक को 1300 रुपए अंकित भाई ने ज्यादा दिए। ये 1300 रुपए ही क्या है, अंकित जी का ब्याज है, 1300 रुपए ब्याज दिया अंकित ने। भाई अंकित ने पैसा उधार लिया था एक बैंक से 6000 रुपए, 6 साल बाद 2000 रुपए लौटाए, स्टार्टिंग से 10 साल के बाद 5300 रुपए लौटाए। कितने, 5300 रुपए। तो अंकित ने टोटल 7300 रुपए लौटाए, जबकि उधार 6000 लिए थे, तो 1300 रुपए फालतू लौटाए, 1300 रुपए का अंकित ने ब्याज दिया है। अब सुनो, अंकित ने 6000 रुपए उधार लिए हैं, 6 साल बाद 2000 रुपए चुकाए। अंकित ने 6000 रुपए उधार लिए, 6 साल बाद 2000 रुपए चुकाए, तो इस 6000 रुपए पर 6 साल का ब्याज लगेगा। अगर ब्याज की दर 8% है तो इस 6000 रुपए पर 6 साल का ब्याज लगेगा बेटे, 6 साल का ब्याज ये हो जाएगा। 1 साल का ब्याज 8% है, 6 साल का ये होगा। 6 साल के बाद अंकित ने 2000 रुपए चुका दिए, 6000 कर्जा लिया था, अंकित ने 2000 रुपए चुका दिए, तो अंकित का कर्जा बचा कितना, 4000 रुपए, यानी कि अंकित को भी 4000 रुपए पर ब्याज देना है। अब स्टार्टिंग से 10 साल के बाद, देखिए 6 साल ऑलरेडी बीत चुके हैं, तो स्टार्टिंग से 10 साल के बाद 5300 रुपए चुकाए, तो 4 साल और बाकी हैं, 6 साल पहले ही हो चुके, 4 साल और बाकी हैं, तो इस 4000 रुपए पर अंकित को 8% ब्याज की दर से कितने साल का ब्याज देना होगा, 4 साल का ब्याज देना पड़ेगा। ये बराबर होना चाहिए। भाई अंकित ने टोटल 10 साल तक ब्याज दिया है, 10 साल में लौटाया है, 6 साल ये हो गया, 4 साल ये हो गया, टोटल 10 साल। 6000 रुपए पर 8% की दर से 6 साल का ब्याज लगेगा। 6 साल के बाद 2000 रुपए चुका दिए, प्रिंस 6000 उधार लेते, 2000 चुका दिए, बचा 4000। इस 4000 रुपए पर 4 साल का ब्याज लगेगा, है ना। 6 साल बाद चुकाए हैं तो बचा 4 साल, 6 4 10 होता है, तो हमने टोटल को बराबर कर दिया। ये बात समझ में आई? अरे यार क्या नहीं समझ में आया इसमें, हद होती है। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो कमेंट में यस लिखो, यस लिखो कमेंट में। फिर से सुनिए, फिर से, एक आदमी ने अंकित ने 6000 रुपए उधार लिए, कितने, 6000 रुपए उधार लिए, 6000 रुपए। 6 साल बाद 2000 रुपए लौटाए, 6 साल बाद, तो 6 साल बाद 2000 रुपए लौटाए, तो 6000 रुपए पर अंकित को 6 साल का ब्याज देना पड़ेगा। 6 साल के बाद 2000 रुपए लौटा दिए, तो बचा कर्जा कितना, 4000, 4000 रुपए बचा प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा प्रिंसिपल माइनस हो जाता है। 6000 रुपए का आदमी ने लौटाए, 6 साल बाद 2000 रुपए चुका दिए, 6000 में से 2000 रुपए चुका दिए, तो बचा 4000। अब स्टार्टिंग से 10 साल के बाद, 6 साल ऑलरेडी बीत चुके हैं, 4 साल और बाकी हैं, तो इस 4000 रुपए पर अंकित 4 साल का ब्याज और देगा। अंकित ने टोटल ब्याज कितना दिया है, 1300 रुपए बेटे, क्योंकि अंकित ने 2 और 5300 टोटल 7300 रुपए लौटाए हैं, उधार लिए थे 6000, 1300 रुपए अंकित ने फालतू लौटाए, वो 1300 रुपए ही ब्याज है। तो 6000 रुपए पर 8% की दर से 6 साल का ब्याज, और 4000 रुपए पर 8% की दर से 4 साल का ब्याज मिलाकर 1300 होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप बोलोगे आंसर, यहां से काट लेते हैं, परसेंटेज से 2 जीरो, ये परसेंटेज से 2 जीरो, ये आएगा 360 आर प्लस 4 चौक 16, 160 आर बराबर 1300। अब 360 प्लस 160 कितना आ जाएगा, 520 आर, तो 520 आर 1300 आ गया, कितना चला गया बेटा, 0 से 0, 13 चौका 52, तो 10/4 2.5, तो आर की वैल्यू 2.5 आ गई, ब्याज की दर है 2.5% पर एनम, सी ऑप्शन। ये सवाल को करने का बेसिक तरीका है, बेसिक तरीका। भैया दोबारा से सवाल पढ़ो, मैथ्स क्वेश्चन पढ़ते रहो, सॉल्यूशन बिल्कुल छोड़ दो, सॉल्यूशन बिल्कुल मत देखो, केवल सवाल पढ़ो। सवाल अगर तुम 8-10 बार पढ़ लोगे, सॉल्यूशन अपने आप हो जाएगा। ये बेसिक तरीका है, ठीक है। किताबों में आप देखोगे या यूट्यूब वगैरह से देखोगे तो आपको यही तरीका मिलेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 6000 में से आपने 2000 क्यों घटाया, देखो अंकित ने 6000 रुपए बैंक से उधार लिया, 6 साल बाद 2000 रुपए लौटा दिए, तो अंकित ये तो कहेगा भाई 6000 उधार लिया था, 2000 रुपए लौटा दिया, ब्याज 4000 रुपए दूंगा मैं, तो घटाना ही तो पड़ेगा। चलिए आगे की चीज देखो, अब लॉजिक सोचो। मैं आपसे कहता हूं एक आदमी ने 7000 रुपए उधार लिए, 7000 रुपए, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, 4 साल के लिए, 8% ब्याज की दर से, 8% ब्याज की दर से। एक आदमी ने 7000 रुपए उधार लिए, एक आदमी ने 7000 रुपए उधार लिए 4 साल के लिए 8% की दर से, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 7 चौक 28, 7000 रुपए पर 4 साल का ब्याज, या 7 चौक 28,
28,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज, 28,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज 8% की दर से दोनों ही बराबर है। क्या इन दोनों में कोई फर्क है क्या? क्या इन दोनों में कोई फर्क है क्या? बात तो सेम ही है। बोलो बेटे, बात तो सेम ही है। 7,000 रुपए पर 4 साल का ब्याज बोलो, 7 चौक 28, या 28,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज बोलो, बात तो सेम ही है। क्या इन दोनों बातों में कोई फर्क है? आप बोलोगे नहीं सर, कोई फर्क नहीं है। अब दिमाग लगाओ मेरे दोस्तों, सवाल में आपसे ब्याज की दर पूछे, ब्याज की दर क्या होता है? 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाला ब्याज ही, 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाला ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अंकित ने बैंक से 6,000 रुपए उधार लिए, 6,000 रुपए, कितने उधार लिए? 6,000 रुपए। अंकित ने बैंक से 6,000 रुपए उधार लिए, 6 साल बाद 2,000 रुपए चुकाए, तो अंकित को 6,000 रुपए पर 6 साल का ब्याज देना होगा। 6,000 रुपए पर 6 साल का ब्याज, या 36,000 रुपए पर 36,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज बराबर है। 6 साल बाद अंकित ने 2,000 रुपए चुका दिए, 6,000 कर्जा लिया था, अंकित ने 2,000 चुका दिया, तो कर्जा बचा अंकित का 4,000, अंकित का कर्जा 4,000 बचा, अंकित का कर्जा कितना बचा? 4,000। अब स्टार्टिंग से 10 साल के बाद 5300 रुपए चुकाए, 6 साल ऑलरेडी बीत चुके हैं, 10 साल का टोटल समय तो बचा 4 साल। अंकित को 4,000 रुपए पे 4 साल का ब्याज देना होगा, 4,000 पे 4 साल का ब्याज, या 16,000 रुपए पे 1 साल का ब्याज, 16,000 रुपए पे 1 साल का ब्याज, तो 36 प्लस 16 हो गया 52,000। 52,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज ही, 52,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज कितना है? देखो, अंकित का कर्जा बचा है 4,000 रुपए, अंकित का कर्जा कितना बचा है? 4,000 रुपए, 6,000 में से 2,000 चुका दिए, बचा कर्जा 4,000। अंकित का कर्जा 4,000 रुपए बचा, लेकिन अंकित ने लौटाए कितने हैं? 5300 रुपए। 4,000 कर्जा बचा था, अंकित ने 5300 लौटाए, 1,300 रुपए फालतू, जो 1,300 रुपए फालतू लौटाए हैं वही ब्याज है। यानी कि 52,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज ही 1,300 रुपए है, 52,000 रुपए पर। ये चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं, वो तो आप गधे उसलिए लिख के बताना पड़ता है। 52,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज 1,300 रुपए है। 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज कितना होगा? 52,000 को 100 बनाना है, तो क्या होगा? 520 से भाग दे दो, दोनों तरफ 520 रुपए से भाग दे दो, जिससे कि 100 बन जाए। 100 रुपए पर 1 साल में ब्याज आ गया बेटा, ये 13 चौका 52, 10/4 2.5। 100 रुपए पर 1 साल में 2.5 रुपए ब्याज है, ये ब्याज की दर है 2.5%। सी ऑप्शन खत्म। मैथ समझना ही नहीं भाई, समझना ही नहीं है सवाल, आपको केवल सवाल पढ़ना है। एक और सवाल समझाता हूं ऐसा, एक और क्वेश्चन बताओ, एक और सवाल, और इसी कंसेप्ट से करेंगे एक और सवाल। सवाल नंबर 39, देखते हैं कितने बालक कर पाते हैं सवाल को। 39 नंबर क्वेश्चन। एक आदमी बैंक से 10,000 रुपए उधार लेता है, 2 साल के बाद 3,000 रुपए चुका देता है, 5 साल के एंड में 2,500 रुपए चुका देता है, और 7 साल के एंड में 6720 रुपए चुकाता है। 7 साल के एंड में 6720 रुपए चुकाता है और अपना सारा कर्जा, अपना सारा डेब्ट खत्म कर देता है। ब्याज की दर बताओ। एक आदमी ने बैंक से 10,000 रुपए उधार लिए, 10,000 रुपए। एक आदमी ने बैंक से कितने रुपए उधार लिए? एक आदमी ने बैंक से 10,000 रुपए उधार लिए, 10,000 रुपए। 2 साल बाद 3,000 रुपए चुकाए, तो 10,000 रुपए पर एक आदमी ने बैंक से 10,000 रुपए उधार लिए, 2 साल बाद 3,000 रुपए चुका दिए, तो 10,000 पे तो 2 साल का ब्याज देना होगा। 10,000 पे 2 साल का ब्याज, या 20,000 पे 1 साल का ब्याज बराबर है। 10,000 पे 2 साल का ब्याज, 20,000 पे 1 साल का ब्याज। 2 साल बाद 3,000 रुपए चुका दिए, 10,000 में से 3,000 रुपए चुका दिए, कर्जा बचा 7,000। कितना कर्जा बचा? 7,000 रुपए कर्जा बचा। 5 साल के एंड में 25 रुपए चुकाए, तो 2 साल और 5 साल के बीच में गैप कितने का? 3 साल। 2 साल 5 साल के बीच में गैप कितने का? 3 साल। 7,000 रुपए पर 3 साल का ब्याज देना पड़ेगा। 7,000 पे 3 साल का ब्याज, या 21,000 पे 1 साल का ब्याज। 5वें साल के एंड में 25 रुपए चुका दिए, कर्जा था भी 7,000, 7,000 में से 25 रुपए चुका दिए, 7,000 में से 25 रुपए चुका दिए, तो कर्जा बचा कितना? 45 रुपए कर्जा बचा। कर्जा बचा है 45 रुपए। 7 साल के एंड में 6720 रुपए चुकाए, तो 2 और 3 5 साल हो गया, 2 साल और बाकी है, 2 और 3 5 और 2 7 साल। 45 रुपए पर 2 साल का ब्याज देगा, 45 रुपए 2 साल का ब्याज, या 9,000 पे 1 साल का ब्याज बराबर है। तो यानी कि आदमी को 21 9 30 और 20 50,000, 50,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज देना पड़ा। ब्याज देना कितना पड़ा है? आदमी का कर्जा बचा 4500, 10,000 उधार लेते 3,000 चुकाए, 7,000 बचा, 7,000 में से 2500 चुकाए, 4500 बचा। 4500 कर्जा बचा, आदमी ने लौटाया है 6720 आखिर में। 4500 कर्जा बचा था, आदमी ने 6720 लौटाया है आखिर में। कितना एक्स्ट्रा लौटाया आदमी ने? आदमी ने 2,220 रुपए एक्स्ट्रा लौटाया है। 2,220 रुपए जो एक्स्ट्रा लौटाया है, ये क्या है? ये ब्याज है। 10,000 रुपए कर्जा लिया था एक आदमी ने, 2 साल बाद 3,000 चुकाया, तो 10,000 पे 2 साल का ब्याज लगेगा। 10,000 पे 2 साल का ब्याज, या 20,000 पे 1 साल का ब्याज। 2 साल बाद 3,000 चुका दिया, बचा 7,000। 5वें साल के एंड में 25 रुपए चुकाया, 2 साल और 5 साल के बीच में 3 साल का गैप है। 7,000 पे 3 साल का ब्याज, या 21,000 पे 1 साल का ब्याज। 3 साल बाद 2500 चुकाया, 7,000 में से 2500 चुका दिया, बचा कितना कर्जा? 45 रुपए। 45 रुपए का 6720 लौटाया है, कितना फालतू लौटाया? 2220 रुपए फालतू लौटाया, वही 2220 रुपए आदमी का ब्याज है। इस 45 रुपए पर कितने साल का ब्याज लगेगा? 2 साल, तभी तो 2 3 5 2 7 साल होगा। तो 50,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज 2,220 है। तो 100 रुपए पर कितना है? 500 को अगर 100 बनाना है तो दोनों तरफ 500 से भाग दे दो। 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज कितना है मेरे दोस्तों? 500 से भाग देंगे, 0 से 0 आएगा मेरे दोस्तों, 5 चौक 20, 4.44%। 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज है 4.44। इस सवाल के ऑप्शन गलत है मेरे प्यारे भाई, 4.44% आएगा। 4.44% ब्याज की दर है, पहला ऑप्शन ठीक है। 4.44%, डी ऑप्शन नहीं है। 4.44%। 7,000 में से 2500 घटाने पर 4500 आया है। बढ़िया सवाल है। अगर किसी बच्चे को टाइप नहीं समझ में आ रहा है तो इस टाइप को स्किप कर दो, कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है जी। इसी टाइप का एक और सवाल है, घर पे बैठ के इसको खुद से ट्राई करिएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, लास्ट सवाल बताओ बेटे, लास्ट सवाल क्या आंसर है इस सवाल का?
स्किप कर देंगे मैथ्स, ठीक है। दो क्वेश्चन मैंने आपको कराया इस टाइप के, मैंने आपको बेसिक भी बताया कि वेरिएबल लेके कैसे करना है, मैंने आपको शॉर्टकट भी समझाया है, ठीक है। शॉर्टकट करोगे तो जल्दी होगा, वेरिएबल लेकर करोगे तो लेंदी होगा। दो क्वेश्चन मैंने आपको कराए, एक आप खुद से ट्राई करेंगे। लास्ट सवाल आपके सामने है, इसका 41वां बनाओ जी। ये सवाल 2019 के प्री के पेपर में आया था सीजन में, बहुत ही मुश्किल सवाल है, बहुत ही भयंकर अलग सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक आदमी साधारण ब्याज की किसी दर पर एक पैसा कर्ज के रूप में लेता है, ठीक। 3 साल के बाद ऋण की धनराशि दुगनी और ब्याज की दर 2% कम हो जाती है। 5 साल के बाद यदि पूरी धनराशि पर दिया गया कुल ब्याज 13,600 रुपए है, 5 साल के बाद पूरी धनराशि पर कुल ब्याज 13,600 रुपए है, जो इस पहली धनराशि के ब्याज के बराबर है, जो 11 सही 1/3 सालों के लिए कर्ज के रूप में ली गई थी, तो लिए गए आरंभिक ऋण की राशि ज्ञात कीजिए। पहली बात तो, इस सवाल समझने में किसी जंग से कम नहीं है। इस सवाल को समझना मतलब सॉल्व तो बहुत करना बहुत दूर की बात है। अगर 100 बच्चे भारत देश में हैं, 100 में से 80 बच्चे सवाल को समझ ही नहीं पाएंगे, बाकी जो समझेंगे उसमें से 15 बालक कर नहीं पाएंगे, तो 100 में से 5 बालक इस सवाल को करने लायक हैं। मैं लायक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लायक। 100 में से 5 बालक ही करने लायक हैं। सुनेगा, इसमें कोई बुरा आपत्ति करने की बात नहीं है भैया। जब चीज ऐसी, एक आदमी ने कुछ पैसा लोन लिया किसी ब्याज की दर से, 3 साल के बाद लोन का अमाउंट डबल हो गया और ब्याज की दर 2% कम हो गई। नाउ आफ्टर 5 ईयर, अब 5 साल के बाद जो टोटल इंटरेस्ट है वो 13,600 रुपए है। भाई मैंने मान लिया कि एक आदमी ने पी रुपए उधार लिया था, पी रुपए R% ब्याज की दर से। मैंने मान लिया कि एक आदमी ने पी रुपए उधार लिया था R% ब्याज की दर से, और आपको यही पी का मान निकालना है, यही पी का मान आपको निकालना है मेरे दोस्तों। मैंने मान लिया कि एक आदमी ने पी रुपए उधार लिया था R% ब्याज की दर से, बोला है एक आदमी ने कुछ पैसा उधार लिया पी रुपए किसी ब्याज की दर R% की दर से, आफ्टर 3 साल लोन का अमाउंट डबल हो गया। तो आप बताओ, पी रुपए पर, ध्यान सुनिएगा, पी रुपए पर R% ब्याज की दर से 3 साल का ब्याज क्या होगा, ये होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। 3 साल के बाद लोन का अमाउंट डबल हो गया और ब्याज की दर 2% घट गई। 3 साल के बाद लोन का अमाउंट डबल हो गया, पी से लोन क्या हो गया, 2p डबल हो गया, 2p। ब्याज की दर 2% कम होगी। ब्याज की दर अगर पहले R% थी तो R से 2% कम हो गई, ब्याज की दर 2% कम हो गई। नाउ आफ्टर 5 इयर्स, अब 5 साल के बाद, 3 साल बीत चुके हैं, अब नाउ शब्द लग गया, अब 5 साल के बाद, 3 साल के बाद 5 साल और लेने, अब 5 साल के बाद जो टोटल इंटरेस्ट पे किया गया 13,600 रुपए, जो टोटल इंटरेस्ट पे किया गया वो कितना पे किया गया है, 13,600 रुपए इंटरेस्ट पे किया गया। पहली लाइन है, पहली लाइन ये है, इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, पी रुपए पर R% के हिसाब से 3 साल का ब्याज। 3 साल बाद ब्याज की आपका जो है कर्जा डबल हो गया, ऋण की राशि डबल हो गई, ब्याज की दर 2% कम हो गई, और 5 साल के बाद है ना, 5 साल के बाद जो कुल ब्याज है वो टोटल कितना है, 13,600 रुपए टोटल है, तो बीच में प्लस करना पड़ेगा। अब आगे ये जो सवाल है मेरे दोस्तों, ये एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन ये देखो, if the total interest paid on the whole is 13,600, which is equal to the same when the same amount, which is equal to the same when the first amount was taken for 11:1/3 years। ये जो which शब्द आता है ये नियरेस्ट प्रोनाउन के लिए आता है 13,600 के लिए। भाई आदमी को कुल ब्याज कितना मिला है, 13,600 रुपए, किसके बराबर है, जो कि सेम है जब पहली धनराशि को 11 सही 1/3 साल के लिए उधार दिया जाता। जो 13,600 रुपए ब्याज मिला है, 13,600 रुपए, ये किसके इक्वल है, आफ्टर 5 इयर्स द टोटल इंटरेस्ट पेड वाज 13,600, 5 साल के बाद 3 साल और प्लस 5 साल, ये 9 शब्द लगाए ना, तो टोटल जो इंटरेस्ट पे किया गया वो 13,600 है, विच इज इक्वल टू, कृपया सवाल पढ़े, सॉल्यूशन की ऐसी कर दो, केवल सवाल पढ़ो, केवल सवाल, सॉल्यूशन मत करो कतई भी। जो इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, वो 13,600 है, विच इज इक्वल टू द सेम व्हेन द फर्स्ट अमाउंट वाज टेकन फॉर 11:1/3 इयर्स, जो कि सेम है जब पहला अमाउंट यानी कि पी रुपए, जब पी रुपए उधार लिया जाता है R% ब्याज की दर से, कितने साल के लिए, 11 सही 1/3 साल के लिए। 11 सही 1/3 साल क्या होता है, 11 या 33 से 34, 34/3 साल, 34/3 साल। आप बोलोगे हाँ सर ये इक्वल है, बराबर है, यानी कि इनडायरेक्टली रूप से कह रखा है कि पी रुपए पर पहली धनराशि पर R% ब्याज की दर से 11 सही 1/3 34/3 साल में सेम आपको इंटरेस्ट मिलता है, सेम इंटरेस्ट आपको मिलता है। यहां से 34 से कितना चला जाएगा, 13,600, 400 बार जाएगा, तो प्रिंसिपल का R% कितना आ जाएगा बेटे, 400 या 1200, प्रिंसिपल का R% आ जाएगा 1200 रुपए, 3 की उधर गुणा हो जाएगी 1200 रुपए। अब यहां से देखो मेरे दोस्तों, यहां से दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, ये प्रिंसिपल के R% का 3 गुना है, जब यहां गुणा होगी ये क्या आ जाएगा, 2 पंजे 10p, 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10p हो जाएगा मेरे दोस्तों, 5 दूनी क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये 5 दूनी 10p हो जाएगा, 10p। ये प्रिंसिपल के R% का 10 गुना है, 10p, और ये R%, ये प्रिंसिपल के R% का 3 गुना, ये प्रिंसिपल के R% का 10 गुना, तो 10 और 3 13 हो गया, 13 गुणा प्रिंसिपल का R%, ये आ गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर, माइनस ये क्या आएगा, 10 दूनी 20, 20% ऑफ पी, 20% ऑफ पी बराबर हो गया 13,600 रुपए। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। दिमाग लगाओ बेटे, दिमाग हर किसी बच्चे के लिए सवाल नहीं है, आपको मुश्किल लग रहा है तो कतई छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, ठीक है। पी के R% का 3 गुना, यहां देखेंगे परसेंटेज, ये R-2% का मतलब होता है R% -2%, ये मतलब होता है बच्चे हैं, तो 10p R% और 3p R%, 10 और 3 13 हो गया, 13p R% माइनस 10 दूनी 20, 20% ऑफ p बराबर 13,600। अब प्रिंसिपल का R% कितना है, 1200 रुपए, तो प्रिंसिपल का R% इसकी वैल्यू 1200 रुपए है, 1200। अब 13 गुणा 1200 कितना आ गया,
15,600, 13 गुणा 1200 कितना आ गया, 13 गुणा 12 15,600। अब इधर आएगा 15,600 में से 13,600 घटाएंगे 2,000। 2,000 जो है वो क्या है, वो प्रिंसिपल का 20% है, प्रिंसिपल का 20%। ये उधर चला जाएगा। 20% कितना होता है, 1/5। ऐसे प्रिंसिपल आ गया 2 पंजे 10, यानी कि 10,000 रुपए। तो प्रिंसिपल 10,000 रुपीज है, यानी कि उधार ली गई जो राशि वो 10,000 रुपए है। और सी ऑप्शन इस सवाल का एकदम सही आंसर है, सी। बहुत ही भयंकर सवाल, अच्छा सवाल है ये, हाई लेवल क्वेश्चन प्री के पेपर का। बेसिकली ये अलजेब्रा का सवाल बनाने की कोशिश की गई। एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है, इन दोनों इक्वेशन में भसड़ मचानी है आपको और सॉल्व करके आंसर निकालना है। और इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट का ये चैप्टर जो है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का ये जो चैप्टर है, ये पूरी तरीके से खत्म, लास्ट एंड समाप्त होता है। ठीक है, चैप्टर ओवर। अब आपका एक ही सर के सवाल लगाओ, आप प्रीवियस सर के कहीं भी किसी भी एग्जाम के किसी भी किताब से किसी भी सीट से कहीं भी कोई सवाल लगाइए, एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा, गारंटी है। एक भी सवाल बचा ही नहीं है दुनिया में एग्जाम लेवल, आपके कंपटीशन लेवल का, जो मैंने शीट में ना करवाया हो, जो क्वेश्चन आपने ना किया हो, सब आपके हाथ से गुजर चुके हैं। अब आप बिल्कुल भी अलग से कुछ ना करें तो भी आपका काम चल जाएगा। अब बस को मॉक टेस्ट आपको देने हैं।